देना है, क्या नहीं देना, सबसे पहले तो ये बात है। उसके बाद देखिए, जब हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं, कहीं पे स्नैपचैट देखना स्टार्ट करेंगे तो वो इतना ज़्यादा आगे ले जाएगा, हमें हमें समय की आभास ही नहीं रहेगा कि हम 5 मिनट से शुरू हुए, कहाँ पे 15 मिनट हो गए, कहाँ पे आधा घंटा हो गया। तो हर चीज़ पे एक चेक लगाना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदा करती है तो नुकसान भी साथ साथ होता है उस चीज़ का, बिल्कुल। जब और भी बहुत एक्सेसिव हो सारे जाता है स्टेप्स तो। हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे स्वर्णिमा जी, जो आपने महत्वपूर्ण कुछ बातें अभी बताई हैं। लेकिन डॉक्टर यतनपाल, कैसे समझा जाए कि अब ये लत बन गई है, ये एडिक्शन की तरफ जा रहा है? कैसे समझा जाए, क्या साइंस होते हैं उसके? बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो ये बताएंगे कि कब हमारा डिवाइस या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या सोशल मीडिया, गेमिंग या बाकी एक्टिविटीज़ का उपयोग अब हेल्दी यूज़ से घट बढ़कर अनहेल्दी स्पेक्ट्रम में जा रहा है। सबसे पहला तरीका तो यह है कि आम तौर पे जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में रहती है। जैसे कि मैं कब वो एक्टिविटी शुरू करूँगा, कितने समय के लिए करूँगा और कब उसको रोक दूँगा, ये मेरी इच्छा शक्ति के अनुसार होना चाहिए। जब वो कंट्रोल जाने लगे तो वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि मैं इस समय इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम इन एक्टिविटीज़ में खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व करने लगें तो हमारी जो बाकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं लाइफ की, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चों के संदर्भ में पढ़ाई हो सकता है, बड़ों के संदर्भ में काम हो सकता है या इंटरपर्सनल रिलेशंस हो सकते हैं, जब हम इन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को इग्नोर करने लगें, वह भी एक इंडिकेटर है कि अब हमारा इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा है। और अंत में अगर यह जानते हुए भी कि ऐसा करने से हमारी लाइफ में एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, वह किसी भी तरह का इफेक्ट हो सकता है, फिजिकल, मेंटल, इंटरपर्सनल रिलेशंस के बारे में, पढ़ाई को लेकर, और ये जानते हुए भी कि हमें इसके वजह से दिक्कत हो रही है और हम खुद को ना रोक पाएँ, तो वह भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है कि शायद अब हमारा उपयोग अनहेल्दी स्पेक्ट्रम की ओर जा रहा है और हमें इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है। स्वर्णिमा जी, अगर कुछ आप उदाहरण दे पाएं, बच्चों के बीच में क्या आपने बदलाव देखा है? देखिए, ऐसा हुआ कि 2 साल पहले मेरे पास एक बच्चा था, उसका वो 12th क्लास बोर्ड था और वो अपनी हॉलीडेज़ में पंजाब गया अपने पेरेंट्स, अपने किसी रिलेटिव के पास। वहाँ जाकर उसको इतना ज़्यादा मोबाइल का, गेम्स का हो गया कि वो आकर स्कूल में कहता, मैम मेरा मन नहीं कर रहा स्कूल ज्वाइन करने के लिए। हमने बहुत समझाया, उसको ज़बरदस्ती क्लास में बिठाने की कोशिश करी, लेकिन हर दिन पेरेंट के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर वो आ जाता कि पापा मुझे ये हो गया, मम्मी मुझे ये हो गया, मतलब स्कूल से कटना स्टार्ट हो गया। तो हमने उसको ना फिर ऑब्जर्व करा, हमने कहा इसको 2-3 दिन स्कूल में भेजो। उसके बाद, मम्मी मुझे बहुत मन कर रहा है ये चीज़ करने का। अब क्या चीज़ करने का? मम्मी मोबाइल दे दीजिए। अब स्कूल में तो मोबाइल अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद हमने कहा इसको 1 हफ्ता घर पे रखिए। फिर पता चला कि मेन उसको मोबाइल की, पबजी की लत लग गई, जिसकी वजह से बच्चा बाहर नहीं निकल पाया। फिर उसने बोर्ड एग्जाम तक नहीं दिए उस साल में। अगले साल बड़ी मुश्किल से मैंने पेरेंट्स से बात कर करके उसको क्लास में बिठाना स्टार्ट करा, तो बहुत मुश्किल से ही वॉज एबल टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे ले जाए, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, एक्चुअली वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं बच्चों से यही कहूँगी कि बेटा, समय बहुत कीमती है और हर दिन हर पल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अपने आप को बड़ा करने के लिए। हर दिन एक क्वालिटी ऐड करें, रादर देन हम अपने में डिटोरिएशन लाएं। धन्यवाद। ठीक है। डॉक्टर यतनपाल सिंह, किस तरह के इफ़ेक्ट्स हमें मेंटली और फिजिकली दिखाई देते हैं इस एडिक्शन के बाद? क्योंकि अब वो समय आ गया है कि टॉडलर से लेकर मैं कहूँ सीनियर सिटीजन्स तक कहीं ना कहीं हर कोई इसकी गिरफ्त में, अब सिर्फ यंगस्टर्स नहीं है। क्या असर दिखाई देता है इनका? देखिए, इफ़ेक्ट्स अगर हम हेल्थ की बात करें तो फिज़िकल और मेंटल दोनों तरह से इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। फिज़िकल इफ़ेक्ट्स मेनली इस वजह से होते हैं कि हम डिवाइसेस का उपयोग ज़्यादा समय के लिए करते हैं और ये उपयोग करते समय हमारा पोस्चर सही नहीं रहता है। जैसे हम ठीक से नहीं बैठते हैं तो लोगों को उनकी गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, इस तरह की समस्याएं होती हैं। अगर हम मोबाइल फ़ोन्स का ज़्यादा उपयोग करें तो लोगों के थम्स में प्रॉब्लम आने लगती हैं, थम्स के जॉइंट्स में पेन होने लगता है। इसके अलावा अगर स्क्रीन को आप बहुत देर तक एक टक लगाए देखते रहें, बीच में ब्रेक ना लें, तो आपकी आइज़ में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। एक टर्म है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जिसमें आंखों में दिक्कतें आने लगती हैं स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताने के चलते। आजकल क्योंकि हम जब डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं तो वीडियो के साथ साथ ऑडियो कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होता है ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में। तो अगर ख़ास तौर पर हम ऊंची आवाज़ में कुछ सुनते हैं और ज़्यादा देर तक सुनते हैं तो हमारे कानों में भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो समस्याएं कई तरह की हैं। एक विषय तो आपने बताया कि जैसे एडिक्शन, अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो और ठीक तरीके से इस्तेमाल ना हो तो एडिक्शन हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सी मानसिक समस्याएं हैं जो आ सकती हैं, जैसे डिप्रेशन या अवसाद,
एंग्जाइटी या चिंता जैसी समस्याएं। तो इस तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं उन लोगों में जो डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। लेकिन एक और पहलू है जिसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है, जो अपने आप में बीमारियां तो नहीं हैं लेकिन मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं। जैसे डिवाइसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों में फियर ऑफ मिसिंग आउट देखने को मिलता है कि कहीं मैं कुछ खो तो नहीं दूंगा अगर मैं डिवाइस का इस्तेमाल ठीक से या ज़्यादा समय ना करूं। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की टेंडेंसी, अपनी पोस्ट्स को इस ज़रिए से आंकना कि बाकी लोग कितना लाइक या कितना शेयर करते हैं, तो इसको लेकर भी लोगों में हीन भावना आने लगती है। कभी कभी उनकी सेल्फ एस्टीम भी कम हो जाती है जब खास तौर पर उनकी पोस्ट्स को लाइक ना मिले। तो कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं और मेरा मानना है और एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि अगर डिवाइसेस को हम ज़्यादा समय तक और ठीक तरीके से इस्तेमाल ना करें तो सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे मन पर भी कई तरह के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। स्वर्णिमा जी, एक आपने केस जो बताया है, ये बच्चे से जुड़ा केस था, इसे क्या माँ बाप समझ नहीं पाए, या कहा जाता है कि आपको खुद एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, घर में माहौल क्या है? क्योंकि कई बार माएँ हैं या घर में लोग हैं, वो दूसरे को तो बोलेंगे, बच्चे को बोलेंगे, लेकिन खुद उस मोबाइल से दूर नहीं रह पाते। तो क्या आपको लग रहा है एग्जाम्पल सेट करना या परिवार का माहौल सही बनाना, स्कूल में सही गाइडेंस देना, या मैं अब तो ये कहूँगी कि इसको करिकुलम का एक हिस्सा ही बना लेना कितना ज़रूरी हो चुका है आज के दिन? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि जब बच्चा स्कूल आता है तो वो एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, वो एक्चुअली पूरा परिवार साथ में पढ़ रहा है। और उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि देखिए, अगर मैं अपने पुरातन में जाऊं तो आप देखिए अभिमन्यु ने अपनी मदर के वोम में ही सब कुछ चक्रव्यूह सीख लिया था। इस तरीके से मैं ये कहूँगी जिस समय गर्भावस्था से भी मदर निकल रही हैं उस समय वो किस चीज़ की कैसी चीज़ें देख रही हैं उसका भी बच्चे पे इम्पैक्ट होता है। तो इस तरीके से जो हम वहाँ से देखें और अब साक्षात बच्चा जो खुद देखेगा उसका कितना अपनी लाइफ पर इफेक्ट होगा, जो वो देखेगा वो करेगा, ऐसी सी सोच बनेगी। तो अगर ज़्यादातर हमने इन बच्चों में देखा है वो वॉयलेंस वाली चीज़ें ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो अब हम कहते हैं क्राइम बढ़ रहे हैं, वो क्योंकि बच्चों के लिए वो सब चीज़ें बहुत ईजी गोइंग हो गई। और वो अगर आप देखिए किस टाइप की कोट्स लिखते हैं बच्चे स्नैपचैट्स पे जब करते हैं, कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैसी कैसी चीज़ें सीख रहे हैं। तो हमें ये पूरा कहते हैं ना 360 डिग्री इफेक्ट लाने के लिए कि हम चाहते हैं हमारा भारत विकसित भारत बने, तो विकसित भारत में सबसे ज़्यादा वैल्यू एजुकेशन काउंट करती है कि भारत जाना जाता था कि इनमें बहुत वैल्यू ओरिएंटेड लोग रहते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को ही जो हमारी एसेट हैं उनको अगर हम सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ों को जो कहते हैं ना कि 60 साल से ऊपर को भी संभालना है और माता पिता को भी संभालना है और बच्चों को भी संभालना है। तो सबको एक उससे करना पड़ेगा कि सब जने, जब एक बच्चे के लिए कुछ चीज़ अप्लाई है तो सबसे पहले वो घर के बड़ों पर भी अप्लाई होती है, तब जाके हम वो बदलाव ला पाएंगे। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर डॉक्टर और स्वर्णिमा जी, कुछ गोल्डन रूल ज़रूर होंगे। जाहिर तौर पर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत होगी, लेकिन रास्ता कहीं ना कहीं से निकलेगा। और सबसे बड़ी बात है प्रिवेंशन। अगर हम अपने आप को पहले ही रोक लेंगे एडिक्शन की तरफ जाने से, तो कहीं ना कहीं एक लड़ाई बहुत बड़ी हम पहले ही जीत जाएंगे। तो आइए हम खुद ऑडियंस को शामिल करते हैं, अभिभावक और टीचर्स भी हमारे साथ हैं और सक्सेस स्टोरीज आप लोग बताते चलिए। डॉक्टर, आप बताइएगा मुझे कि कैसे कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं जो साझा की जा सकती हैं और कैसे लोग बाहर आए हैं और क्या वो गोल्डन रूल्स हैं जिनसे आप एडिक्शन की तरफ जाने से पहले ही बच सकते हैं। तो मैं चाहूँगी आप लोग का अपना कोई एक्सपीरियंस हो, अपना कोई सवाल हो या आपका कोई अपना हो जो इस चीज़ से जूझ रहा हो, जो भी आपके मन में सवाल हैं वो पूछें। हाँ, बताइए। तो मेरा ये सवाल है कि आजकल जैसे कि जो हमारी यूथ है, यूथ को काफ़ी अफेक्ट कर रहा है ये डिजिटल एडिक्शन, क्योंकि इंडिया के लिए इंडिया की यूथ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्या जो हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, उसने कुछ प्रिकॉशंस और मेजर्स लिए जो कि इनसे हमें बचा सकें? बिल्कुल। और हम देख भी रहे हैं डॉक्टर, अगर आप इसका जवाब देना चाहें, जो क्लिनिक्स हैं वो हैं, अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की बात कही भी जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कितने भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं, आप उनका तोड़ निकाल ही लेते हैं। डॉक्टर, आप क्या कहेंगे? अगर आपको ढूंढना ही है रास्ता, तो कितने भी आप पॉलिसीज ले आइए, रोक लगा लीजिए, लेकिन रास्ता निकाल ही लेंगे आप उसको तोड़ने का। तो आप इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो आईटी एक्ट में कुछ संशोधन किए गए थे कुछ वर्ष पहले और गेमिंग के बारे में कुछ नए कानून लाए गए थे। इसके अलावा रिसेंटली आपने सुना होगा कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर एक एक्ट सामने रखा गया है जिस पर अभी कमेंट्स इनवाइट किए गए हैं।
इसके अलावा हमने पहले भी देखा है कि बीच में कुछ ऐसे गेम्स थे जिनको सरकार ने बैन भी किया था क्योंकि उनके चलते लोगों को दिक्कतें आने लगी थी। तो एक तो पॉलिसी के लेवल पर सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं। उसके अलावा इस तरह के क्लिनिक्स भी खोले जा रहे हैं जहां पर लोगों को इस तरह के एडिक्शंस के ट्रीटमेंट की सुविधा दी जा सके, जैसे एम्स में इस तरह का एक क्लिनिक है। इसके अलावा इस विषय पर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत से प्रयास किए गए हैं। एम्स नई दिल्ली में कुछ ही महीनों पहले ICMR ने एक प्रोजेक्ट के ज़रिए सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एस्टेब्लिश किया है जिसमें एडिक्टिव बिहेवियर्स पर डिटेल या एक्सटेंसिव रिसर्च की जानी है। तो कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रीति जी जैसा आपने कहा कि तोड़ तो इंसान किसी भी चीज़ का निकाल सकता है। नियम अपनी जगह हैं, कानून अपनी जगह हैं, सेवाएं अपनी जगह हैं, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिसमें हम सभी को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो सरकार अपना काम करेगी, क्लिनिशियंस अपना काम करेंगे और बच्चों को, अभिभावकों को और टीचर्स को अपना काम करना होगा, तभी समस्या का उपाय मिल पाएगा। अगला सवाल। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स, तो कैसे ये डिजिटल एडिक्शन हमारे सोशल लाइफ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है और क्या इसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है? बड़ा बढ़िया सवाल है कि डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का हमारी लाइफ पर बहुत सा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बहुत से पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने में मिलते हैं। आप खुद जानते हैं कि सोशल मीडिया इज़ अ गुड वे टू कनेक्ट विद अदर्स। इसी वजह से एक्चुअली सोशल मीडिया को लाया गया था ताकि ये जो फिज़िकल बैरियर हैं, डिस्टेंस है, ये दिक्कत ना बने लोगों से जुड़ने में। और हम इसका उपयोग इस चीज़ के लिए करते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल हम जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए करते हैं और कई मायनों में रिक्रिएशन के लिए भी इसका इस्तेमाल सही है। तो सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी गलत है या सही है, सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। और जब वही सोशल मीडिया जो एक दूसरे से जुड़ने के लिए बना है उस पर हम ज़रूरत से ज़्यादा रिलाई करने लगे, तब समस्या आने लगती है। जैसे कि आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला, आपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, ये बहुत सही है, लेकिन जब आपको लगने लगे कि मेरी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने फॉरवर्ड किया और उसके बेसिस पर मैं ये आंकूंगा कि मेरी पोस्ट की वैल्यू क्या है, तब समस्या आने लगती है। और जब ज़रूरत से ज़्यादा ये चीज़ें होने लगती हैं, बार बार होने लगती हैं, तब ये अपने आप में एक दिक्कत बन जाता है। सर, जैसे आजकल के बच्चे वीडियो गेम्स से बहुत एडिक्टेड है और वो अपने पेरेंट्स के क्रेडिट कार्ड्स या डिफरेंट पेमेंट मोड्स का इस्तेमाल करके उनके पैसे को मिसयूज़ कर रहे हैं। तो व्हाट प्रिकॉशंस कैन वी टेक टू प्रिवेंट दीज थिंग्स? जैसा कि आपने खुद बताया कि फर्स्ट थिंग इज़ अवेयरनेस। पहली बात तो ये कि बच्चों को और पेरेंट्स दोनों को ये जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ हो रही है। ऐसे केसेस हमारे पास भी आते हैं जब बच्चे अपने पेरेंट्स के क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और पेरेंट्स को कई महीनों तक पता भी नहीं चलता है। तो पेरेंट्स शुड बी अवेयर। एक तरफ तो हमें इसमें सेफ्टी की बात समझनी है कि मेरी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, मैं संभाल कर रखूं। दूसरा, बच्चों को भी ये समझाना ज़रूरी है कि यह करने में क्या नुकसान हो सकते हैं, कैसे हमारे डेटा की चोरी हो सकती है, कैसे हमें फाइनेंशियल फ्रॉड का सामना करने को पड़ सकता है। तो फर्स्ट इज़ क्रिएटिंग अवेयरनेस। सेकेंड, बच्चों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों पेरेंट्स उन्हें इन चीज़ों को करने से मना करते हैं, उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ऐसा करने से आगे चलकर क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो उनसे कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है ताकि बच्चे समझ पाएँ कि किस कारण से उनको इस काम को करने से रोका जा रहा है। क्योंकि ये भी एक फैक्ट है आज के दिन कि इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कई तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर कि हमें ये क्यों नहीं करना है और इसके क्या अल्टरनेटिव्स हैं, ऐसा कर कर हम इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। बताइए। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एडिक्शन कहीं ना कहीं एक अपनी चीज़ों से भागने का एक जरिया होता है, तो क्या उसी प्रकार क्या मोबाइल एडिक्शन भी लोगों के अपने पास से या चीज़ों से भागने का जरिया है? और क्या ये बाकी एडिक्शन जैसे कि स्मोकिंग, गैम्बलिंग से अलग है या फिर इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि एडिक्शन शुरू होने के कई कारण हो सकते हैं। इनफैक्ट एडिक्शन शुरू होने से पहले एक नॉर्मल यूज़ होता है जो बढ़कर एडिक्शन में कन्वर्ट होता है। तो जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं तो कोई ना कोई कारण होता है। हो सकता है कि हम एक दूसरे से जुड़ने के लिए उपयोग कर रहे हैं, हो सकता है एज अ रिक्रिएशन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ लोग, खास तौर पर एडोलेसेंट्स की अगर बात करें, जिनको इन पर्सन सेटिंग्स में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में दिक्कतें आती हैं, उनके लिए एक एस्केप रूट बन जाता है। क्योंकि मैं आपसे फिजिकली या फिजिकल वर्ल्ड में जुड़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं ऑनलाइन मीडिया का सहारा लेता हूँ। कभी कभी कुछ लोगों में सोशल एंग्जाइटी होती है जो उनको एक दूसरे से बात करने से झिझक पैदा करती है।
तो सोशल मीडिया का उपयोग इस तरह के बच्चे भी ज़्यादा करते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है कि हम लो फील कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो उसके चलते भी हम इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इन कारणों से सोशल मीडिया, गेमिंग, इनका इस्तेमाल शुरू हो सकता है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि वो इस्तेमाल कब सॉल्यूशन ना रहकर प्रॉब्लम बनने लगा है, क्योंकि रियल वर्ल्ड से या इन पर्सन वर्ल्ड से खुद को दूर करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। वो एक तरह का एस्केप मैकेनिज़्म है और उसको सॉर्ट आउट करना बड़ा ज़रूरी है। और क्या इसके लिए डॉक्टर एक गोल तय करना ज़रूरी है? मतलब जो एक गोल आपने जैसे कहा कि लाइक्स कितने आ रहे हैं, कमेंट्स कितने आ रहे हैं, उससे हटकर रियल लाइफ जो गोल्स हैं, क्या आज यंगस्टर्स को वो तय करना ज़रूरी है ताकि वो उस दिशा में प्रोडक्टिव होकर आगे बढ़ पाएँ? कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे, ये चीज़ करती है कि हमारा टारगेट क्या है। तो बड़ी सही बात है कि गोल होना ज़रूरी है। जीवन में मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, प्रोफेशनली, पर्सनली, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो अगर वो गोल ठीक से निर्धारित कर लिया जाएगा तो हम निसंदेह उस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी बच्चों को लगता है कि अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, मेरे पास बहुत समय है, आज नहीं ये काम कल कर लेंगे, लेकिन गोल हम जितनी जल्दी डिसाइड करें उतना जल्दी हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। अभिभावक, हाँ। मेरा सवाल आप दोनों से ही है। जैसे कि मैम आपने बताया भी कि एज अ पेरेंट एंड एज अ गार्जियन सबसे पहले उनको एक एग्जाम्पल सेट करना होगा सो दैट जो बच्चे हैं वो एडिक्टेड ना हो मोबाइल से या फिर डिजिटल मीडिया से। बट इन स्कूल हाउ कैन वी मोटिवेट द स्टूडेंट्स? मैम उसके लिए ना व्हाट इज़ देयर, जब तक सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना बच्चों में, तब तक ये इन्होंने कहा ना, एक बच्चे ने कहा गवर्नमेंट ने क्या करा, मैं ये कहूँगी पहले हमने अपने लिए क्या करा, हमें ये सोचना पड़ेगा। वो तब आभास होगा जब हम कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज़ कराएंगे। इसके लिए हम लोगों ने ना स्कूल में क्लास असेंबलीज का कल्चर है, जिसमें क्या होता है कि हम छोटे छोटे, जैसे जो भी हमें लगता है कि जिस टाइप का भी एडिक्शन चल रहा है, सपोज स्मोकिंग का या मोबाइल्स का, तो वो वाली असेंबलीज बच्चों को ही ऑर्गेनाइज करने के लिए देते हैं, जिसमें स्क्रिप्ट भी बच्चे लिखते हैं और कोशिश ये करते हैं जो बच्चे एक्चुअली उसमें इन्वॉल्व हैं उनको साथ में अटैच करके और कुछ और बच्चे अटैच करके, जिससे कि वो एक स्क्रिप्ट बनाते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई और उस बच्चे ने कैसे उभारा अपने आप को। तो वो जब सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है ना उनकी, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ से उभरते हैं। इसके साथ साथ देखिए काउंसलिंग सेशन बहुत मैटर करते हैं, लेकिन काउंसलिंग बच्चे तब तक सुनेंगे जब तक उनको लगेगा कि है ना अब तो बहुत हो गया, ऐसे करते हैं कि ये तो मम्मी की तरह मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो उसके लिए जब कहते हैं ना पीयर मेंटरिंग, वो बहुत काम करती है कि जब बच्चे ही आपस में पीयर मेंटरिंग करते हैं, क्योंकि हमने स्क्वाड बना रखा है स्कूल में कि जिसको जो इशू है ना वो उन वाले बच्चों को रिपोर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिजिटल एम्बेसडर, डिजिटल डिटॉक्स एम्बेसडर्स। तो वो उन बच्चों से ज़रूर अप्रोच करते हैं और फिर जहाँ पे जिसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे को जल्दी बता पाते हैं, तो ऐसे करके वो अपनी सोल्यूशन, पहले तो उनके पास प्रॉब्लम्स आती है, फिर उसके बाद काउंसलर के पास बाद में डिस्कशन जाता है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बच्चे जब अपनी पूरी बात अपने फ्रेंड्स को जल्दी बता पाते हैं, मैंने ये देखा है। तो फिर उसके बाद काउंसलर, पेरेंट्स सब मिल करके उसके बैकग्राउंड में कहाँ पे क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसके हिसाब से कि घर पे क्या चल रहा है, कहाँ पर हम अमेंड कर सकते हैं, कौन सा बिहेवियर किसका अमेंड की ज़रूरत है। इसलिए सबको इकट्ठे काम करना पड़ता है, कोई एक तरफ से कुछ नहीं होगा, ना एक पेरेंट अकेला कर सकता है ना एक टीचर अकेला कर सकता है, सबको इकट्ठे काम करना होगा। और कोई सवाल है किसी का? आज के टाइम में जो है डेटा प्रिवेसी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाता है। जैसे आजकल हमने देखा है कि रैंडम स्ट्रेंजर्स के जीसी का एक ट्रेंड चल रहा है। रैंडमली इंटरनेशनल, नेशनल लोग अलग अलग रैंडम पर्सन एक साथ बात कर रहे हैं। अब इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो होते हैं टीनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब या तो वो खुद बुलिंग का शिकार होते हैं या फिर वो खुद इन्वॉल्व होते हैं इस चक्कर में, और कई बार वो रैंडम स्ट्रेंजर्स से इंडल्ज हो जाते हैं और उसकी वजह से वो उनसे ज़्यादा इतना क्लोज हो जाते हैं कि अपनी काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर देते हैं और बाद में वो ब्लैकमेलिंग वगैरह का शिकार होते हैं। तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं इसके लिए? जो आपने ये बात रखी है इसको साइबर बुलिंग के नाम से जानते हैं। कभी कभी बच्चे साइबर ग्रूमिंग का शिकार भी होते हैं, जिसमें जैसा कि आपने बताया कि वो ऑनलाइन कुछ स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट करते हैं और बाद में दे गेट अब्यूज्ड बाय देम। तो पहली चीज़ तो ये कि ये जानना ज़रूरी है कि इस तरह से आजकल फिनोमेना हो रहे हैं और ये अनकॉमन नहीं है। जो इम्पोस्टर्स हैं वो एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, वो आपकी पोस्ट्स को लाइक करते हैं, आपके कमेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं। बेसिकली वो आपको ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो आपको पसंद कर रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं, ताकि अगर आपकी लाइफ में कहीं वो कमी है जहाँ पे आपको लगता है कि दुनिया मुझे क्यों नहीं समझ रही है या मेरे दोस्त क्यों नहीं है, तो आपको लगने लगता है कि शायद ये व्यक्ति मेरे लिए सही है। तो इस तरह के फिनोमेना से बचने का पहला सोल्यूशन तो ये है कि वी नीड टू बी अवेयर कि इस तरह से घटनाएँ घटती हैं।
सेकंड, जो आपने वर्ड यूज़ किया, अपने डेटा को बहुत संभाल कर रखना ज़रूरी है। बहुत से लोग पैसे को बड़े ध्यान से संभाल के रखते हैं, प्रॉपर्टी को ध्यान से संभाल के रखते हैं, लेकिन डेटा पैसे और प्रॉपर्टी से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा डेटा हमारी आइडेंटिटी है। तो अपने बारे में कोई भी डिटेल्स हमें औरों से तब तक साझा नहीं करनी चाहिए जब तक हमें कॉन्फिडेंस ना हो कि दूसरा व्यक्ति कौन है, मैं उसे जानता हूँ या नहीं, और वो इस डेटा का क्या उपयोग करेगा। देखिए, डिजिटल वर्ल्ड की एक बड़ी खासियत है कि जो डेटा एक बार ऑनलाइन चला जाता है वो वहाँ से हटाया नहीं जा सकता है। हो सकता है कि आपको या मुझे ना दिखाई दे, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है और उसका बाद में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब भी अपने बारे में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पर डालें या इंटरनेट पर डालें, तो एक बार रुक कर ज़रूर सोचिए कि क्या ये डालना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी हो तभी इस तरह की इन्फॉर्मेशन औरों से शेयर कीजिए। मेरा सवाल मैम से है। मैम, जो 3 to 6 इयर्स के बच्चे हैं, दोज हु आर हैविंग मोर स्क्रीन टाइम, जो ज़्यादा मोबाइल पे इन्वॉल्व रहते हैं, उनके लिसनिंग स्किल्स और जो अटेंशन पे करना होता है, दे डू नॉट लिसन टू द टीचर्स, इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करते हैं और क्लास में एक साथ आराम से नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम? मैम देखिए, ये आया कैसे, पहले उसकी रूट कॉज पे जाइए। नेचुरली वो मैं पहले आपको बता चुकी कि जब वो छोटे थे तो उनको दिया गया डिवाइस जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इस समय पर हम लोग उनको ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज़ में एंगेज करें जितना हो सके, स्कूल में भी, क्योंकि देखिए हर चीज़ बोर्ड से नहीं पढ़ानी चाहिए। द थिंग इज़ देयर, कहाँ पे उनको हम बाहर फील्ड ट्रिप्स के लिए ले जा सकते हैं। हमने वही अल्फ़ाबेट्स पढ़ाने तो बाहर ले जाके क्यों ना कराया जाए, उनको एक्चुअली दिखाकर कराया जाए। साथ साथ उनको स्पोर्ट्स में एंगेज किया जाए, जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज करेंगे जिसमें बच्चे यूजुअली एंजॉय करते हैं। तो उनका ये ना कहकर ये मत करो, ये ना करो, ऐसे ना कहकर रादर देन क्या करना चाहिए, क्या करें इस समय कि उनको पॉजिटिव भी दिखे और उनको एंजॉयमेंट भी लगे। तो इंटरेस्ट की चीज़ें उनको बहुत अच्छा लगेगा जब वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज़ में एंगेज होंगे, तो उससे नेचुरली डाइवर्जन हो जाएगा कि हमको ये नहीं करना और ये करना, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देखिए, जब हम किसी का गेम देख रहे होते हैं ना, हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तब हम इतना एंजॉय करते हैं कि जब हम खुद खेल रहे हैं, वो कंपैरेटिव स्टडी हम खुद अपने आप को ऑब्जर्व करें, तो नेचुरली जब हम खुद खेलेंगे तो हम ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इसलिए जितना हो सके उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जाए। डॉक्टर, लास्ट में मैं चाहूँगी, क्योंकि समय की कमी है, मैं चाहूँगी गोल्डन रूल्स आप इंडिविजुअल के लिए भी बताएं, फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए भी बताएं, और एज अ सोसाइटी एज अ होल हम क्या कर सकते हैं, इसको लेकर आप कुछ गोल्डन रूल्स बताएं हमें जिन्हें फॉलो किया जा सके। पहली बात तो ये कि वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस, वी नीड टू बी अवेयर कि ये आज के दिन की रियलिटी है। इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस हमारे साथ हैं और रहेंगी भी। तो ये समस्या इस तरह से तो सॉल्व नहीं होगी कि ये चीज़ें एक दिन हट जाएं। तो हमें सीखना ये है कि कैसे हम इन डिवाइसेस, इंटरनेट के साथ रहें और हेल्दी तरीके से इनका इस्तेमाल करें। दूसरा, ये भी मानना इम्पॉर्टेंट है कि इन डिवाइसेस का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, गेमिंग का पॉजिटिव पहलू है। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें इनसे हासिल की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें माइंडफुल तरीके से इनका इस्तेमाल करना होगा। हम बिना सोचे समझे या बिना जाने कि क्या परिणाम हो सकते हैं इनका इस्तेमाल शुरू ना करें। पेरेंट्स को ख़ास तौर पर ये समझना ज़रूरी है कि जब वो पहली बार अपने बच्चों को ये डिजिटल डिवाइस थमा रहे हों, तो वो उनको ये समझाएं कि उनको इसका इस्तेमाल क्यों करना है, कब करना है और कब नहीं करना है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज एज अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको बढ़ावा देना बड़ा ज़रूरी है। एक 6 साल के बच्चे के लिए इंटरनेट के मायने एक 18 साल के बच्चे से बहुत अलग है, और दोनों को समझाना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करना, जैसा कि मैडम ने भी कहा कि बच्चों को वो एक्टिविटीज़ में एंगेज करना जिनको उनमें इंटरेस्ट हो, जिनको उनमें मज़ा आए और जिनमें वो इन्वॉल्व होकर काम कर सकें, उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। एक हेल्दी रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है जिसमें इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस की अपनी एक जगह हो, लेकिन एक ख़ास टाइम पर, एक ख़ास समय के लिए। इन डिवाइसेस को हम एज अ सब्सटीट्यूट इस्तेमाल ना करें कि मेरे पास कुछ और नहीं है तो मैं ये कर लेता हूँ, ऐसी कोशिश ना करें। इसके अलावा जो चीज़ें हम फिज़िकल स्पेस में या इन पर्सन सेटिंग्स में कर सकें, उसके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कम से कम करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा एक बात और समझनी ज़रूरी है कि कई बार इन सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए भी हम समस्या का शिकार हो सकते हैं। तो अगर हमें लगे कि हमारे अंदर या हमारे आसपास किसी में एडिक्शन की समस्या है, तो हमें जल्द से जल्द इसका इलाज ढूंढना चाहिए, क्योंकि इलाज उपलब्ध है और वो कारगर भी है। बिल्कुल।
और इसी के साथ क्योंकि समय पूरा हो गया और हम जानते हैं अगर इस विषय पर चर्चा की जाए तो काफ़ी लंबी हो सकती है, डॉक्टर यतनपाल सिंह बलिहारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वर्णिमा जी, आप हमारे साथ आई, इस चर्चा में जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आप सभी छात्र, अभिभावक और शिक्षक जो हमारे साथ जुड़े, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर है जिस तरह से चर्चा में ये बात सामने भी आई है कि पहले गंभीरता को समझना होगा। अगर हम एक तरह से कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज और पोटेंशियल जो सॉल्यूशंस हैं इसके लिए साथ मिलकर काम करेंगे तो रास्ता ज़रूर निकलेगा। और एक बैलेंस कहीं ना कहीं अगर हम बनाएंगे एक रिस्पॉन्सिबल यूजेज को लेकर इंटरनेट के, तो एक सोच बदलेगी और धीरे धीरे ही सही हम इस लत की तरफ खुद को जाने से रोक पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए सेंसिटिव टीवी के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। कैबिनेट दिस वीक में इस बार हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत साल 2021 और 22 से 2025-26 की 15वीं वित्त आयोग चक्र अवधि के लिए कुल 6,520 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस राशि में नई और मौजूदा परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए 1,920 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि भी शामिल है। यह योजना केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसका फायदा किसानों को मिलेगा। क्या है ये योजना और इसका फायदा किसानों को कैसे मिलेगा, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं रंजीत सिंह जी, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। रंजीत सिंह जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। इस योजना के बारे में मैं आपसे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करूंगा, बात करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, हम सब जानते हैं कि किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद इतने निर्णय लिए हैं। केवल इस तीसरी टर्म में निर्णय अगर सारे देखो तो 9 लाख करोड़ से ज्यादा के टोटल निर्णय। डिसीजंस इन द थर्ड टर्म इटसेल्फ आर मोर देन वर्थ 9 लाख करोड़ रुपीस। फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना ये 2017 में स्टार्ट हुई थी और इसका सबसे बड़ा फोकस था जो फूड प्रोडक्शन है, उस फूड प्रोडक्शन के बाद में फूड प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, इरिडिएशन, लेबोरेटरी में टेस्टिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग करके वैल्यू एडिशन कैसे हो फूड में, उस पे सारा का सारा फोकस है इसमें, इस पूरे स्कीम पे। और पिछले बजट में अनाउंस किया था कि 50 मल्टी प्रोडक्ट इरेडिएशन यूनिट्स होंगे और 100 फूड टेस्टिंग लैब्स नहीं खोली जाएगी। तो आज के इस कैबिनेट के फैसले में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का आउटले बढ़ा के 6,520 करोड़ किया गया, 6,520 करोड़ किया गया। और नए इरेडिएशन यूनिट्स और फूड टेस्टिंग लैब्स 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए 1,000 करोड़ रुपीस का अलग से प्रावधान किया गया। रंजीत सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा विस्तार से, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे और किसान भाई भी जानना चाहेंगे और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो भी इस पूरी योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। क्या है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और ये कब शुरू हुई थी? धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। और
इस स्कीम को बड़ी ऑडियंस तक ले जाने के लिए जी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई थी जी। 4वें फाइनेंस कमीशन साइकिल में आती थी। फर्स्ट टाइम उस समय इसमें जो प्रावधान किया गया था 6,000 करोड़ रुपए किया गया था। उसके बाद इस योजना को 15वें फाइनेंस कमीशन साइकिल में भी कंटिन्यू किया गया। फिर उस समय रीजनल जो एलोकेशन हुई थी हमारी 21-22 में वो 4600 करोड़ की हुई थी। अभी जो कल कैबिनेट का निर्णय हुआ है उसके आने के बाद हमारी इसका जो विस्तार हो गया है, अब टोटल जो एलोकेशन हो गई हमारी इसकी 5 साल के साइकिल में ये 6520 करोड़ पे पहुंच गई है जी। ये एक मैं बताना चाहूंगा सभी दर्शकों के लिए कि ये जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम है। इस अम्ब्रेला स्कीम के अंदर 6 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जी, जिसमें से कि हम कोल्ड चेन सेटअप करने के लिए सब्सिडी प्रदान करते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनाने के लिए कर देते हैं, स्टैंड अलोन फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को हम अनुदान सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज को हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द खाद्य प्रसंस्करण को आगे बढ़ाने के लिए, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री एंड एकेडमिया का पार्टनरशिप के द्वारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट हमारे सामने लाए जाते हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं जी। रंजीत जी, अगर मैं जानना चाहूं कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कौन पात्र है, कौन से संगठन इसके लिए पात्र हैं, कौन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, किन लोगों को क्या मदद मिल सकती है? बहुत ही अहम प्रश्न आपने किया है। इसके लिए ये एक सेंट्रल सेक्टर डिमांड ड्रिवन स्कीम है जिसमें जो सारी अनुदान सीधी सब्सिडी जो है वो जो एंटिटीज हैं, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हम उनको कहते हैं, सीधी उनको उनके खाते में, उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। जो इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन है। एक हमारा मंत्रालय का संपदा किसान संपदा पोर्टल है जी। जब भी हमें प्रपोजल इनवाइट करने होते हैं, जैसे फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है, उस पे हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल फॉर करते हैं संपदा पोर्टल के थ्रू। जो भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स, लिस्टेड कंपनीज, एफपीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, गवर्नमेंट की अन्य कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशंस हैं, उन्होंने अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो वो सारे पात्र हैं इसके लिए। जो सब्सिडी का हमारा पैटर्न है, सब्सिडी हम देते हैं इसको 35% और 50% तक की लिमिट है ऑफ द एलिजिबल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है। एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट में मोटे तौर पे मैं बताऊंगा कि जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें से लैंड कॉस्ट को निकाल दिया जाता है जी। तो लैंड कॉस्ट छोड़ के जो बाकी का कॉस्ट है, मेनली प्लांट एंड मशीनरी एंड उसके लिए जो टेक्निकल सिविल वर्क रिक्वायर्ड होता है, उसका 35% सामान्य एरियाज के लिए, 50% स्पेशल कैटेगरी एरियाज जो स्पेशल डिफिकल्ट एरियाज हैं, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, J&K है, हिमाचल है, प्लस जो SC/ST कैटेगरी के प्रमोटर्स हैं, एफपीओज हैं, उनके लिए जो लिमिट है सब्सिडी की वो 50% तक जाती है जी। इसके साथ ही हमारी डिफरेंट जो कंपोनेंट स्कीम्स है उसमें से एक कैपिंग की हुई है कि मैक्सिमम ग्रांट कितनी दे सकते हैं, जिसमें कोल्ड चेन, फूड इरिडेशन, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स एंड ऑपरेशन ग्रीन्स, इसमें जो कैपिंग है मैक्सिमम सब्सिडी 10 करोड़ तक की दी जाती है। जो हमारी यूनिट स्कीम है फॉर क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज, उसके लिए जो कैपिंग है वो 5 करोड़ के ऊपर है जी। रंजीत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो केंद्र सरकार है वो लगातार इस बात को विभिन्न मंचों से कहती रही है कि किसानों की आय बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है, और बीते वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए किसानों की आय को बढ़ाने की कोशिश की भी गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है वो किस तरह किसानों की आय को बढ़ाने का काम करती है या करेगी? इसके लिए तो ये बहुत ही अहम है जी। हमारे आपने पढ़ा होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं जिसमें हमारे किसान के 2-3 तरीके से जो है लॉस होता है। एक तो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस होते हैं काफी सारे, स्पेशली जो हाईली पेरिशेबल, जो बहुत ही जल्दी जिनकी शेल्फ लाइफ कम है, जैसे ताजे फल हैं, सब्जियां हैं, दूध है, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। अगर इमीडिएटली उनको हार्वेस्ट के बाद प्रॉपरली कोल्ड चेन में या कोल्ड स्टोर में या प्रोसेसिंग में रखा ना जाए तो उसको बहुत सारा नुकसान हो जाता है किसानों का।
तो इसके जरिए हम क्या करते हैं कि हम फील्ड से लेके जैसे ही हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद ही इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, जिसमें कोल्ड स्टोर भी आ जाता है, कोल्ड चेन्स भी आ जाती हैं, उसमें प्रोसेसिंग भी आ जाती है। तो उससे एक तो वो लॉस कम हो जाता है। दूसरा तरीका इसका ये है आय में बढ़ोतरी करने का कि जो वैल्यू एडिशन है जी, प्रोसेसिंग के थ्रू जो है, जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट कम होती है। रॉ अगर कोई बेचता है, जैसे जैसे उसमें वैल्यू ऐड होती है तो उसकी अच्छे दाम मिलते हैं जी। तो उससे भी जो है पूरी इंटायर वैल्यू चेन में जो है स्टेबिलिटी आती है। दूसरी एक और बड़ा अहम मुद्दा है जो कि हमारा कृषि का जो भी एक बाय नेचर ऐसी है कृषि का जो धंधा है कि उसका एक ही साथ जो है उसकी सोइंग होती है क्रॉप की और एक ही साथ वो पक जाती है जी। उसके चलते मार्केट में बहुत सारे ग्लट की सिचुएशन आ जाती है, फिर किसानों के जो दाम मिलता है बहुत नीचे चला जाता है। अगर हमारे पास अच्छी वैल्यू चेन डेवलप होगी, अच्छी प्रोसेसिंग, अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी होगी, तो क्योंकि जो फैक्ट्री है, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको तो पूरे साल के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है, तो वो सारा रॉ मटेरियल लेके अपने स्टोर कर लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे, ताकि उसके साथ जो है उनका मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी, प्राइस बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा जब फार्मर हार्वेस्ट करता है। और कंज्यूमर साइड पे उसको अच्छी क्वालिटी का, कंज्यूमर को एक पूरी अवेलेबिलिटी रहेगी अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस की जी। तो इस तरीके से जो है, जो सारी वैल्यू चेन में स्टेबिलिटी लाने के लिए प्रसंस्करण का एक बहुत ही अहम योगदान है जी। एक सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण का मुद्दा भी बड़ा महत्वपूर्ण है और यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है उससे सप्लाई चेन का जो आधुनिकीकरण है वो होगा। किस तरह से आधुनिकीकरण होगा, किस तरह से फायदा होगा? जैसे कोल्ड चेन है जी, तो कोल्ड चेन जो हमारी स्कीम है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका पूरा नाम है। तो उसमें हम क्या सपोर्ट करते हैं, सिमिलरली ऑपरेशन ग्रीन्स है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए है, तो उसमें हमारी पूरी सप्लाई चेन के हम सपोर्ट करते हैं। जो भी एंटरप्रेन्योर अपनी एंड टू एंड सप्लाई चेन सेटअप करना चाहता है, वो फार्मर से हार्वेस्ट करेगा, फार्मर से प्रोक्योर करेगा, उसको एक छोटे लेवल के कोल्ड स्टोरेज बनाएगा, वहां से उसको रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन चाहिए जो कूल चेन मेंटेन रहे, फिर जाके उसकी जो बल्क जहां पे प्रोसेसिंग फैसिलिटी होगी वहां पे प्रोसेसिंग के लिए सपोर्ट होगी, फिर उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन है अप टू द रिटेल चेन तक हम पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इसके चलते कहीं भी बीच में लॉस होने का चांस जो है वो बहुत ही कम हो जाता है जी। इसके अलावा जो जैसे अभी जो कल कैबिनेट द्वारा अप्रूव की गई है मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेशन यूनिट, इनका भी बहुत ही अहम योगदान रहेगा इसकी प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज बढ़ाने के लिए, और इसमें जो इसकी शेल्फ लाइफ है बढ़ जाती है। जैसे मैं अगर अनियन की बात करूं, उसमें अनियन में एक प्रॉब्लम आती है, स्प्राउट बहुत जल्दी होते हैं, तो अगर हम इरिडेशन ट्रीट कर देते हैं तो उसकी जो स्प्राउटिंग है वो कम हो जाती है, तो उसके चलते उसका लॉस नहीं होता है जी। रंजीत जी, अगर बात की जाए देश की अर्थव्यवस्था की और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के जरिए यह माना जा रहा है कि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात को बढ़ावा किस तरह मिलेगा, क्या लक्ष्य है और किस तरह देश की अर्थव्यवस्था को इस योजना से फायदा होगा? कई तरीके हैं इसमें जी। इसको जैसे हमारी अर्थव्यवस्था है, एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर मैं फूड इरिडेशन पे आता हूँ। फूड इरिडेशन इज वन फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है बहुत सारे कंट्रीज में, और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो उसको इरिडेशन ट्रीटमेंट के बाद फाइटोसैनिटरी कंडीशन उनकी सेटिस्फाई कर लेते हैं, ताकि उसके साथ कोई इंसेक्ट या कोई डिजीज ना कैरी करें दूसरे देश में। तो उसके साथ अभी हम जो कर रहे हैं, कई सारे हमारे यूनिट्स ऑलरेडी हैं जहां पे मैंगो का जो एक्सपोर्ट हो रहा है बाहरले कंट्रीज में, जैसे कि यूएस है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, अनार का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इरिडेशन के ट्रीटमेंट के बाद हो रहा है। दूसरा जो हम एक बड़ा अहम रोल है फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज का है जी, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही कोई अगर हमें भी फूड कोई बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करनी है तो उसको क्वालिटी के स्टैंडर्ड पे पूरा उतरना चाहिए। वो क्वालिटी कैसे, कौन अश्योर करेगा, कैसे हम एश्योरेंस लेते हैं कि हाँ वो जो मेरे पास प्रोड्यूस आ रहा है, कंज्यूमर के पास जा रहा है, वो प्रॉपर क्वालिटी का है। इट इज टेस्टेड बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स, जो लेबोरेटरी फूड अच्छी क्वालिटी की हाई एंड फूड टेस्टिंग लैब्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड लैब्स हैं, एनएबीएल एक्रेडिटेशन होना चाहिए, एफएसएससी द्वारा एक्रेडिटेड होना चाहिए। उनका जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके बेस पे कोई भी है उसकी एश्योरेंस लेता है कि हाँ जी इसमें जो है गुणवत्ता है जो कि ह्यूमन के लिए फिट है और उसमें कोई ऐसा हार्मफुल वो नहीं है।
तीसरा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एम्फोसिस है जी, जो हम यूनिट सपोर्ट कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन के, भले वो स्टैंड अलोन यूनिट्स हों, जाओ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के साथ हों, जाओ मेगा फूड पार्क्स के अंदर हों, सभी में यह है कि आपका जो रॉ को एग्रीकल्चरल कम्युनिटी को इन रॉ फॉर्म ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और प्लस उसमें दूसरा पहलू ये भी कि जो वैल्यू एडिशन है वो हमारे यहाँ ही हुए, ताकि जो भी हम एक्सपोर्ट करें प्रॉपर राइट टू कंज्यूम या राइट टू कुक ऐसा पैकिंग करें, ताकि जिस भी देश में जाए वहां पे जाके केवल कुकिंग ही हो सीधी, उसमें कुछ और वैल्यू एड ना करना पड़े उनको, कोई और उसमें प्रोसेसिंग ना करनी पड़े। तो उसका बेनिफिट ये रहता है कि जो जितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगी वो हमारे देश में होगी, रादर देन गोइंग आउट रॉ मटेरियल बाहर भेजें और वहां जाके वैल्यू एडिशन हो और फिर वो कंज्यूमर के पास पहुंचे। तो ये सारी पहलू जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी, बिकॉज लार्जली हमारा अभी एग्रेरियन इकोनॉमी ही है इंडिया, तो इसमें बहुत ही इसकी महत्व है फूड खाद्य प्रसंस्करण का, और उसमें जॉब्स भी क्रिएट होंगी, उसमें वैल्यू एडिशन भी रहेगी, सभी को जो है ओवरऑल इकोनॉमी को अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जी रंजीत जी, किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर मूल्य मिले और बाजार उपलब्ध हो, इसकी कोशिश की जाती है सरकार की तरफ से भी। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, उसके जरिए भी ये 2 लक्ष्य प्राथमिकता में है सरकार की मिनिस्ट्री की। कैसे इन लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा, इस दिशा में क्या मंत्रालय की योजना है? हम बिल्कुल तत्पर हैं जी, जैसे अभी हम सपोर्ट करेंगे 100 फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो सेटअप होंगी, तो वो बड़ा एक उसका अहम रोल होगा, ताकि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको कोई परेशानी ना आए, बिकॉज सैंपल टेस्ट होने के लिए उनको कहीं इधर उधर दूर ना जाना पड़े, उनके आसपास जो लैब्स हैं वहीं भी हो, और अच्छी NABL अच्छी क्वालिटी की वर्ल्ड स्टैंडर्ड की लैब हो, जो उनको कंप्लायंस में बिल्कुल कोई असुविधा ना हो, बिल्कुल सुविधापूर्ण वो चला जाए। कोल्ड चेन का जो सपोर्ट हमारी ऑलरेडी है, उसके थ्रू आप कहीं पे भी प्रोड्यूस हो तो उसको फ्रॉम द प्रोडक्शन साइड आप जानिएगा कि जो हमारी कृषि की जो प्रोडक्शन होती है वो हिंटरलैंड में होती है, डीप इनसाइड होती है, कंट्री के डिफरेंट विभिन्न भागों में होती है, बट जो एक्सपोर्ट होगा वो तो पोर्ट्स में होगा। तो लैंड टू पोर्ट जहां से प्रोडक्शन साइट है वहां से अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस टिल द कंज्यूमर एंड पहुंचे, उसके लिए जो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बहुत ही अहम रोल है, जो जिसको की मंत्रालय फुल सपोर्ट कर रहा है। इरिगेशन यूनिट हुए प्लस अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है, सभी का बहुत ही सपोर्ट है इसके लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। जी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए रंजीत जी, किसी व्यक्ति को, किसान को या संगठन को कौन से जरूरी दस्तावेज जरूरी होंगे, उसके लिए आवश्यकता होगी? उसके लिए अगर हमें सब्सिडी देने के लिए किसी को अप्लाई करना है तो पहली बात तो पूरी जानकारी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है जी। संपदा पोर्टल पे भी वो अवेलेबल है, बड़ा यूजर फ्रेंडली पोर्टल बनाया हो जहां से आप बन सकते हैं। बट वो स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इसलिए थोड़ी सी टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए। तो जो नॉर्मल एरियाज में जो हम सपोर्ट करते हैं, मिनिमम प्रोजेक्ट साइज जो है वो कम से कम 3 करोड़ का होना चाहिए एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट, और जो डिफिकल्ट एरियाज है वहां पे 1 करोड़ की एलिजिबिलिटी होती है उसकी। उसको जो है अपनी जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, किसी भी बेनिफिशियरी है, इंटेंडेड बेनिफिशियरी, उसको 20% अपनी मिनिमम इक्विटी नॉर्मल जो एरियाज है, और 10% इक्विटी डिफिकल्ट एरियाज प्लस SC/ST प्रमोटर्स FPOs 10% इक्विटी अपनी उसमें शो करनी पड़ेगी। 20% का बैंक लोन इन द नॉर्मल एरियाज एंड टर्म लोन फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक, एंड 10% फ्रॉम डिफिकल्ट एरियाज, और प्लस हमारी 35% की ग्रांट रहती है। ये उसको DPR में बनाना पड़ेगा, फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक द्वारा उसका अप्रेजल करवा के अप्रेजल नोट आता है, बैंक की सैंक्शन आ जाती है, वो लग जाएगी साथ में। प्लस उनको अपना नेटवर्थ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है, जो भी उनका नेटवर्थ है, कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी पार्टनरशिप फर्म है तो उनको अपनी बैलेंस शीट सबमिट कर देनी होगी, ताकि उसकी जो एक प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ है उसको जांच लिया जाए। तो ये सब चीजें हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट में है। जी रंजीत जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि किस तरह की फसलें या उत्पाद या प्रोडक्ट्स इसके लिए आवश्यक होंगे? किसान किस तरह की मतलब खेती बाड़ी करें, किस तरह के उत्पादों का उत्पादन करें, कौन सी फसलों पर फोकस करना चाहिए? क्या सलाह देंगे आप किसानों को? हाँ, मैं तो जी, मेरा फूड प्रोसेसिंग को लेके है। एज फार एज द किसान संपदा योजना इज कंसर्न, हम सभी प्रोडक्ट्स अक्रॉस द लाइन सभी प्रोडक्ट्स के लिए सपोर्ट करते हैं।
जो हमारी मंत्रालय का मैंडेट है, चाहे वो सीरियल्स हो, ऑयल सीड्स हो, पल्सेस हो, चाहे वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो पोल्ट्री हो, मीट इंडस्ट्री हो, ऑल सेक्टर्स, सभी सेक्टर जो एग्रीकल्चर के, फिशरीज हो, मरीन हो, आई मीन श्रिम्प का आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, टचवुड इंडिया ने अच्छा किया, एक्सपोर्ट्स भी अच्छे हो रहे हैं, तो श्रिम्प को भी हमने पूरा एक्सपोर्ट किया। तो तमाम सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो किसान तो जो जहाँ पे उनका वातावरण है, जैसा क्लाइमेट है, उसके हिसाब से जो भी फसल अच्छे से उगा सकते हैं। तो सभी फसलों के लिए हमारे यहाँ पे सभी क्रॉप्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए सपोर्ट जो है वो अवेलेबल है पीएम किसान योजना के अंदर। जी रंजीत जी, आपने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में विस्तार से बात की, हर पहलू की जानकारी दी। उम्मीद है इस योजना से किसानों को फायदा होगा, किसानों की आर्थिक आय बढ़ेगी। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद मनोज जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच जी। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। नमस्कार, संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। हमारे साथ आज मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान, छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सांसद विजय बघेल जी। विजय जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, जो ये आपका कार्यकाल रहा है बीता 1 साल का, वो कैसा रहा है? आप दूसरी बार लगातार सांसद चुन के आए हैं, ऐसे में क्षेत्र विकास को लेकर आपके आने वाले 5 सालों में क्या योजनाएं, और अब बीते 5 सालों में आपने क्या अचीव किया है, और 1 साल आपका कैसा रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दुर्ग लोकसभा की जनता को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, देवतुल्य जनता को, और उनके ही आशीर्वाद से और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के, मुझे दूसरी बार यहाँ सांसद बनने का ये सौभाग्य मिला है। और उस क्षण में मिला है जब देश नित नए आयाम तय कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम अनेक ऐसी ऊंचाइयां तय कर रहे हैं जिसके लिए ये देशवासी प्रतीक्षारत थे। और निश्चित रूप से इस काल में और बीते हुए मेरे 5 साल के कार्यकाल में अनेक उपलब्धियां केंद्र सरकार के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी मंत्रियों के आशीर्वाद से मेरे क्षेत्र में करने का अवसर मिला है। मेरा क्षेत्र चूँकि भिलाई इस्पात संयंत्र का एक बड़ा संयंत्र है जो एशिया में नाम रखता है, वहाँ पे अनेक एमएसएमई के संस्थाएं हैं, लगभग 100-150, और छोटे उद्योग होने के कारण जो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी और जिसके कारण लोग शिकायत लेके आते थे, उसमें सरकार के माध्यम से जो एमएसएमई के लिए अभी के बजट में भी, पूर्व में भी और कोरोना काल में भी जो रिलैक्सेशन दिए गए, जो अनेक उनके लिए सुविधाएं दी गई, उससे हमारे वहाँ के लोग खुश हैं। साथ ही साथ मेरे यहाँ आईआईटी का निर्माण हुआ, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ है, और अमृत भारत मिशन के तहत जो अमृत स्टेशन है, वो लगभग 5 अमृत स्टेशन मेरे लोकसभा क्षेत्र में नए रूप में, नए परिवेश में बन रहे हैं, जिसका एक का लोकार्पण हमने कर लिया है। इसी तरह रेल लाइन भी, नई रेल लाइनें बिछी है जो जिसकी उपलब्धता के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। साथ ही साथ भारतमाला जो रोड है, जो पूरे देश को एक नेटवर्क रूप में जोड़ेगा, वो भी कई किलोमीटर मेरे क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। तो इस तरह बहुत सारी और सुविधा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और शिक्षा के दृष्टिकोण से भी। पीएम श्री स्कूल बहुत सारे खुले हैं मेरे क्षेत्र में, उस दृष्टिकोण से भी सभी मापदंडों में हम अनेक उपलब्धियां हासिल किए हैं।
अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो ये डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में राज्य के बीच में और केंद्र के बीच में आप एक कड़ी की तरह काम करते हैं। कुछ मुद्दे स्थानीय होते हैं या जो राज्य सरकार के अधीन होते हैं और कुछ केंद्र के। ऐसे में इन दोनों के बीच में आप सामंजस्य कैसे बिठाते हैं क्षेत्र के विकास को लेकर, योजनाओं को लेकर? देखिए, पिछले कार्यकाल में मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि केंद्र में हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय बहुत सारी दिक्कतें आती थी, हम जो चाहते थे वो नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना को भी की दुर्गति भी करके पिछली कांग्रेस की सरकार ने राज्य में कर दी थी। जैसे ही हमारी सरकार आई, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार अभी चल रही है छत्तीसगढ़ में 2023 से, तो सारे रुके हुए जो काम हैं वो निरंतर आगे बढ़ने। ये है डबल इंजन सरकार से अनेक लाभ। और सिर्फ मेरा ही क्षेत्र नहीं, मेरा ही राज्य नहीं, पूरे देश में ये माहौल बना हुआ है कि जहाँ डबल इंजन की सरकार थी वहाँ पे विकास तेज गति से जाएगा। और इस दृष्टिकोण से सारे रुके हुए लगभग 18 लाख से ऊपर प्रधानमंत्री आवास की सौगात छत्तीसगढ़ को मिली। उसमें हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कहूँ, मेरे क्षेत्र में भी लोगों को ये सुविधा मिली है। साथ ही साथ हम लोग सिंचाई के दृष्टिकोण से बड़े प्रोजेक्ट अभी शासन और सरकार के माध्यम से ला रहे हैं ताकि सिंचाई का रकबा बढ़े और किसानों को लाभ हो। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे जो उपकरण हैं जो छूट में मिलता है अपने किसानों को, जिसको कांग्रेस सरकार में उसकी धज्जियां उड़ा दी थी, सिर्फ अपने लोगों को लाभान्वित करते थे, जो पात्र नहीं उनको भी लाभान्वित करते थे, उसका लाभ भी हमारे क्षेत्र को अब मिलने लगा है। तो इस तरह मैं पहले ही बताया, शिक्षा के क्षेत्र में पीएम श्री स्कूल की बात कहूँ, चाहे मैं स्टेशन की बात कहूँ, चाहे सड़कों की बात कहूँ, ये सब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मिले जुले जो प्रयास है उसके माध्यम से मिल रहा है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, सभी गणमान्य जनों का और इस पंडाल में उपस्थित आप सबकी विशाल उपस्थिति का स्वागत के ही क्रम में मैं हम सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि हम सब की तरफ से एक स्मृति चिन्ह जो इस सावन के मास को परिपूर्ण करता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करके, प्रदान करके आप सबके करतल ध्वनि के बीच उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की प्रगति को, उसके विकास की गाथा को नित्य नए आयामों तक पहुंचा रहे हैं। मैं बड़े ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वो आएं और अपना स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। नमः पार्वती पतिये हर हर। पावन सावन मास में देवाधिदेव महादेव के इस पावन धाम काशी में अपनी काशी के नाम पर जिनकी आत्मीयता काशी को एक वैश्विक पहचान दे रही है, ऐसे काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का काशी वासियों की ओर से उन्हीं की काशी में मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री सुरेश खन्ना जी, श्री अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और काशी से यहां पर उपस्थित काशी के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों और प्रदेश भर के अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्र, ब्लॉक मुख्यालय, ग्राम पंचायतों पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधि और उपस्थित अन्नदाता किसान बहन और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आज काशी में उपस्थिति और उनका मार्गदर्शन इस सावन के पावन मास में ऐसे समय में हुई है जब बहन और भाइयों पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास किया है। पहलगांव के अपराधियों को मिट्टी में मिला करके दुश्मन के घर में घुस करके उनका खात्मा करने का मादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह आगमन आज काशी की धरती पर हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में दुनिया के 4 दर्जन से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया। लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए उनकी दूरदर्शिता का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है और उसका परिणाम अभी हाल ही में जुलाई मास में आपने देखा होगा घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्राजील तथा नामीबिया ने भी अकेले 4 देशों ने जुलाई मास में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करके 140 करोड़ भारतवासियों को गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नए भारत को किस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे, इसका एक नया विजन दिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस अविनाशी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन शब्दों में व्यक्त किया है कि काशी की आत्मा सनातन है और आत्मीयता वैश्विक है। काशी पिछले 11 वर्षों में नूतन और पुरातन के साथ ही आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक नया संगम के रूप में दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह पहली बार हुआ होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वां बार उपस्थित हो रहा होगा।
और वाराणसी में 51,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इन वर्षों में यहां के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 34,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, जो समग्र विकास की एक नई अवधारणा के साथ काशी को पहचान दिला रहे हैं, उस पहचान के साथ काशी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं आज प्रगति के अलग अलग चरणों में हैं। और आज फिर जब प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां हुआ है, तो इस बार फिर से 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार अपनी काशी को देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में हुआ है। ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी की भी है, जलापूर्ति की भी है, शिक्षा के लिए भी है, स्वास्थ्य के लिए भी है, खेल की प्रतिस्पर्धा और खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए भी है। हर एक क्षेत्र के समग्र विकास की जो अवधारणा है, उस नई काशी में आज हम सब को देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, आज इसके साथ ही सक्षम भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए दिव्यांगजनों को भी, जो शब्द है दिव्यांगजन, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया शब्द है, एक संबोधन है, एक आत्मीयता है। और इस आत्मीयता के माध्यम से दिव्यांगजनों के जीवन में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन में आशा और उत्साह का संचार हो सके, सहायक उपकरण वितरण का कार्यक्रम आज काशी के साथ साथ पूरे देश के अंदर पिछले 11 वर्ष में जिस सहजता और सरलता के साथ उपलब्ध होता है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज हमारा दिव्यांगजन भी इस बात को महसूस करता है। आज यहां पे हजारों की संख्या में ऐसे दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण का एक कार्यक्रम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है। और इसके साथ ही देश के अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर आज वितरण होने जा रही है। याद करिए, अन्नदाता किसान 11 वर्ष पहले क्या स्थिति थी। खेती से पलायन होता था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते थे, लोगों के मन में विवशता के प्रति एक खिन्नता थी। सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बीज को बाजार तक पहुंचाने के लिए बीज से बाजार तक की एक व्यवस्था, एक इकोसिस्टम पिछले 11 वर्ष के अंदर जो बनाया है, आज उसका परिणाम है। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात को महसूस करते हैं। करोड़ों किसान इन योजनाओं के साथ जुड़ करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। और आज इसी क्रम में 10 करोड़ किसानों को पूरे देश के अंदर इस सौगात को देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को चुना है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए काशी वासियों को योजनाओं की सौगात मिल रही है, जो उपहार मिल रहा है, इसके लिए बधाई देते हुए प्रदेश भर के जो 2 करोड़ 30 लाख से अधिक किसान आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त प्राप्त करने जा रहे हैं, जिनमें से 2,21,000 से अधिक किसान परिवार अकेले काशी के हैं। इसके लिए उन्हें बधाई देते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से उन्हीं की काशी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आज 2200 करोड़ की 52 कल्याणकारी विकास योजनाओं का शिलान्यास
व लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होना है। ये काशी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के रथ को एक नए क्षितिज तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। मैं बड़े ही सम्मान के साथ अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन कल्याणकारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और इन योजनाओं पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म आइए देखते हैं। अपने आध्यात्मिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ विकास पथ पर अग्रसर काशी ने विकास की वो यात्रा देखी है जो पहले सभी के लिए कल्पना मात्र थी। चाहे श्री काशी विश्वनाथ धाम हो या रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, एंड टू एंड कनेक्टिविटी हो या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा समेत हर क्षेत्र का समग्र विकास, यहाँ हर ओर दिखता है एक ही प्रतिबिंब। वाराणसी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और काशी के विकास का अथक संकल्प आज काशी वासियों के जीवन को आसान बना रहा है और काशी प्रगति की नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। आज इस विकास यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वाराणसी को 2100 करोड़ से अधिक लागत की 50 से अधिक परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण से समृद्ध किया जा रहा है। काशी में यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए 269 करोड़ की लागत से वाराणसी भदोही मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण कार्य तथा 42 करोड़ की लागत से मोहन सराय अदलपुरा मार्ग पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इसके साथ ही अन्य सड़क परियोजनाओं के भी पूरे होने से अब सीमावर्ती जिलों से आवागमन की सुविधा में विस्तार होगा। हर घर जल के विजन के अनुरूप जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 130 करोड़ की लागत से 47 ग्रामीण पेयजल योजनाएं पूरी की गई हैं, जिससे 22,000 घरों में स्वच्छ जलापूर्ति संभव हो सकेगी तथा 1.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। DHU एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल में 73 करोड़ की लागत से रेडिएशन मशीनें, रोबोटिक सर्जरी यूनिट और CT स्कैन जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना से वाराणसी समेत अन्य जनपदों तथा सीमावर्ती राज्यों के मरीजों को जांच एवं उपचार में सहूलियत होगी। वाराणसी के उदीयमान भविष्य हेतु सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत में लगभग 8 करोड़ की लागत से 53 प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार एवं मरम्मत का कार्य पूर्ण किया गया है, जिससे 7,000 छात्रों को गुणवत्तापरक शैक्षणिक सुविधा मिल सकेगी। यहाँ के पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक गंतव्यों के समग्र विकास हेतु लगभग 30 करोड़ की लागत से जल शोधन, जीर्णोद्धार, निर्माण एवं पुनर्विकास के कार्य भी पूर्ण कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त सिंथेटिक हॉकी टर्फ तथा विभिन्न अन्य परियोजनाओं की सौगात भी आज काशी को मिल रही है, जिससे समस्त जन को लाभ होगा। इसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1600 करोड़ से अधिक मूल्य की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है। 881 करोड़ की लागत से वाराणसी शहर में स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन एवं अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य, 86 करोड़ की लागत से राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय का निर्माण कार्य, साथ ही लगभग 500 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों एवं पुलों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य तथा नगर विकास से जुड़े कई कार्य किए जाएंगे, जिनमें पार्कों का पुनर्विकास, मल्टी लेवल पार्किंग, तालाब संरक्षण और अन्य कार्य शामिल हैं। ये है काशी का नवनिर्माण, संकल्प के साथ सिद्धि भी।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी अब देश को दिशा दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। ये थी एक छटा सजती और संवरती काशी की। समृद्ध किसान विकसित भारत, इस युग्म को और मजबूती प्रदान करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के अंतर्गत 9.70 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ से अधिक की धनराशि बटन दबाकर सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने की कृपा करें। बहुत जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार और कृतज्ञता हमारे किसान भाइयों की तरफ। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधे उनके खातों में जा रही है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आइए देखते हैं एक इसी पर आधारित शॉर्ट फिल्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में भारत में कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और गौरवशाली परिवर्तन की यात्रा बन चुकी है। किसानों को सक्षम, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने हर कदम पर किसानों का साथ दिया है। मिट्टी की उर्वरता को समझने से लेकर पानी की हर बूंद को बचाने तक, बीज और खाद से लेकर बाजार तक, कर्ज को आसान बनाने से लेकर ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरणों को खेतों में उतारने तक। बीते दशक में हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। इसी संकल्प के तहत बीते 11 वर्षों में कृषि बजट 5 गुना बढ़ाया गया है ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएं, तकनीक और समर्थन मिल सके। विकसित भारत का आधार सशक्त किसान, ये भारत सरकार का मूल मंत्र है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई। आज पीएम किसान विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजनाओं में से एक है। अब तक 3,70,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देश के अन्नदाताओं को दी जा चुकी है। कृषि और किसान कल्याण के लिए पिछले 11 वर्षों में सरकार ने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई बल्कि खेतों में उतरकर किसान के साथ एक मजबूत रिश्ता भी जोड़ा है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन और कपास जैसी प्रमुख फसलों की रिकॉर्ड एमएसपी खरीद ने किसानों को उनकी मेहनत का सीधा और उचित मूल्य दिलाया। फसल बीमा भुगतान करके सरकार ने ये साबित किया है कि संकट के समय किसान अकेला नहीं है, सरकार उसकी ढाल बनकर खड़ी है। 10,000 किसान उत्पादक संगठन किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वहीं कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से 1 लाख करोड़ की सहायता से फसल की कटाई उपरांत बुनियादी सुविधाओं के विकास से कृषि नए आयामों को छू रही है। पिछले 11 वर्षों में 14 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी से किसानों को सही समय और किफायती दामों पर खाद की आपूर्ति से खेती का मुनाफा बढ़ा है। देश भर में स्थापित प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र आज किसानों को खाद, समाधान, तकनीक और मार्गदर्शन एक ही स्थान पर उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का ही परिणाम है कि देश में खाद्यान्न और बागवानी के क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। किसानों को समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के तहत 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान राशि का सीधा हस्तांतरण हो रहा है। अन्नदाताओं का सम्मान, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सदाशयता के लिए, किसानों के प्रति आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आप सब वह दृश्य भी देखेंगे जहां भविष्य की बुनियाद पर मील का एक पत्थर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संस्कारों की छाया में रखा जाएगा। जी हां, पिछले 2 वर्षों से लगातार काशी में काशी सांसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती रही हैं। इस वर्ष भी ये प्रतियोगिताएं काशी में आयोजित होंगी।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं कि प्रतियोगिताओं से संबंधित वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन पोर्टल व QR कोड का अनावरण बटन दबाकर अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का काशी की प्रतिभाओं को विश्व पटल पर लाने के सार्थक प्रयास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज इस कार्यक्रम में भारत सरकार की एडिप व राष्ट्रीय वयोश्री योजना तथा हुडको व IDBI बैंक के CSR सेंसिटिव यानी CSR इंसेंटिव के अंतर्गत काशी के 2000 से अधिक दिव्यांगजनों को एलिम्को द्वारा विशेष डिजाइन किए गए सहायक उपकरण माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में प्रदान किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ लाभार्थियों को मैं मंच पर आमंत्रित करते हुए सादर अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन्हें अपने कर कमलों से इनके सहायक उपकरण प्रदान कर इन्हें आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। सबसे पहले मंच पर आ रही हैं सुश्री बबली कुमारी। बबली कुमारी दृष्टि बाधित छात्रा हैं। इन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से लो विजन चश्मा प्रदान करेंगे, जिससे उसको उसकी शिक्षा और दीक्षा में कोई कठिनाई न हो। इससे पहले वो ब्रेल किट के द्वारा अपनी पढ़ाई का कार्य किया करती थी, लेकिन इस चश्मे के माध्यम से यह कार्य उसके लिए और सरल हो जाएगा, दैनिक जीवन उसके लिए और सरल हो जाएगा। मंच पर बबली कुमारी को आशीर्वाद देते माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत स्नेह से उससे वार्ता करते, उससे समझते कि इस चश्मे के बाद उसे कैसी अनुभूति हो रही है। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। इनके बाद मंच पर आ रहे हैं श्री संतोष कुमार पांडे। श्री संतोष कुमार पांडे जी जो रग्बी व क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इन्हें स्पोर्ट्स व्हील चेयर प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से आशीर्वाद स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी। इस स्पोर्ट व्हील चेयर के माध्यम से संतोष कुमार जी अपने खेल को और बढ़ा पाएंगे और अच्छी तरह से खेल के क्षेत्र में अपना और देश का नाम रोशन करेंगे। श्री संतोष कुमार पांडे जी। इनके बाद मंच पर आएंगे श्री विकास कुमार पटेल। श्री विकास कुमार पटेल भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इन्हें एक्टिव फोल्डिंग व्हील चेयर प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री जी। इस चेयर के माध्यम से इनके खेल को और इनके जीवन को दोनों को गति मिलेगी और दोनों में सरलता और सुगमता आएगी। इसके बाद वयोश्री, क्या बात है, बहुत जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और इसके बाद वयोश्री योजना के अंतर्गत मंच पर आ रहे हैं श्री किशुन जी। श्री किशुन जी इन्हें श्रवण यंत्र प्रदान करेंगे अपने कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसमें कान की मशीन व वयोश्री किट है। इसके माध्यम से इनके लिए भी दैनिक जीवन सरल और सुगम होगा। उनसे पूछते, उनको बताते कि आप इससे सुनकर बताइएगा कैसा लग रहा है। और मंच पर इनके बाद आएंगी सीता कुमारी पाल। सीता कुमारी पाल जो पेशे से शिक्षिका हैं, इन्हें मोटराइज ट्राईसाइकिल प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री जी। इससे इनके कार्य को तो गति मिलेगी ही, आवागमन की सुविधा और सरल हो जाएगी इनके लिए। सीता कुमारी पाल, बहुत जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। बहुत जोर उद्घोष और सादर
उन्हें स्थान ग्रहण करने का अनुरोध भी मैं करती हूं। स्वतंत्र भारत की गौरव गाथा जब भी पढ़ी या लिखी जाएगी तब वर्ष 2014 का काल सदैव सुनहरे अक्षरों से अंकित होगा। यही वह वर्ष जब देश की बागडोर एक ऐसे युग पुरुष ने संभाली और तब से आज तक अनेक उपलब्धियां और उनके द्वारा तमाम राष्ट्रहित में लिए गए निर्णय कालजयी साबित हुए और इनमें एक और चमकता सितारा रहा ऑपरेशन सिंदूर, जिसने देश के आत्मसम्मान को पूरी दुनिया के सामने बरकरार रखा। सभी 142 करोड़ भारतवासी, हम सबको आप पर गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी। आप मां भारती की आन बान और शान है। हम सबकी जोरदार तालियों और उद्घोष के बीच मैं आपसे सादर अनुरोध करती हूं कि आज काशी की इस पावन भूमि पर सावन के इस पवित्र मास में हम सबको अपना आशीर्वाद दें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सावन के पावन महीने में आज हमके काशी के हमरे परिवार के लोगन से मिले का अवसर मिलल है। हम काशी के हर परिवारजन के प्रणाम करत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, पटना से हमारे साथ जुड़े कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, देश के अलग अलग हिस्सों में जुड़े हुए सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, गवर्नर श्री, मंत्रीगण, यूपी सरकार के मंत्रीगण, यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, सभी विधायक एवं जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, और विशेष रूप से काशी के मेरे मालिक जनता जनार्दन, आज हम काशी से देश भर के लाखों किसानों से जुड़े हुए हैं। सावन का महीना हो, काशी जैसा पवित्र स्थान हो और देश के किसानों के साथ जुड़ने का अवसर हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था।
तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। साथियों, इन दिनों जब काशी में गंगा जल लेकर जाते हुए शिव भक्तों की तस्वीरें जब देखने का अवसर मिल रहा है, दिव्य तस्वीरें, और खासकर सावन के पहले सोमवार को जब हमारे यादव बंधु बाबा का जलाभिषेक करने निकलते थे, गौरी केदारेश्वर से कंधे पर गंगा जल लेकर यादव बंधुओं का समूह, कितना मनोरम दृश्य होता है। डमरू की आवाज, गलियों में कोलाहल, एक अद्भुत भाव विश्व पैदा होता है। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि सावन के पवित्र महीने में बाबा विश्वनाथ और मार्कंडेय महादेव के दर्शन करूं, लेकिन मेरे वहां जाने से महादेव के भक्तों को असुविधा न हो, उनके दर्शन में बाधा न पड़े, इसलिए मैं आज यहीं से भोलेनाथ और मां गंगा को प्रणाम कर रहा हूं। हम सेवापुरी के ई मंच से बाबा काशी विश्वनाथ के प्रणाम करत है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साथियों, कुछ दिनों पहले मैं तमिलनाडु में था। मैं वहां 1000 साल पुराने एक ऐतिहासिक मंदिर गया था, गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर। ये मंदिर देश की शैव परंपरा का एक प्राचीन केंद्र है। ये मंदिर हमारे देश के महान और प्रसिद्ध महान राजा राजेंद्र चोल ने बनवाया था। राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत से गंगा जल मंगवाकर उत्तर को दक्षिण से जोड़ा था। 1000 साल पहले
अपनी शिव भक्ति और शैव परंपरा के जरिए राजेंद्र चोल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष किया। आज काशी तमिल संगमम जैसे प्रयासों के जरिए हम उसे आगे बढ़ाने का एक नम्र प्रयास कर रहे हैं। और मैं जब अभी गंगई कोंडा चोलापुरम गया तो मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि 1000 साल बाद आपके आशीर्वाद से मैं भी गंगा जल लेकर वहां गया था। मां गंगा के आशीर्वाद से बहुत ही पवित्र माहौल में वहां पूजा संपन्न हुई। गंगा जल से वहां जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, जीवन में ऐसे अवसर बहुत प्रेरणा देते हैं। देश की एकता की हर बात नई चेतना जगा देती है और तभी तो ऑपरेशन सिंदूर सफल होता है। एक 140 करोड़ देशवासियों की एकता ऑपरेशन सिंदूर की ताकत बन जाती है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर जवानों के पराक्रम का वो पल और आज किसानों को प्रणाम करने का अवसर। आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। $21,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा। साथियों, आज यहां भी 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। बाबा के आशीर्वाद से काशी में विकास की अविरल धारा मां गंगा के साथ साथ आगे बढ़ रही है। मैं आप सभी को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले काशी में सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। यानी स्पर्धा के द्वारा स्किल डेवलपमेंट, स्वयं प्रयास से स्किल डेवलपमेंट, उसके अनेक प्रयोग आज काशी की भूमि में हो रहे हैं। आने वाले दिनों में काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता
सांसद रोजगार मेला समेत कई और आयोजन भी होने वाले हैं। मैं यहां सरकार के सभी मुलाजिमों को, सरकार के सभी अधिकारियों को भी सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि वे जनभागीदारी से युवा पीढ़ी को जोड़ करके ऐसे अद्भुत कार्यक्रमों की रचना करते हैं और सफलतापूर्वक उसको आगे बढ़ाते हैं। इस काम में जुड़े हुए सभी अधिकारी भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जो ये प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर हुई एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल होता था, लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा भी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और यही देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 और ये 4.25 लाख करोड़ इतने रुपये किसके खाते में जमा किए? किसके खाते में जमा किए? मेरे किसान भाई बहनों के खाते में जमा किए। यहां यूपी के भी करीब 2.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है। यूपी में किसानों को इस योजना के 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, मेरी काशी के किसानों को भी करीब करीब 900 करोड़ रुपए मिले हैं।
आपने ऐसा सांसद चुना कि आपके खाते में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और मोदी ने ये परमानेंट व्यवस्था बना दी है। ना लीकेज होगी, न गरीब का हक छीना जाएगा। साथियों, मोदी के विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता, जो जितना पिछड़ा उसे ज्यादा प्राथमिकता। इस महीने केंद्र सरकार ने एक और बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के ऐसे जिले जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण विकास की राह में पिछड़ गए, पिछड़े रह गए, जो कृषि उत्पादन भी कम हो रहा है, जहां किसानों की आमदनी भी कम है, अरे कोई पूछने वाला नहीं था, उन जिलों पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का फोकस होगा। इससे यूपी के भी लाखों किसानों को फायदा होगा। साथियों, किसानों के जीवन में बदलाव के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए, खेती पर होने वाला खर्च कम करने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम कर रही है, पूरी ताकत लगा रही है। हम बीज से बाजार तक किसानों के साथ खड़े हैं। खेतों तक पानी पहुंचे, इसके लिए देश में लाखों करोड़ रुपए की सिंचाई योजना चलाई जा रही है। साथियों, किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती मौसम की होती रही है। कभी ज्यादा बारिश हो गई, कभी ओला गिर गया, पाला पड़ गया। किसानों को इससे सुरक्षा देने के लिए पीएम फसल बीमा योजना शुरू हुई। इस योजना के तहत, यह आंकड़ा भी याद रखिए, इस बीमा योजना के तहत अब तक 2.25 लाख करोड़ रुपए, 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का क्लेम किसानों को दिया जा चुका है। बीमा के माध्यम से 2.25 लाख करोड़ रुपया, कितना बताएंगे? कितना? 2.25 लाख करोड़ रुपया। साथियों, हमारी सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि आपको आपकी फसल की सही कीमत मिले।
इसके लिए फसलों की एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। धान और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों की एमएसपी भी बढ़ाई गई है। आपकी उपज सुरक्षित रहे, इसलिए सरकार देश में हजारों नए गोदाम भी बनवा रही है। भाइयों बहनों, हमारा जोर कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी है। हम लखपति दीदी अभियान चला रहे हैं। हमारा लक्ष्य देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। 3 करोड़ लखपति दीदी। ये सपा वाले तो ये आंकड़ा सुनकर के ही साइकिल लेके भाग जाएंगे। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी भी बन चुकी है। 3 करोड़ का लक्ष्य में से आधा काम पूरा कर लिया। 1.5 करोड़ गांव में काम करने वाली गरीब परिवार की, किसान परिवार की हमारी बहनें, 1.5 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन जाए, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। सरकार के ड्रोन दीदी अभियान ने भी लाखों बहनों की आय बढ़ाई है। साथियों, हमारी सरकार कृषि से जुड़ी आधुनिक रिसर्च को खेतों तक पहुंचाने में भी जुटी है। इसके लिए मई और जून के महीने में खास तौर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। लैब से लैंड के मंत्र के साथ 1.25 करोड़ से अधिक किसानों से सीधा संवाद किया गया। हमारे देश में माना गया है और यह व्यवस्था भी है कि कृषि ये राज्य का विषय है और सही भी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार को लगा, एनडीए सरकार को लगा, मोदी सरकार को लगा कि भले विषय राज्य का हो, राज्य करे, कर पाए न कर पाए, बहुत से राज्य हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो हमने तय किया कि हम खुद भी कुछ करेंगे और करोड़ों किसानों के साथ सीधा संवाद किया। साथियों, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आप सभी तक निरंतर पहुंचता रहे, इस दिशा में आज मुझे आपके साथ एक अहम जानकारी साझा करनी है और उसमें मुझे आपकी मदद भी चाहिए। यहां बैठे हुए लोगों की भी मदद चाहिए। आपको पता है, जनधन योजना के तहत देश में 55 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले गए। जिनको कभी बैंक का दरवाजा देखने का सौभाग्य नहीं मिला था, ऐसे 55 करोड़ लोगों के खाते, ये मोदी को जब से आपने काम करने का अवसर दिया ना, मैं ये काम कर रहा था। 55 करोड़। अब इस योजना को हाल ही में 10 साल पूरे हुए हैं। अब बैंकिंग क्षेत्र का कुछ नियम है। वो नियम ये कहते हैं कि 10 साल बाद बैंक खातों का दोबारा से केवाईसी करना जरूरी होता है।
एक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अब आप बैंक में जाएं, करें या न करें, पहले सब आपको करना होता था। अब मैंने थोड़ा आपका भार कम करने का बीड़ा उठाया है, तो मैंने बैंक वालों से कहा कि लोग आए, केवाईसी करें, अच्छी बात है, हमें नागरिकों को हमेशा जागृत रखना चाहिए, लेकिन हम क्या एक अभियान चला सकते हैं? मैं आज रिजर्व बैंक का, हमारे देश की सभी बैंकों का, बैंक के सभी कर्ता धर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। आज उन्होंने एक ऐसा काम उठाया है जो हमें गर्व से भर देता है। बैंक के लोग इस 10 करोड़ लोगों को, अरे 10 साल के बाद ये 55 करोड़ लोग अपना फिर से रिव्यू करें, इसलिए केवाईसी जो करना है, इस काम को पूरा करने के लिए 1 जुलाई से देश भर में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारे बैंक स्वयं हर ग्राम पंचायत तक पहुंच रहे हैं, वहां पर जाकर के मेला लगाते हैं। अब तक ऐसी करीब 1 लाख ग्राम पंचायत में बैंक अपने कैंप, अपना मेला लगा चुके हैं। लाखों लोगों ने दोबारा अपना केवाईसी भी करा लिया है और ये अभियान आगे भी चलने वाला है। मैं ऐसे हर साथी जिसका जनधन खाता है उससे आग्रह करूंगा कि वो फिर से अपना केवाईसी जरूर करा ले। साथियों, ग्राम पंचायतों में बैंक जो स्पेशल कैंप लगा रहे हैं, अभी भी लाखों पंचायतों का काम जारी है। मैं समझता हूं कि इन कैंप का फायदा उठाना चाहिए और उसके कई फायदे हैं। एक और फायदा भी है, इन कैंपों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ऐसी अनेक योजनाओं का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। और ये बीमा तो ऐसा है कि एक चाय के खर्चे से भी कम खर्चा लग जाता है। ये योजनाएं आपकी बहुत मदद करती है। इसलिए बैंकों ने जो जितना बड़ा अभियान चलाया है, आप इसका बहुत फायदा लीजिए। पूरे देश के लोगों से मैं कहता हूं, आप इन कैंपों में जरूर जाइए। अब अगर आप अब तक इन योजनाओं से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपने जनधन खाते का केवाईसी भी कराइए। मैं भाजपा के और एनडीए के सभी प्रतिनिधियों से कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान के प्रति जागरूक करें। बैंकों से बात करें कब कैंप कहां लगने वाला है, वो क्या मदद हम कर सकते हैं। हम सामने से होकर बैंकों के इतने बड़े काम में हाथ बटाएं, उनको मदद करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जहां भी कैंप लगता है उस इलाके के लोगों को इस अभियान से जोड़े। साथियों, आज महादेव की नगरी में विकास और जन कल्याण के इतने काम हुए। शिव का अर्थ ही होता है, शिव का मतलब ही है कल्याण। लेकिन शिव का एक रूप और भी है। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप।
सामने जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मैं मेरे काशी के मालिकों से पूछना चाहता हूं, भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ऑपरेशन सिंदूर से गर्व होता है कि नहीं होता है? आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, आपने वो तस्वीरें देखी होगी कैसे हमारे ड्रोन्स, हमारे मिसाइल्स ने सटीक वार करके आतंक के हेडक्वार्टर्स को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तो आज भी आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। साथियों, कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्या सिंदूर को तमाशा कोई कह सकता है क्या? हमारी सेना का पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला तमाशा कहने की ये हिम्मत, ये निर्लज्जता, भाइयों बहनों, वोट बैंक और तुष्टीकरण की इस राजनीति में ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे, पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा? अब बताइए, क्या उनको फोन करूं क्या? सपा वालों को मारूं क्या ना मारूं? कोई मुझे बताए भाई, सामान्य बुद्धि से बताए, क्या आतंकवादियों को मारने के लिए भी क्या इंतजार करना चाहिए क्या? क्या उन्हें भागने का मौका देना था क्या? ये वही लोग हैं जो यूपी में जब सत्ता में थे
तब आतंकवादियों को क्लीन चिट देते थे, बम धमाके करने वाले आतंकियों से मुकदमे वापस लेते थे। अब उन्हें आतंकवादियों के मारे जाने पर परेशानी हो रही है। इन्हें ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर परेशानी हो रही है। मैं इन लोगों को काशी की धरती से कहना चाहता हूं, ये नया भारत है। ये नया भारत भोलेनाथ को भी पूजता है और देश के दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन्स, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। पाकिस्तान में कहीं यूं ही ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यूपी का सांसद हूं। यूपी के सांसद के नाते मुझे खुशी है कि वो ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे यूपी में भी बनेगी। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में भी कई बड़ी डिफेंस कंपनियां अपने प्लांट लगा रही है। आने वाले समय में यूपी में बने हथियार, हिंदुस्तान के हर भाग में बने हथियार भारतीय सेनाओं की ताकत बनेंगे। मुझे साथियों बताइए, जब ये आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति की बात सुनते हैं, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? जरा पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बताइए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है? बोले हर हर महादेव। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो यूपी में बनी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देगी। साथियों, आज यूपी इतनी तेज गति से औद्योगिक विकास कर रहा है। देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं। इसके पीछे भाजपा सरकार की विकासपरक नीतियों की बड़ी भूमिका है। सपा के समय में यूपी में अपराधी बेखौफ थे और निवेशक यहां आने से भी डरते थे, लेकिन भाजपा की सरकार में अपराधी में खौफ है और निवेशक यूपी के भविष्य में भरोसा देख रहे हैं। मैं विकास की इस रफ्तार के लिए यूपी सरकार को बधाई देता हूं। साथियों, मुझे संतोष है कि काशी में विकास का महायज्ञ लगातार जारी है। आज शुरू हुए रेल ओवरब्रिज, जल जीवन मिशन से जुड़े प्रोजेक्ट, काशी के स्कूलों का नवनिर्माण कार्य, होम्योपैथिक कॉलेज का निर्माण,
मुंशी प्रेमचंद की विरासत को सहेजना, ये सारे काम भव्य काशी, दिव्य काशी, समृद्ध काशी और मेरी काशी के निर्माण को गति देंगे। यहां सेवापुरी में आना भी सौभाग्य से ही होता है। ये मां कालका देवी की ड्योढ़ी है। मैं यहां से मां कालका के चरणों में वंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि मां कालका धाम का हमारी सरकार ने सुंदरीकरण कर उसे और भव्य बना दिया है। मंदिर तक आना जाना भी आसान हो गया है। सेवापुरी का इतिहास क्रांति का इतिहास रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में यहां के अनेकों लोगों ने भागीदारी की थी। यही वो सेवापुरी है जहां महात्मा गांधी की कल्पना साकार हुई। यहां घर घर महिला पुरुष के हाथों में चरखा हुआ करता था। और सहयोग देखिए, अब चांदपुर से भदोई रोड जैसे प्रोजेक्ट से काशी के बुनकरों के साथ भदोही के बुनकर भी जुड़ रहे हैं। इसका लाभ बनारसी सिल्क के बुनकरों को भी होगा और भदोही के कारीगरों को भी होगा। साथियों, काशी बौद्धिक जनों की नगरी है। आज जब हम आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए।
हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो कुछ भी नया सामान आएगा, मैं नए सामान की बात कर रहा हूं, हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी। और मैं आज मेरे व्यापार जगत के भाई बहनों से विशेष आग्रह करना चाहता, मैं मेरे दुकानदार भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, जब दुनिया इस प्रकार से अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब हम भी, चाहे व्यापार हो, छोटी दुकान हो, कारोबार करते हो, अब हम हमारे यहां से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। साथियों, ये स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा होगा। आने वाले महीने त्योहारों के महीने हैं, दिवाली आएगी, बाद में शादियों के समय आएगा। हर पल अब स्वदेशी ही खरीदेंगे। मैंने जब देशवासियों को कहा था मेड इन इंडिया, अब विदेशों में जाकर के शादियां कर करके देश का धन मत लुटाओ। और मुझे खुशी है, कई नौजवान मुझे चिट्ठी लिखते थे कि हमारा परिवार तो विदेश में शादी करना तय किया था, लेकिन आपकी बात सुन करके अब हमने वहां का सारा कैंसिल कर दिया, थोड़ा खर्चा भी हो गया, लेकिन अब हम भारत में ही शादी करेंगे। हमारे यहां भी बहुत अच्छे स्थान है जहां शादी ब्याह हो सकता है। हर बात में स्वदेशी का भाव आने वाले दिनों में हमारा भविष्य तय करने वाला है दोस्तों। और ये महात्मा गांधी को भी बड़ी श्रद्धांजलि होगी। साथियों, सबके प्रयास से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। एक बार फिर आपको आज के विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भविष्य में वोकल फॉर लोकल, खरीदेंगे तो स्वदेशी खरीदेंगे, घर सजाएंगे तो स्वदेशी से सजाएंगे, जिंदगी बढ़ाएंगे तो स्वदेशी से बढ़ाएंगे। इस मंत्र को लेकर के चल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए।
देश प्रेम की अग्नि जल रही है जन जन के सीने में। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से बदला वातावरण जम्मू कश्मीर का, बदला है नॉर्थ ईस्ट। नभ में लहराया तिरंगा, नस नस में बहती शौर्य गंगा। सैन्य बल से है शत्रु भ्रांत, देश का मान INS विक्रांत। रक्षा बजट वृद्धि से देश हुआ शक्तिशाली, आतंक चकनाचूर, भारत के पराक्रम के साक्षी उरी, बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर। भारत की बेटियां बन रही हैं देश का बल। अग्रणीय तकनीकी नवीनीकरण से सुरक्षित देश का आज तथा कल। मना रहा है भारत विकास का अमृत काल। राष्ट्र का सुरक्षा तंत्र हो रहा विशाल। विकसित भारत का अमृत काल। In the last 10 years, India has made remarkable progress, rising as the world's 5th largest economy, transforming villages through Digital India, empowering young girls through Beti Bachao, Beti Padhao, leading globally in स्वतंत्रता आंदोलन की नायिका मातंगिनी हाजरा, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि देश के लिए मर मिटने की कोई उम्र नहीं होती। वर्ष 1932 में अपनी झोपड़ी के बाहर से निकलने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन के जुलूस का शंखनाद से स्वागत करने वाली मातंगिनी 62 वर्ष की उम्र में आजादी के आंदोलन से जुड़ी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में इसकी कमान मातंगिनी हाजरा ने संभाली। मातंगिनी ने तामलुक में एक बड़ी रैली निकालने का निश्चय किया और 29 सितंबर को 6000 लोगों के जुलूस के साथ मातंगिनी हाजरा तामलुक थाने की ओर चल पड़ी। ब्रिटिश प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी, लेकिन मातंगिनी हाथ में तिरंगा लिए वंदे मातरम के उद्घोष के साथ बढ़ने लगी। अचानक एक गोली मातंगिनी के दाएं हाथ पर आ लगी। घायल मातंगिनी दूसरे हाथ में तिरंगा लिए फिर आगे बढ़ने लगी। गोलियां चलनी बंद नहीं हुई और लगातार तीसरी गोली 72 वर्ष की मातंगिनी हाजरा के माथे पर जा लगी। आखिरी सांस तक हाथ में तिरंगा और जुबान पर वंदे मातरम। यही थी मातंगिनी हाजरा। अद्भुत साहस, उत्साह और आजादी पाने के ललक से युवाओं को भी पीछे छोड़ने वाली मातंगिनी हाजरा पूरे देश के लिए एक मिसाल है। महात्मा गांधी एक प्रखर लेखक और संपादक भी थे। उनके विचार जन जन तक पहुंचाने में पत्र पत्रिकाएं, डायरी एवं पुस्तकें एक सशक्त माध्यम बनी। संसदीय पुस्तकालय में उनके लेखन को समर्पित एक संपूर्ण अनुभाग की स्थापना 9 अगस्त 1978 को की गई, जिसे नाम दिया गया गांधीयाना। इस अनुभाग में अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की 5000 से ज्यादा पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ महात्मा गांधी के संपूर्ण लेखन कार्यों का संग्रह अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में उपलब्ध है। गांधी जी के अंत समय तक उनके साथ रहने वाली मनुबेन की पुस्तक बापू माय मदर, लुई फिशर की पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इस संग्रह का हिस्सा है। यह अनुभाग महात्मा गांधी के कार्यों, उनकी जिंदगी
उनके लेखन के बारे में गहराई से अध्ययन करने वाले सांसदों, शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आपका स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम संस्कृति यात्रा में, जहां हम भारत की समृद्ध, विविध और जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू होते हैं। आज की हमारी यात्रा है बनारस की, जिसे काशी और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। बनारस को प्राचीन काल से ही न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में आध्यात्मिकता, परंपरा और संस्कृति के केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही बनारस एक समय पर पहलवानों के अखाड़ों और संगीत नृत्य के घरानों का गढ़ भी रहा है। कला के अतिरिक्त शिक्षा, साहित्य और दर्शन के लिए भी बनारस को जाना जाता है। हथकरघा, धातु और काष्ठ जैसे अन्य हस्तशिल्प भी यहाँ की बड़ी पहचान है। बनारसी हस्तशिल्प का प्रतीक बनारसी साड़ी भारत ही नहीं, समूचे विश्व में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है। सर्वगुण संपन्न बनारस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक सभ्यता है। यहाँ की मिट्टी में रची बसी है सदियों पुरानी परंपराएं, जिनमें भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। संस्कृति यात्रा के पहले पड़ाव विशेष में बनारस की गलियों में चलते हैं और देखते हैं फिल्म मेड इन बनारस के कुछ अंश। कृपा काशी के विश्वनाथ की हरदम जहां है रहती, शिव के जटा से निकली धारा गंगा जहां है बहती। जल, मिट्टी और हवा से जिसके पनपे है जीवन रस, मन, शरीर और आत्मा की ये कविता है बनारस। बनारस की मिट्टी में ऐसी कई जड़ें हैं जिन्होंने अपने अंदर से हजारों संस्कृतियों, परंपराओं और कलाओं के वटवृक्षों को जन्म दिया है। ये कहानी उन्हीं वटवृक्षों से बनी इस शिव की नगरी की है। बनारस के अखाड़ों में मिट्टी को केवल अपनी माता नहीं माना जाता, बल्कि इसके अंश को शान से अपने तन पे सजाया भी जाता है। यहाँ के लोगों के लिए कुश्ती सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म है। इन अखाड़ों ने सैकड़ों साल पुरानी कसरत की परंपरा को बड़ी धारणा और विश्वास से संभाल के रखा है। जो मिट्टी मल्लयुद्ध में रक्षा कवच की तरह शरीर पर मली जाती है, उसी मिट्टी का प्रयोग कर शिल्पकार विभिन्न प्रकार के खिलौने व कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अष्ट धातु मूर्तियों की मॉडलिंग, ढलाई, उसकी फाइल वर्क, रेती का काम, उस पे उसकी नक्काशी और पॉलिश, ये काम बहुत ही बनारस का प्राचीन काम। कला और कारीगरी में वाराणसी का उल्लेख तो पौराणिक काल से होता आया है और बनारस ने इसे आज भी बड़ी आस्था से संभाल कर रखा है। इसी तरह लकड़ी को बड़ी नजाकत से आकार देकर उसमें रंग भरे जाते हैं और उसे अच्छी तरह सुखाकर उसके खिलौने बनाए जाते हैं। अष्टधातु, लकड़ी, लाख, मिट्टी, मेटल पर नक्काशी आदि से बनते विभिन्न कलाविष्कार बनारस की विविधता में रंग भरते हैं। यहाँ का बुनकर समुदाय आदिकाल से अपनी कला से विश्व भर में अपना एक स्थान बना चुका है। कभी रेशम के धागों से तो कभी कॉटन के सूतों से। जब सोने चांदी से बनी जरी की धार यहाँ के हथकरघों पर मिलती है
उस अद्भुत मिलन से बनने वाले पुरातन काल से मशहूर काशी वस्त्र जैसे जामदानी, शिकारगह और जंगला जैसे जटिल बुनाई को बुनने की सफाई बनारस का बुनकर ही दिखा पाता है। इसी बनारसी बुनाई से प्रभावित होकर प्रसिद्ध डिजाइनर राहुल मिश्रा बनारसी साड़ी की ओर आकर्षित हुए और इस अनोखी साड़ी को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान दिया। शहर की इमारतों से लेकर शिल्पों तक बनारस की मिट्टी और कारीगरी का एक संगम देखा जा सकता है। यहाँ की गलियों में मिलने वाला बनारसी खाना और बनारसी पान कई खान पान के शौकीनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की मिट्टी न केवल कलाओं में झलकती है बल्कि इसकी खुशबू बनारस घराने के संगीत व नृत्य में भी साफ प्रतिबिंबित होती है। कबीर चौराहा दुनिया में शायद एक ही ऐसी जगह है जहां संगीत के बड़े बड़े दिग्गज एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बनारस के इस संगीत मोहल्ले से आज भी तबला, सारंगी और आलाप के सुर सुनाई देते हैं। झूला झूला गिरे से झूला बनवारी रे सावरिया। चाहे पंडित राम सहाय जी का तबला हो या बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई, सितारा देवी जी का कथक हो या पंडित राजन साजन मिश्रा जी का ख्याली गीत या गिरिजा देवी जी का चौमुखी गायन, बनारस घराने के रत्नों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत का परचम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराया है। बहना पावन रहना पावन, पावन गंगा का पात्र है, इसी के जल से उजलित होते लाखों जीवित मात्र हैं। ये वही जगह है और वही घाट है, वही मंदिर है। तमाम दुनिया घूमता हूँ, मजा लेता हूँ, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन जब हम अपने बनारस को ख्याल करता तो यही जगह हमारे सामने रहती है, हमारी निगाह में, और यही ख्वाहिश के लाती है हमें, और हमको सच पूछी तो आनंद भी मिलता है। भाई ये जगह ऐसी है। देखिए दोनों बात है, गंगा जी सामने, यहाँ नहाइए, मस्जिद है, नमाज पढ़िए, यहाँ पे दौड़ के चले आए, नमाज पढ़ा, और फिर उसके बाद बालाजी मंदिर चले गए, वहाँ जाकर रियाज किया। बिल्कुल फकीर तरीके का हिसाब किताब हम लोग का रहता था। बनारस घराने की नई पीढ़ी भी अपने गुरु से मिली इस सीख को जिम्मेदारी के साथ आगे ले जा रही है। संगीत और कला में तर हुए इस शहर की सुबह और शाम दोनों ही अपने साथ एक अलग अनुभूति लाती है। शंकर भंडारी भोले शंकर भंडारी भोले शंकर भंडारी भोले शंकर। संगीत यहाँ सिर्फ एक कला नहीं बल्कि गंभीर आत्मशोध की एक साधना है। कबीर चौराहे से बहती ये शास्त्रीय संगीत की धुन हजारों सालों से आध्यात्मिक केंद्र रहे 80 घाट के मंत्रों की गूंज में समा जाती है। गंगा के तट पर बहुत से घाट प्रसिद्ध हैं, परंतु कुछ हैं जिनका विशेष महत्व न केवल पौराणिक नजरिए से बल्कि ऐतिहासिक व आध्यात्मिक लहजे से भी है। सैकड़ों साल पुराना तुलसी घाट बनारस के धार्मिक रूप का एक प्रतीक है। भक्त कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस के रूप में रामायण की सहज आवृत्ति को घर घर पहुंचाया है। कहते हैं कि उनकी राम कथा सुनने स्वयं हनुमान जी एक कुष्ठ रोगी के रूप में आते थे। बाद में उन्होंने तुलसीदास जी को दर्शन भी दिया।
उसी जगह आज संकट मोचन मंदिर है। गंगा की इस पवित्र धरती पर ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने बड़ी सरलता से साहित्य का सहारा लेकर लोगों को जीवन दर्शन देने का प्रयास किया, जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है। जहां ज्ञान व अध्ययन का इतना महत्व है, ऐसी भूमि में एक महान विद्यापीठ का जन्म लेना स्वाभाविक था। समाज को ज्ञान के लिए एकत्रित करने का शायद यह सबसे सफल और सटीक प्रयास पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया, और वो भी उस दौर में जब देश पारतंत्र की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी शिक्षा के लिए एक ऐसी जगह की नींव डालना चाहते थे जो विज्ञान, साहित्य, कला, धर्म और प्राचीन दर्शन का समागम हो। लगभग 1360 एकड़ में फैला हुआ इस विश्वविद्यालय का अभिन्यास एक उगते सूरज जैसा है, जिसमें 15,000 से अधिक छात्र आवास करते हैं। यह विश्वविद्यालय संभवतः विश्व का एकमात्र ऐसा केंद्र है जहां नर्सरी से लेकर पोस्ट डॉक्टोरल तक की शिक्षा दी जाती है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय होने का गौरव भी BHU को अनोखा बनाता है। बनारस की मिट्टी में कुछ तो बात है कि उसमें जन्मे इतने व्यक्तियों ने निरंतर समाज को जोड़ने व आगे बढ़ाने का काम निस्वार्थ भाव से किया। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। अपने इस दोहे को जीते जी एक प्रतिज्ञा की तरह संभाले कबीर का जन्म बनारस की इसी मिट्टी में हुआ। मिलेंगे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया। कबीर एक मुस्लिम बुनकर परिवार से होकर अपने गुरु के मार्ग का अनुसरण करते हुए उन्होंने हिंदू भक्ति मार्ग का अवलंब किया। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। बनारस की सांस्कृतिक सुंदरता इन अलग अलग कारणों से देखते ही बनती है। चाहे यहाँ के महान व्यक्ति हो या सांस्कृतिक विविधता, सबको आकार इसी मिट्टी ने दिया। सामाजिक, साहित्यिक, कलात्मक और ऐसे ही कई अद्भुत अजूबों को जन्म देने वाली बनारस की ये मिट्टी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि अपने आप में एक युग का निर्माण कर चुकी है। शिव के धाम समीप है बहता, गंगा का ये सुधा रस, इसी स्पर्श से पावन मिट्टी जिसमें बसा बनारस। अभी आप देख रहे थे मेड इन बनारस। वाकई बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, एक अनुभव है। भारत की आध्यात्मिक राजधानी, जहां से हमारी संस्कृति की विभिन्न धाराएं अविरल बहती हैं। आध्यात्म, दर्शन, संगीत, कला, शिल्प और साहित्य जैसी अनमोल विधाओं के रूप में भारत की इन अविरल सांस्कृतिक धाराओं में से एक है रामलीला मंचन, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी न सिर्फ अपना अस्तित्व बनाए रखा, बल्कि समय के अनुरूप खुद को ढाला भी है। मंचन की नई तकनीकों और सामग्रियों के बावजूद भी अपने मूल स्वरूप को कभी खोने नहीं दिया। अपने अगले पड़ाव राम एक लीला अनेक में आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, जहां जिला मुख्यालय पौड़ी शहर में कई दशकों से निर्बाध रूप से रामलीला मंचन किया जाता है। पौड़ी शहर का कर्मचारी वर्ग, व्यापारी वर्ग और आसपास के गांव वालों का समूह रामलीला मंचन करता है। दर्शकों की आस्था के चलते ये सिर्फ एक मंचन नहीं है, बल्कि लोक भावना, संगीत और संस्कृति का ऐसा संगम है जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। तो आइए देखते हैं पौड़ी गढ़वाल की रामलीला। सुंदर
सुरधाम सदृश सुंदर, सुरधाम सदृश शोभा अधिकाई, सुंदर सुरधाम सदृश। मेरी प्यारी सखी मन देख मेरा मिल गया है, मेरी प्यारी सखी मन देख मेरा मिल गया, चांदनी को देख कर मन चांदना सा खिल गया। जगत नंदनी सीता जी की हे सीते, आज तो मैं तुझे इस स्वयंवर से नहीं जीत पाया, लेकिन एक दिन अपने छल से, बल से, अपने कपट से तुझे लंकापुरी अवश्य ले जाऊंगा, अवश्य। हाँ। हुकुम में पाऊं अभी तोड़े धनुष दिखलाऊं, तब नाथ हुकुम में पाऊं अभी तोड़े धनुष दिखलाऊं। आयसु दीजे कृपा निधाना, स्वामी कृपा निधाना, तोड़ू मैं शंकर चापे पुराना। आयसु दीजे कृपा निधाना, स्वामी कृपा निधाना, तोड़ू मैं शंकर चापे पुराना। आयसु दीजे सब देखे कौतुक नर और नारी, सब देखे कौतुक नर और नारी, तोड़ू धनुष में लाऊं ना बारी, सब देखे कौतुक नर और नारी, तोड़ू धनुष में लाऊं ना बारी। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो जगत जननी सीता माता की। राममय माहौल से आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव माटी सुगंध की ओर। भारत की ग्रामीण धरोहर के संरक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय एक विस्तृत परियोजना चला रहा है, जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी प्रयास की एक झलक देखने के लिए आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले में स्थित कुफरी गांव की ओर। कृषि, पशुपालन और पर्यटन संबंधी सेवाएं यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय हैं।
कुफरी गांव में भीमा काली मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और बर्फ से ढके अद्भुत नजारों के लिए पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। तो आइए चलते हैं कुफरी गांव की ओर। कुफरी गांव हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। इस गांव का नाम कुफ्र शब्द पर रखा गया है। गांव में लगभग 36 घर हैं और यहाँ की कुल जनसंख्या 189 है। कुफरी गांव की साक्षरता दर 78.84% है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं पहाड़ी और हिंदी है। कुफरी गांव में मौजूद सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। गांव में लगभग 50% घर पक्के बने हुए हैं। बिजली, स्वच्छ जल, रसोई गैस और शौचालय की सुविधा गांव के प्रत्येक घर में उपलब्ध है। गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी मौजूद है, जिसमें एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुफरी गांव के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि, पशुपालन, दुकानदारी और पर्यटन से संबंधित व्यवसाय है। कुफरी गांव में प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, जिनमें नजदीकी गांवों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कुफरी गांव के निवासी सैकड़ों साल पुरानी पहाड़ी रस्मों और परंपराओं का पालन आज भी समर्पण के साथ करते हैं। यहाँ के निवासियों की जीवन शैली में तिब्बती संस्कृति की कुछ छाप देखने को मिलती है। कुफरी गांव के पारंपरिक संगीत और नृत्य धर्म से प्रेरित हैं। कुफरी गांव में नाट्य नृत्य प्रसिद्ध है, जो हिमाचली संस्कृति और कला की एक अभिन्न पहचान है। कुफरी गांव के पास स्थित हिमालयन नेशनल पार्क को कुफरी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। कुफरी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महासू पीक एक खूबसूरत पहाड़ी चोटी है। कुफरी गांव में स्थित भीमा काली का मंदिर स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। कुफरी गांव पर्यटकों के बीच बर्फबारी के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में ये गांव बर्फ की चादर से ढक जाता है। हिमालय की अतुल्य खूबसूरती की झांकी प्रदर्शित करता हुआ ये गांव पर्यटन के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना रहा है। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते देखिए हाल ही में हुए सांस्कृतिक आयोजनों की झलकियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के जनपद संपदा प्रभाग के स्थापना दिवस पर कला, परंपरा और रंगों का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर फुलकारी पंजाब की रंग प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें पंजाब की समृद्ध कढ़ाई कला ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के विशेष व्याख्यान सत्र में प्रमुख वक्ता प्रोफेसर सुभद्रा मित्र चिन्ना ने हरियाली तीज के सांस्कृतिक पक्षों को विस्तार से बताया। उन्होंने त्योहार को नारी शक्ति और प्रकृति से जुड़ा एक अनूठा उत्सव बताया। So I really congratulate IGNCA for doing this, for celebrating and also bringing out the importance of these rituals in our lives and reaffirming the connection between humans and nature. इस अवसर पर केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने हरियाली तीज को पारिवारिक एकता दिवस के रूप में मनाने का सुझाव देते हुए कहा कि ऐसे पर्व ही युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़कर रखते हैं। तो ये जो हरियाली का पर्व है,
ये इसका जो महत्व है, जो हमारे पौराणिक आख्यानों में है या जो प्रकृति में है, ये जो परंपरा में है, वो तो है ही, पर हमारे आज के जीवन में उसका क्या महत्व है। तो हम प्रकृति से कोसों दूर हैं, तो कम से कम इस तरह के पर्व में, त्यौहार में हम कैसे फिर से अपने साथ उस प्रकृति को ला सकते हैं, उस प्रकृति को आनंद को ला सकते हैं, कैसे और ज़्यादा प्रकृति के निकट जा सकते हैं, इसको देखने समझने की ज़रूरत है। इस हरियाली तीज का ये जो पर्व है, क्या हम इसे हमारे पारिवारिक एकता दिवस के रूप में, परिवार के सुदृढ़ता के दिवस के रूप में सोच सकते हैं, मना सकते हैं, तो ये एक नई दृष्टि हमको देता है। शाम होते होते रंगों और तालों की बहार छा गई, जब पंजाब और हरियाणा की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मंच पर समा बांधा। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डेलिना खोंगडुप और विशेष अतिथि के तौर पर शिक्षाविद और कहानीकार मालविका जोशी मौजूद रहीं। जनपद संपदा प्रभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के अनिल कुमार सहित कई गणमान्य जनों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। The Hariyali Teej festival, celebrated predominantly in our country, marks the onset of monsoon season, and it is a vibrant occasion that holds significant cultural and religious importance, particularly among the women group. देश की आजादी के लिए घने जंगलों और बीहड़ों में आंदोलन चलाने वाले लोगों में अग्रणी रहे भगवान बिरसा मुंडा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया, जिसे ऊल गुलान कहा जाता है। वनवासियों के बीच अंग्रेजों के विरोध में सशस्त्र क्रांति की अलख जगाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने बहुत बड़ा अभियान छेड़ा था। अंग्रेजी षड्यंत्रों को भली भांति समझने वाले भगवान बिरसा मुंडा ने धार्मिक स्तर पर और राजनैतिक स्तर पर काम शुरू किया था। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के सिंहभूम जिले के उलीहातू में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बचपन तो सगे संबंधियों के यहाँ बकरियां चराने में बीता। बाद में कुछ दिनों के लिए चाईबासा के जर्मन स्कूल में पढ़ने गए, तो वहाँ वनवासी आदिवासी संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता था। भगवान बिरसा ने विरोध किया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने इन्हें स्कूल से निकाल दिया। इसके बाद स्वामी आनंद पांडे से संपर्क होने पर भगवान बिरसा को अपने देश की संस्कृति, धर्म और महाभारत के पात्रों का परिचय हुआ। ये कहा जाता है कि 1895 में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी जिनके कारण लोग भगवान बिरसा को भगवान का अवतार मानने लगे। भगवान बिरसा ने पुराने अंधविश्वासों का खंडन किया, लोगों को हिंसा और मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और संघर्ष शुरू कर दिया। 1898 में डोंबरी पहाड़ियों पर विशाल सभा हुई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, लेकिन गांव वालों ने उन्हें छुड़ा लिया। 24 दिसंबर 1899 को आंदोलन शुरू हुआ। तीरों से पुलिस थानों पर आक्रमण करके उनमें आग लगा दी गई। सेना से भी सीधी मुठभेड़ हुई, किंतु तीर कमान गोलियों का सामना नहीं कर पाए। भगवान बिरसा मुंडा के साथी बड़ी संख्या में मारे गए। इसी बीच किसी देशद्रोही ने मुखबरी कर भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्हें विष दे दिया गया था। लोकगीतों और जातीय साहित्य में
भगवान बिरसा मुंडा आज भी जीवित हैं, अजर हैं और अमर भी। जिस जेल में भगवान बिरसा मुंडा ने वीरगति पाई थी, वहां केंद्र सरकार की योजना से उनकी याद में एक संग्रहालय और उद्यान बनाया गया है। साथ ही 25 फीट की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत की। और आज का एपिसोड हर उस व्यक्ति के लिए है जिन्हें सुबह उठते ही खांसी आती है, या हर मौसम बदलते ही दवाओं का सहारा लेना पड़ता है, या वो माँ बाप जो अपने बच्चों की लगातार खांसती हुई आवाज़ से परेशान है और हर बार यही सोचते हैं कि ये तो मौसम की बात है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ मौसम की बात है? क्या लगातार खांसी को हल्के में लेना हमारी एक बड़ी गलती बन सकता है? क्या आपको पता है कि भारत में लाखों लोग हर साल ब्रोंकाइटिस नाम की एक बीमारी से परेशान रहते हैं और ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते? क्या ये सिर्फ साधारण खांसी जुकाम से जुड़ी हुई बीमारी है, या इससे सांस की नली को स्थायी नुकसान भी हो सकता है? क्या प्रदूषण, स्मोकिंग, धूल, अगरबत्ती और यहाँ तक कि एसी में बैठना भी हमारे फेफड़ों का दुश्मन बन रहा है? और जब इलाज की बात आती है तो एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी कैसे बन सकते हैं हमारे लिए बड़ा सहारा? आज की चर्चा में हम सब कुछ जानेंगे। ब्रोंकाइटिस से जुड़े हर पहलू पर करेंगे चर्चा। इसके कारण, लक्षण, जांच, इलाज और सबसे जरूरी बचाव के उपायों पर करेंगे बात। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं 3 खास मेहमान जो हर सवाल का जवाब सरल भाषा में देंगे। हमारे साथ है डॉक्टर सौरभ मित्तल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, एम्स नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मित्तल, शुक्रिया हमारे साथ आयुष्मान भव में जुड़ने के लिए। हमारे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर रमाकांत यादव जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर रमाकांत यादव। साथ ही होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर हरचरणजीत कौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फॉर्मर प्रोफेसर और HOD हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेट होम्योपैथिक कॉलेज कानपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर कौर। तो शुरुआत करते हैं, पहले बेसिक समझते हैं। डॉक्टर मित्तल बताइए, ब्रोंकाइटिस क्या है? इसे आम खांसी जुकाम समझना सही है क्या? तो ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है। ब्रोंकाइटिस एक्चुअली एक जनरल टर्म है कि जो सांस की नलियाँ होती हैं उनमें जब सूजन आ जाती है तो उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे एस्थमा या दमा जिसको बोलते हैं, या COPD जिसको बोलते हैं, वो ब्रोंकाइटिस के कॉमन कारण होते हैं। तो ब्रोंकाइटिस एक लॉन्ग बीमारी है, मतलब क्रॉनिक बीमारी है। ऐसा नहीं है कि जैसे जनरली ब्रोंकाइटिस हम बोलते हैं तो जो बीमारी लंबे समय से चल रही है। कई दफ़े इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट ब्रोंकाइटिस या एक्यूट ब्रोंकाइटिस, इसको एकदम खांसी हुई 2-4 दिन में ठीक हो गई, वो भी हो जाता है। पर जनरली ब्रोंकाइटिस हम कहते हैं कि जो लंबे समय से चली आ रही प्रॉब्लम है। तो इसके लक्षण होते हैं लंबे समय तक खांसी रहना, बलगम आना, सांस में दिक्कत होना, कभी दफ़ा मुंह में बलगम में खून भी आ सकता है, सुबह उठते ही सबसे ज़्यादा खांसी होना या सांस में आवाज़ें आना जिसको वीजिंग बोलते हैं, या सांस में सीटी जैसी आवाज़ आना, वो इसके कॉमन लक्षण होते हैं। कई दफ़ा ये बीमारी फैमिलीज़ में भी रन करती है कि भाई किसी के फैमिली में किसी को था, उसके बच्चों को या उसके सिबलिंग्स को भी हो जाती है। बाकी जो COPD ब्रोंकाइटिस होता है उसके कारण होते हैं जनरली स्मोकिंग एक बहुत कॉमन कारण होता है, या ऑक्यूपेशनल, जो कि काम पे, जैसे कोई ऐसा काम है जिसमें धुआं है बहुत ज़्यादा, जैसे प्रदूषण में काम कर रहे हैं, प्रदूषण वाली जगह पर रहते हैं, मंदिर के पुजारी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हवन का या धुएँ का एक्सपोजर होता है, या जैसे जो सिलिका का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, उन लोगों में भी ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो जाती है, जो कि उनके सांस में प्रदूषण के कण जाते हैं अंदर, जिसकी वजह से उनकी सांस की नलियों में सूजन आने लगती है। ठीक है डॉक्टर रमाकांत यादव, आयुर्वेद कैसे डिफाइन करता है ब्रोंकाइटिस को? जी, जैसा कि अभी डॉक्टर मित्तल जी ने बताया, वैसे ही कुछ आयुर्वेद का भी कॉन्सेप्ट है। और ये जो एक
ब्रॉड ग्रुप है हमारे यहाँ। एक श्वासकाश करके एक चैप्टर होता है जिसमें कि सांस से संबंधित बीमारियाँ और खांसी से संबंधित बीमारियाँ वो सभी उसके अंतर्गत आती हैं। और जैसा कि कारण की बात अगर इसकी देखी जाए तो कारण में वही कारण लिखे हुए हैं, जैसे धुआं है, धूल है, ठंडा मौसम है, ठंडा पानी है या ठंडी हवा है, इसके बारे में लिखा हुआ है। दूसरे अगर कोई आप खान पान में जैसे कोई ऐसा खान पान लेते हैं, जैसे उसमें स्पेशली जो आयुर्वेद में दिया हुआ है जैसे दही है या और ठंडी जो पदार्थ होते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो उसकी वजह से ब्रोंकाइटिस इसमें के लक्षण मिलते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जैसे हमारे यहाँ एक पंचकर्म चिकित्सा होती है, पंचकर्म चिकित्सा के बाद अगर कोई आदमी ठीक से अपना पालन नहीं करता है, जो आहार विहार या करें से डाइट या लाइफस्टाइल पालन नहीं करता है, तो उसको भी इस तरीके की समस्या होने की संभावना रहती है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो जैसे एलर्जी जो मॉडर्न मेडिसिन कहता है, लगभग उसी तरह से हमारे यहाँ भी जो है जैसे एक सूक्ष्म जीव या जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी वजह से जो शरीर में एक लक्षण पैदा होते हैं, उनको आयुर्वेद में भी उसी तरह से लिया गया है। तो अगर आप मूल रूप से जानें तो लगभग एक जैसे ही कारण और उसके लक्षण दोनों में दिए हुए हैं। ठीक है डॉक्टर कौर, जैसे हमने बेसिक्स तो समझे हैं, लेकिन यही सवाल सबके मन में होता है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि आम खांसी जुकाम से, आम खांसी से ये कैसे अलग है, एस्थमा से कैसे अलग है, या फिर एलर्जी, कई लोग कहते हैं मैं एलर्जी है, तो क्या ये सभी चीज़ें अलग हैं, इन्हें कैसे देखा जाए? ब्रोंकाइटिस को हम कह सकते हैं कि जैसे इन्फ्लेमेशन हुआ है या इन्फेक्शन हुआ है, आपके ब्रोंकस में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आ रहा है और उसकी वजह से आपका एक्सपेक्टोरेशन बढ़ रही है या डिस्चार्जेस बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो सिम्टम्स हैं जो अभी सर ने जैसे बताया कि ऑलमोस्ट वही सिम्टम्स है जिसमें आपको डिस्निया हो सकता है, खांसी होगी, इसके साथ आपको ठंडे गर्म से, जैसे होम्योपैथी में हम लोग कहते हैं कि जब हम सिम्टम्स इकट्ठे करते हैं तो आपको किस तरह की किन किन सिचुएशंस में आपको इसकी एग्रावेशंस हो रही है, ठंडे में ज़्यादा हो रहा है, गर्म में ज़्यादा हो रहा है, ठंडा पीने से बढ़ रहा है, या मौसम की वजह से है, या फिर आपके फैमिली हिस्ट्री में अगर ये है, तो इस तरह से हम लोग उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जो ब्रोंकाइटिस है, हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जैसे एक्यूट है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। एक्यूट में जो कि ज़्यादा लंबे समय तक इसका डिजीज़ नहीं चलती, 10 दिन हम मानकर चलते हैं। क्रॉनिक में है जो कि आपके कम से कम 30 डेज मीन्स 2 महीने आपको इस बीमारी से अगर आपको हो रखा है, खांसी है आपको, या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ है, और अगर आप 2 साल तक आपको ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ब्रोंकाइटिस है। तो ये अस्थमा से इस तरह, अस्थमा इज़ बेसिकली इट इज़ एन एलर्जिक, जिसमें एलर्जी है जिसमें कि आपका स्पाज्म हो जाता है और आपका ट्रैक्ट जो है रेस्पिरेटरी आप खुलकर नहीं ले सकते। तो आफ्टर ये ब्रोंकाइटिस भी, अस्थमा में भी ये आ सकता है, टॉन्सिल्स की वजह से भी हो सकता है, आपके साइनस में अगर साइनसाइटिस है तो उससे भी आपका ये आपको मिल सकती है, ये डिजीज़ हो जाती है। और इसके सिवाय जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर स्टिमुलेंट्स हो गए, या फिर पॉलन ग्रेन्स की वजह से, जैसे कि जिस मौसम में ज़्यादा फूल हैं या पॉलन ग्रेन्स हम घर पे रखते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स हैं, इन सब की वजह से ये जो आपका ब्रोंकाइटिस की जो डिजीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि कुछ आपने ट्रिगर्स बताए हैं डॉक्टर मित्तल, मैं चाहूँगी थोड़ा सा और बताएं। जो धूल, धुआं, प्रदूषण है, कितना बड़ा रोल है और ज़्यादातर केसेस में क्या देखा जाता है, किस तरह की एलर्जी होती है? तो एक तो क्या होता है, एक तो बीमारी होने के कारण होता है, जो कारण होता है वो या तो फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स होता है, या स्मोकिंग होता है, या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है। दूसरा क्या होता है, ट्रिगर की अटैक पड़ना, मतलब किसी को ब्रोंकाइटिस या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एस्थमा है, वो ठीक चल रहे हैं पर अचानक उनको अटैक आता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ट्रिगर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे कॉमन ट्रिगर होता है वायरल इन्फेक्शन, थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन हुआ, फ्लू हुआ, उसकी वजह से ट्रिगर हो जाता है। एक्यूट पोलन एक्सपोजर, जैसे मौसम बदला, बहुत सारे परागकण हवा में आए, उसकी वजह से हो जाता है। बहुत ठंडी हवा का एक्सपोजर हुआ, कोई पहाड़ पे गया तो उसको एक्सपोजर हो जाता है। पेट्स की वजह से होता है, जैसे जो लोग घर में बिल्ली या कुत्ता रखते हैं तो उनको अगर पेट से एलर्जी है तो उसकी वजह से भी बहुत बार
अटैक पड़ जाता है। ऐसे ही जिसको कहते हैं, आप बात कर रहे थे कि एसी के बारे में, तो एसी की अगर सर्विसिंग नहीं करा रहे हैं और एसी में डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, माइट्स हैं, तो उसकी वजह से भी अटैक पड़ जाता है। बहुत लोग घर में जैसे कंबल यूज़ करते हैं और कंबल की सफाई नहीं कराई है, कंबल की क्लीनिंग नहीं कराई, या जो गद्दे होते हैं उसकी क्लीनिंग नहीं कराई, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे ट्रिगर होते हैं और बार बार उनको अटैक पड़ता रहता है या उनका अटैक ठीक ही नहीं हो पाता। ठीक है, यानी ये ट्रिगर हो सकते हैं। अब मैं ये समझना चाहूँगी डॉक्टर रमाकांत कि आप लोगों ने ये जो बातें बताई हैं, बहुत सारे 2 तरह के प्रकार में बताए गए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ट्रिगर हो सकता है। बहुत बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं आजकल लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। प्रदूषण तो अपना है ही, स्मोकिंग एक बहुत बड़ी मैं कहूँ कि समस्या भी बन रहा है। यंगस्टर्स हैं बहुत स्मोकिंग कर रहे हैं, ये किस तरह से खतरा बढ़ाता है ब्रोंकाइटिस का? ये बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक, ये एक प्रश्न भी बहुत अच्छा है, क्योंकि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा एक समाज में बढ़ता चला जा रहा है। और आप देखेंगे कि जब आप स्मोकिंग जब कोई भी व्यक्ति करता है तो वो निकोटीन के प्रभाव से जो हमारे जो श्वास की नलियाँ होती हैं उनमें एक हल्का सा इरिटेशन हमेशा बना रहता है। एक हल्का सा आप कह सकते हैं कि सूजन जैसी प्रक्रिया या इन्फ्लेमेशन जैसी प्रक्रिया हमेशा उसमें बनी रहती है। और जब आप बार बार उसको स्टिमुलेट करते हैं तो धीरे धीरे जो है वही एक प्रकार से आप कह सकते हैं शरीर का एक रिएक्शन उसी तरह से बनना शुरू हो जाता है। और जब आप उस पे जाते हैं, बार बार आप रिपीटेड स्मोकिंग करते हैं, तो ये समस्याएं जो है, जैसे मान लिए इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ बलगम का ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। और ये खांसी है, जब बलगम बनेगा तो एक शरीर की मतलब जैसे जो खांसी है वो एक सामान्य प्रक्रिया है, शरीर का एक बचाव का फिनोमेना भी है। वो जैसे बलगम शरीर में बनना शुरू होगा तो शरीर उसको निकालने की कोशिश करता है, तो उसमें वो खांसी है। और जब ये बार बार बलगम इसमें बनता रहेगा तो शरीर बार बार जो है वो खांसी करके उसको निकालने की कोशिश करता है। और जब यही समस्या और बढ़ जाती है या एक्यूट कंडीशन में, जैसे वह भी बताया कि जैसे ठंडा मौसम है या कोई धुएँ में चला जाता है, तो अगर कोई ऐसी अवस्था, एक सेकेंडरी कॉज भी मिल गया, कोई इन्फेक्शन मिल गया, तो फिर यही कंडीशन एक्यूट में कन्वर्ट हो जाती है और उस समय फिर जो है आपको विगरस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर कौर, जैसे अभी स्मोकिंग की हमने बात की, एक और चीज़ है बार बार जो कही जाती है, मौसम बदलता है, और मौसम बदलता है तब ये बहुत ट्रिगर करता है। तो ऐसा क्या होता है मौसम बदलने पर? मौसम बदलने से, जैसे आप ठंडा पानी पी लिया आपने, गर्मी से अगर आप एसी वाले कमरे में चले जाते हैं या फिर एसी के बाद अगर आप धूप में निकल आते हैं, तो इन सब चीज़ों, ये सारे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से आपका ब्रोंकाइटिस की शुरुआत हो जाती है। आपकी इम्यूनिटी अगर डाउन है तो आपको ये सारे इन्फेक्शंस बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं। तो ठंडा पानी अवॉइड, इसीलिए ठंडा पानी आपको एकदम से बर्फ़ वाला पानी ना पिएं, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें, आप ठंडा गर्म का ध्यान रखें और कोशिश करें कि जितना ही आप टेम्परेचर एकदम से गाड़ी में, अगर एसी की गाड़ी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले एसी बंद कर लीजिए तभी बाहर आए। तो ये सारे जो हैं ट्रिगर्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से बहुत जल्दी आपका जो आपकी लंग्स और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये सब इफ़ेक्ट करते हैं। और जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुई, तो एक्सपेक्टोरेशन भी साथ में हो जाएगा और ये इन्फेक्शन बढ़ता है एक्यूट केस से, एक्यूट से अगर आपने इसको सही टाइम पर इसका इलाज नहीं किया तो ये बढ़कर आ गया। अगर आपने इसको बहुत लाइटली ले लिया कि ये तो सिंपल सी खांसी है, इसका तो अपने आप ठीक हो जाएगी, तो ये आगे बढ़कर ये आगे जाके निमोनिया में भी चेंज हो सकती है आपके, और आगे जाके ये आपका COPD में भी कन्वर्ट हो जाता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से हमें अपने आप को जब भी हम बाहर निकलते हैं, ठंडा पानी पीते हैं या थोड़ा हम अगर आप ध्यान रखें तो हम ये सारे ट्रिगर्स से हम थोड़ा बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर मित्तल, आप लोग ने एक्यूट क्रॉनिक बताया और एक टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, COPD। क्योंकि आम इंसान, मैं बार बार वही कहूँगी, खांसी आ रही है ठीक हो जा रही है, आ रही है ठीक हो जा रही है, कैसे वो इम्पॉर्टेंट कौन से सिम्टम्स हैं जिनको शुरुआत से ही ध्यान रखना है और ये समझ में आ जाए कि ये अब एक्यूट है और ये हो सकता है अब इस लिमिट के बाद ये क्रॉनिक हो जाएगा और अब ये COPD हो जाएगा। और मेरे ख्याल से COPD का फिर इलाज भी नहीं है शायद। तो अगर जैसे बात करें ब्रोंकाइटिस, जैसे मैं आपसे बात करूँ, ब्रोंकाइटिस एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। जैसे आप कहें खाना, तो खाने में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे ब्रोंकाइटिस के भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। तो COPD उसमें से एक प्रकार है। ब्रोंकाइटिस जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है वो एक्यूट इन्फेक्शन या एक्यूट
एक्सपोजर की वजह से होता है और जनरली 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। अगर 7 से 10 दिन के बाद भी वो चल रहा है तो उसको हम कहते हैं सब एक्यूट, और अगर वो 3 महीने से भी आगे चला गया तो हम कहते हैं कि भाई क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जनरली स्मोकिंग या पॉल्यूशन या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से होता है, जिसको COPD भी कहते हैं। तो COPD के भी कई प्रकार होते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उसमें से एक प्रकार होता है। पर अगर आपकी बीमारी COPD स्टेज तक पहुंच गई है, इसका मतलब है कि काफ़ी लंबे समय से लंग्स पे डैमेज होता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ ही दिन की बात है। जनरली COPD स्मोकिंग की वजह से होती है, या फिर जैसे औरतें घर में धुएं वाले चूल्हे पे खाना बनाती है, हमारे देश में बहुत कॉमन है, आज भी गाँव में धुएं वाले चूल्हे पे खाना बनाती हैं औरतें, तो उसकी वजह से भी उनको COPD हो जाती है और लंबे समय तक खांसी रहती है। तो मरीज को किसी को भी अगर खांसी 3 महीने से ज़्यादा रह गई है तो इसका मतलब है कि उसके लक्षण COPD की तरफ हैं और उसको एक बार डॉक्टर को दिखा के टेस्ट करानी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस चीज़ की वजह से हो रहा है, भले ही वो धुआं है, धूल है, स्मोकिंग है या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, उसको अवॉइड करने का मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए ताकि वो बीमारी आगे ना बढ़े। ठीक है, आपने 3 महीने की बात कही है। डॉक्टर यादव, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें अपने ऑफिस में भी मिलते हैं और आसपास मिलते हैं, जिनको मौसम बदलने पे, खासकर जब अक्टूबर का और नवंबर का टाइम होता है, खांसी होती है, लेकिन वो 3 महीने नहीं चलती, लेकिन हर बार वो खांसी होती है और महीना भर, 1.5 महीना भर भी रह जाती है। तो क्या इसको भी दिखाना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, ये जो जैसे आपने अभी समय का नाम बताया कि अक्टूबर नवंबर का जो टाइम होता है, वो एक ऋतु संधि का टाइम है। अगर आप देखें, साल में 3 बार इस तरीके की ऋतुएं आती हैं जहाँ पर कि 2 तरह की ऋतुएं बीच में मिल रही होती हैं। तो जैसे अक्टूबर नवंबर का जो समय होता है, उसमें बरसात ख़त्म हो रही होती है और ठंड सर्दी का मौसम आ रहा होता है, तो बॉडी का जो है एक अडाप्टेशन का अपना एक तरीका होता है कि कुछ लोगों के शरीर जो है उस परिवर्तन को अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों के शरीर परिवर्तन को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जिन लोगों के शरीर में अडॉप्शन की कमी रहती है, वो उनको इस तरीके के लक्षण जो है, एलर्जी जैसे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा निराकरण भी आयुर्वेद में बताया हुआ है कि आप कोई भी ऋतु अगर आ रही है और कोई भी ऋतु जो जा रही है, आप उसका जो खान पान है, रहन सहन है, उसका धीरे धीरे छोड़ें और दूसरी वाली को धीरे धीरे अडॉप्ट करें। तो इससे क्या होगा कि शरीर को, जैसे अभी एक्सपोजर की भी बात हुई, तो सडन एक्सपोजर नहीं होंगे, कभी भी सडन एक्सपोजर नहीं होंगे, तो जो आपकी जो बॉडी का जो रिएक्ट करने का तरीका है वो एक सामान्य तरीके से रिएक्ट करती रहेगी और आपको जो मैक्सिमम समस्याएं हैं उनसे आपको बचाव होता रहेगा। तो ये एक सामान्य तरीका है जिससे कि आप बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर कौर, क्या जब हम बच्चों की बात करते हैं या बुजुर्गों की बात करते हैं, क्या एज में भी अलग अलग ट्रिगर्स और कारण होते हैं या सबके लिए एक ही जैसे कारण है और ट्रिगर्स हैं? ये जो ब्रोंकाइटिस है, ज़्यादातर तो आप 35 प्लस या फिर बुजुर्गों में आपको ये बीमारी ज़्यादा मिलेगी। अगर आप डेटा अगर चेक करेंगे तो अराउंड I think 4.8 million men जो कि above the age of 35, they are suffering from this bronchitis। बच्चों में भी है क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह की वजह से बच्चों में भी है, पर ये ज़्यादातर ओल्ड एज में ज़्यादा है। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आपको ओल्ड एज में ज़्यादा मिलेगी, जिसमें कि आपका डिस्चार्जेस जैसे एक्सपेक्टोरेशन है, म्यूकस है, फिर म्यूकोप्यूरुलेंट एक्सपेक्टोरेशन आ रही है, आपको सुबह उठते ही खांसी होती है, रॉनेस की फीलिंग आ रही है, आपको चेस्ट में खांसी आ रही है, तो ये आपको ओल्ड एज में ज़्यादा मिलेगी। और मेल में आपको ये ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स इन इंडिया स्पेशली। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर मित्तल, क्या जो एक तरह से हम कहें कि ब्रोंकाइटिस में जो बलगम का, म्यूकस का रंग है या मात्रा है, उनसे भी बहुत कुछ जानकारी मिलती है क्या? और जब एक्यूट से होते होते क्रॉनिक पे आते हैं तो मेन अंतर क्या हो जाता है? क्या समय बढ़ जाता है उस खांसी के रहने का या लगातार बनी रहती है? तो एक्यूट जो खांसी होती है वो हम जैसे बात करें कि 7 से 10 दिन में जनरली ठीक हो जाती है। क्रॉनिक जो होती है वो जनरली लगातार बनी रहती है। दूसरी बात, जैसे बलगम की बात करें तो जनरली इस बीमारी में बलगम सफ़ेद रंग का, या जिसको हम म्यूकॉइड बोलते हैं या ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, जनरली वैसा होता है। पर कई दफ़ा क्या होता है, जब इन्फेक्शन हुआ, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो बलगम का रंग बदल जाता है। कई दफ़ा बलगम पीला आता है या बलगम हरा आता है। अगर आपका बलगम जनरली सफ़ेद था और पीला हो गया अचानक या फिर हरा हो गया, इसका मतलब आपको इन्फेक्शन हो गया और आपको अपने डॉक्टर को दिखा करके दवाइयाँ लेनी चाहिए।
बलगम की मात्रा का बढ़ जाना, जैसे कई दफ़ा भाई किसी को दिन भर में 2 चम्मच बलगम आता है, अचानक से उस दिन नोटिस किया कि 4-5 दिन से बलगम की अमाउंट बढ़ गया है, तो वो भी एक्सासर्बेशन या अटैक का एक लक्षण होता है कि आपको सांस का अटैक या लंग्स का ब्रोंकाइटिस का अटैक पड़ रहा है, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो बलगम का अमाउंट, बलगम का कलर या बलगम में ब्लड आना, ये तीनों लक्षण बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को उसी समय दिखाना चाहिए कि क्या मेरे लंग्स में कोई प्रॉब्लम बढ़ गई है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है प्रिवेंशन की बात, डॉक्टर रमाकांत जी। और आयुर्वेद इस पर बहुत जोर देता है कि आप अपना, जैसे आपने कहा, ऋतुचर्या, दिनचर्या, खान पान में संयम रखें और सब कुछ संतुलित रखें, तो हो सकता है कि आप ब्रोंकाइटिस से भी बचे रहें। तो कौन सी ऐसी बातें हैं, मूल बातें आप बताएंगे जिनका सबको ध्यान रखना है, और खासकर जिन्हें खांसी की समस्या जल्दी हो जाती है? तो इसमें देखिए, इनको अगर आप देखें तो उसमें 3 मुख्य जो ब्रॉड ग्रुप हैं उसमें हम लोग रख सकते हैं। पहला, जब कभी हम लोग उसमें चिकित्सा के लिए जाते हैं तो निदान परिवर्जन, मतलब निदान मीन्स जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जैसे अभी बात हो रही थी कि धुआं है, धूल है, या जो ठंडा वातावरण है, वहाँ से अगर उस वजह से ट्रिगर हो रहा है तो वहाँ से रोगी को हटाना है सबसे, या उसकी जो एक परिस्थिति है उसको थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये एक निदान परिवर्जन की बात हो गई। दूसरा जो है फिर वो आहार संबंधी परिवर्तन करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कभी कोई व्यक्ति है वो बहुत सा जो है मिल्क प्रोडक्ट, जिसको कि कई बार आप देखते हैं, हालांकि कई बार मॉडर्न मेडिसिन में भी इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विचार भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप दूध कई चीज़ें प्रयोग करते हैं तो स्वभाव से ही बलगम ज़्यादा बनता है, ऐसा देखने में आता है। दूसरे, दही से बने हुए पदार्थ हैं, पनीर से बने पदार्थ हैं, या और भी कोई चीज़ें हैं जो कि शरीर में पचने में देर करती हैं। जो चीज़ें शरीर में पचने में देर करती हैं उनसे बलगम बढ़ने की संभावना बनी रहती है। तो एक जो दूसरा आहार हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई खान पान अपना जो है आप लाइट रखिए, जिससे कि आसानी से पच जाए खाना और आपको कोई तकलीफ़ ना हो। और तीसरा होता है विहार, जो मतलब लाइफ स्टाइल, जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करिए कि आप पहचानिए कि आपके क्या क्या कारण हैं जिनमें आपको ये एक्सपोज़र हो रहा है, आप उसको अपनी लाइफ स्टाइल से चेंज करने की कोशिश करिए। जैसे आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको तो कम करिए। इसी तरह से अगर आप जो है कोई धुएं का जो वातावरण है वहाँ आपका ज़्यादा एक्सपोज़र होता है तो आप मास्क लगा के जाइए या कुछ ऐसा वहाँ पे बर्ताव करिए। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है वो रहता है वो औषधि चिकित्सा। तो औषधि जो है वो आप निश्चित रूप से किसी भी चिकित्सक के पास जाइए, उसकी प्रॉपर जांच कराइए। जांच करने के बाद जो भी एक कारण निकल के आता है उसकी वो एक चिकित्सक अपने हिसाब से आपको दवा देगा और निश्चित रूप से उसमें आराम मिलेगा। एक्यूट कंडीशन है, आराम जल्दी मिल जाएगा। क्रॉनिक कंडीशन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें भी आराम मिलता है। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं जिनको भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो भविष्य में अपने आप को काफ़ी हद तक ब्रोंकाइटिस से बचा पाएंगे। ठीक है डॉक्टर कौर, जब होम्योपैथी की बात होती है, होम्योपैथी कैसे अलग अलग मामलों में ट्रीटमेंट अपनाता है और क्या प्रिवेंशन भी होम्योपैथी के जरिए संभव है? हाँ जी, प्रिवेंशन तो चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा है, सब में ही ज़रूरी है प्रिवेंशन रखना। और इलाज का है तो होम्योपैथी तो मैं कहूँगी एज इट इज़ अ ब्लेसिंग कि अगर आप होम्योपैथी लेते हैं। होम्योपैथी में हमारे जैसे अगर आपके पास अगर ब्रोंकाइटिस का केस आता है तो एक्यूट है अगर या फिर क्रॉनिक है तो उसके हिसाब से हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी हम सिम्टम्स और भी सिम्टम्स लेते हैं, एक्सपेक्टोरेशन कैसी है, उसका कलर क्या है, क्या उसमें कोई स्मेल तो नहीं आ रही है, या फिर फीवर तो नहीं साथ में हो रहा, खांसी कैसी हो रही है, आपको सुबह खांसी ज़्यादा हो रही है, रात को खांसी ज़्यादा हो रही है, या फिर आपका अगर आप गर्म कमरे से ठंडे में या ठंडे से गर्म कमरे में, क्या ये सारे ट्रिगर्स हैं आपके खांसी के, या कुछ ठंडा पानी पीने से आपको खांसी हो रही है। तो इन सब फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हुए हम टोटलिटी निकाल के हम पेशेंट को देते हैं ताकि उसका एक्यूट है तो जैसे अभी बात कर रहे थे कि एक्यूट तो वाकई इसका बहुत जल्दी आपका आराम मिलता है, क्रॉनिक पे थोड़ा टाइम लग सकता है। बेसिकली हम होम्योपैथी में हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं ताकि रोग प्रतिशोधक जो क्षमता है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको आपके जो ट्रिगर्स है उससे ट्रिगर्स को तो हटाना ही है आपको, पर साथ में अगर आपको जो एपिसोड्स है, जो कफ के एपिसोड्स है वो भी कम हो जाएंगे, आपका एक्सपेक्टोरेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा और धीरे धीरे आपके डिस्निया जो सांस लेने का जो मुश्किल हो रही है
वो भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है। और जब डायग्नोसिस की बात होती है डॉक्टर मित्तल, इसकी सही जांच कैसे होती है? क्या एक्सरे ही सिर्फ होता है उससे पता लग जाता है, या जांच कैसे की जाती है एलोपैथी में? तो ब्रोंकाइटिस की जांच के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जो कॉमन टेस्ट कराने पड़ते हैं वो होता है एक एक्सरे, छाती का एक्सरे, ताकि उससे में हमको पता चल जाता है कि भाई लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फिल्ट्रेट्स है, कोई और प्रॉब्लम है, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं हो रहा है, या और कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक्सरे होता है। एक होता है सांस का टेस्ट, जिसको बोलते हैं स्पायरोमीट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। बेसिकली वो आपकी लंग्स की कैपेसिटी कितना है वो टेस्ट करता है। तो ये जनरली 2 टेस्ट होते हैं। इसके अलावा बलगम का टेस्ट, भाई बलगम में कोई इन्फेक्शन या कीटाणु तो नहीं है, उसके लिए बलगम में कल्चर टेस्ट कराते हैं। कई दफ़ा एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एस्थमा जिसको बोलते हैं, तो एस्थमा के लिए हमको कई दफ़ा एलर्जी टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे IgE लेवल्स होते हैं, या ब्लड में इओसिनोफिल काउंट होता है, वो चेक करना पड़ता है। तो जनरली ये 4-5 टेस्ट है जिनकी वजह से ब्रोंकाइटिस है या नहीं है, किस लेवल तक प्रॉब्लम बढ़ चुकी है और उसके क्या कारण है, इससे हमें पता लग जाता है, ताकि हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर सकें। अच्छा, तो जब एक्यूट उस पे होता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, तब भी पता लग जाता है ऐसे आसानी से? हाँ, एक्यूट ब्रोंकाइटिस जनरली एक्सरे में और मरीज के लक्षणों से पता चल जाता है, उसमें हमको स्पायरोमीट्री वगैरह करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, ठीक है, तो वो जल्दी पकड़ में आ सकता है। जब आप इलाज की बात कर रहे थे और प्रिवेंशन की बात कर रहे थे डॉक्टर रमाकांत, पंचकर्म और कहीं ना कहीं षटकर्म में भी जो क्लिनजिंग टेक्निक्स हैं, क्या इनका भी अपने पूरे रेस्पिरेटरी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और ब्रोंकाइटिस से बचाव के लिए क्या ये असरदार होते हैं आयुर्वेद में? बिल्कुल, जो है एक पंचकर्म की एक जैसा कि नाम से आपको लगता है कि इसमें 5 तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे एक अगर आप देखें, वमन है, विरेचन है, एक वस्ती है, रक्त मोक्षण है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं मतलब शरीर को क्लीनिंग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो वमन का मतलब होता है से उल्टी कैरे मेडिकेटेड कुछ दे करके उसको वोमिटिंग के द्वारा उसको बाहर निकालना। तो आप कह सकते हैं अपर पार्ट की जो क्लीनिंग है वो वमन के थ्रू होती है, और एब्डोमेन और लोअर जो पार्ट की क्लीनिंग है वो विरेचन के थ्रू होती है। और ये सब जो कारगर हैं, जैसे अभी बात हो रही है, तो उसमें जो ब्रोंकाइटिस जैसी जो कंडीशन होती है, इसको आयुर्वेद में कफ से होने वाली बीमारियां बताया गया है। और कफ की बीमारियों की चिकित्सा जो बताई गई है कि उसमें आप पंचकर्म में एक बार, साल में एक बार अगर आप वमन करा लेते हैं, मतलब मेडिकेटेड आप कुछ मेडिकेशन के बाद एक वॉमिटिंग जो इंड्यूस कराते हैं डॉक्टर्स अपने देखरेख में, उसको वमन कहते हैं, अगर आप करा लेते हैं उसका बेनिफिट होता है। और सांस की जो समस्या होती है, स्पेशली जो तमक श्वास बताया गया है जिसको ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं, उसमें भी जो है आयुर्वेद में विरेचन का एक प्राविधान भी किया हुआ है कि आप उसको थोड़ा सा पेट साफ करने की अगर आप दवाएं देंगे तो बहुत सा उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। मतलब डिटॉक्स जो है उसका बहुत बड़ा रोल इसमें आपको है। और एक बार आप डिटॉक्स करते हैं तो बहुत सा जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं, और ये देखने में आया है कि जैसे वमन जब आप कराते हैं तो जो वोमिटेड मटेरियल होता है उसमें हिस्टामिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा निकल के आती है। तो इससे ये पता चलता है कि शरीर में जो एलर्जी पैदा करने वाले तत्व हैं वो काफ़ी हद तक वमन के द्वारा बाहर आते हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं इनका निश्चित रूप से न केवल बीमारी की अवस्था में, बल्कि अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल भी साल में एक बार इसका प्रयोग करता है तो इस तरीके की समस्याओं से बचा रह सकता है। डॉक्टर और एक और सवाल मेरे मन में आ रहा था, कई लोगों को ना बलगम नहीं आता है खांसी में, सूखी खांसी है लेकिन लंबे समय तक चलती है, वो भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है क्या? हाँ जी, सूखी खांसी जो अर्ली स्टेज है आपकी एक्यूट में, शुरुआत जब होती है तो सूखी खांसी होती है, धीरे धीरे करके कफ डेवलप होता है। तो इसके लिए हमारी जो ट्रीटमेंट भी हम करते हैं, अगर ड्राई कफ है तो होम्योपैथी में जो मेडिसिन्स है ड्राई कफ के लिए हम दवाइयाँ देते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो कि आपका एक्सपेक्टोरेशन बढ़ा देता है ताकि आपका ट्रैक जो है क्लियर हो जाए, वो बाहर निकालता है। कई बार कफ बनता है आपका बाहर नहीं निकल पाता तो छाती में जम जाता है। तो बहुत सारी दवाइयाँ हमारी होम्योपैथी में हैं, मदर टिंक्चर्स हैं, अलग अलग पोटेंसीज़ में हम दवाइयाँ हमारे पास हैं जो कि देने से ये आपका जो कफ, ड्राई कफ में भी आपको आराम मिलेगा। यही जो ड्राई कफ जो की शुरुआत, जो ब्रोंकाइटिस की शुरुआत ही ड्राई कफ से होती है और धीरे धीरे करके ये और एक्सपेक्टोरेशन बढ़ती जाती, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो ये आगे और सिम्टम्स इसमें ऐड ऑन होते जाते हैं। ठीक है, और कार्यक्रम में बीच बीच में हम अपने दर्शकों के सवाल भी शामिल करते हैं। डॉक्टर मित्तल, ये जो सवाल पूछा है अखिलेश शर्मा ने पूछा है इंदौर से, और ये कह रहे हैं मेरी मम्मी को फिब्रोएटलेक्टेटिक बदलाव के साथ सिस्टिक ब्रोंकिएटेसिस बाएं फेफड़े के निचले हिस्से में दिखाई दिया जो संभवतः संक्रमण से जुड़ा है, तो आप कृपया मुझे सलाह दें कि क्या करना चाहिए।
तो ये जो बीमारी आप बता रहे हैं इसको बोलते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस। तो ये ब्रोंकिएक्टेसिस क्या होता है, जो सांस की नलियाँ होती हैं वो फूल के फैल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो क्या होता है कि उन नलियों में बलगम जमा होने लगता है। तो जनरली ये दोनों तरफ भी हो सकता है या फेफड़े के एक हिस्से में हो जाता है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मरीज़ के लिए वो होता है कि जो बलगम है वो बाहर निकलता रहे। तो इसके लिए बहुत बार हमको इन्हेलर दवाई देनी पड़ती है ताकि सांस की नलियाँ खुली रहें, या म्यूकोलिटिक देने पड़ते हैं जिससे कि बलगम, जो गाढ़ा बलगम है वो पतला हो जाए और बलगम बाहर निकलता रहे। इसमें जनरली ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि बलगम में बार बार इन्फेक्शन होता रहे। तो अगर आपका बलगम हरे रंग का है या बलगम का रंग बार बार बदलता है तो आपको डॉक्टर को दिखा करके बलगम की जांच करा के बार बार एंटीबायोटिक लेना पड़ सकता है। पर जो इसका जो मेन इलाज होता है वो यही है कि बलगम बाहर निकलना चाहिए। अगर बलगम अंदर जम गया ब्रोंकिएक्टेसिस वाले एरिया में तो वो इन्फेक्ट होता रहता है। तो जनरली डॉक्टर इसके लिए बताते हैं कि भाई आप फिजियोथेरेपी कराइए, चेस्ट की, पीठ थपथपा के बलगम बाहर निकालने की एक्सरसाइज होती हैं वो कराते हैं। तो उससे जनरली अगर मरीज़ फॉलो करता है, जो दवाइयाँ दी जाए वो लेता रहे तो ठीक चलते रहते हैं। ठीक है। और डॉक्टर रमाकांत यादव, अब जो प्रश्न है ये सृजल तिवारी का है उत्तर प्रदेश से, और ये कह रहे हैं कि मुझे 3 साल से ब्रोंकाइटिस है, मेरी उम्र 40 साल है, मैंने कभी स्मोकिंग नहीं की है, मेरा बायां फेफड़ा प्रभावित हुआ है, कृपया मुझे बताएं। और खासकर इन्होंने ये कहा था कि घरेलू उपाय मुझे बताएं और आयुर्वेद के उपाय बताएं जिनसे मैं ठीक हो सकूं। जी देखिए, जैसे आपने बताया कि जो है बायां फेफड़ा केवल इसमें इन्वॉल्व है, तो ये थोड़ी सी एक मतलब चिंताजनक विषय भी इसमें हो सकता है, क्योंकि सामान्य रूप से ऐसा होता नहीं है कि अगर जब ब्रोंकाइटिस में इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो दोनों तरफ के जो लंग्स होते हैं वो एक समान उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आप बाईं तरफ की इन्वॉल्वमेंट की आप कर रहे हैं तो शायद इसमें और एडवांस जो टेस्ट हैं उनको कराने की ज़रूरत है, और उसको टेस्ट आपको करा करके एक बार कंफर्म करना चाहिए कि इसमें कौन सी परेशानी इसमें ज़्यादा है। और जहाँ तक रही बात घरेलू उपचार के या बचाव की, तो उसमें एक जो सबसे बड़ा है सामान्य रूप से है, सभी जो खांसी की अवस्थाएं होती हैं या सांस की अवस्थाएं होती हैं वो आयुर्वेद में कफ और वायु से होने वाली समस्याएं बताई गई हैं। तो हम लोग प्रायः क्या करते हैं कि सामान्य रूप से जो गर्म खान पान होता है, आप कह सकते हैं कि जो आसानी से पच जाए और उसमें जिसमें मिल्क प्रोडक्ट थोड़े से कम होते हैं, एलर्जी पैदा करने वाले जो पदार्थ होते हैं, स्पेशली जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं या किसी और चीज़ से आपको इसमें एलर्जी है, उसको स्पेशली पैक्ड फूड जो होते हैं, जो कि पैकेज्ड फूड होते हैं, उनको जो ये सब चीज़ें हैं, और ब्रेड से बनी हुई चीज़ें, फर्मेंटेड जो मैदे से बनी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि आप इसको अपनी डेली रूटीन में कम इस्तेमाल करें। और जो हमारा जो भारतीय खान पान है, जो सामान्य रूप से दाल चावल रोटी सब्जी जो है, और इसमें बहुत ही आप थोड़ा बहुत उसमें 1 चम्मच घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं आप सामान्य रूप से लेंगे तो आसानी से एक तो डाइजेस्ट होगा, और जब डाइजेस्ट होगा तो एक आयुर्वेद में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि वायु का अनुलोमन, मतलब इसमें क्या होता है कि जो पेट में जो गैसेस वगैरह हैं वो अपने आप आराम से जो है नीचे की तरफ को पास होती रहती हैं, और जो ऊपर की तरफ से जो डकार वगैरह आती हैं ये भी नॉर्मली होती हैं। जब आप ये देखेंगे, अगर खान पान सही रखेंगे, ये जो वातानुलोमन होता रहेगा, तो आपकी समस्या 90% तक धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत से जो है एलर्जेंस हैं जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से ही पैदा होते हैं। तो आप उनसे बचे रहेंगे और ये निश्चित रूप से आपको लाभ करेगा। ठीक है डॉक्टर गौर, अगला जो प्रश्न है दीपदेन रॉय का ओडिशा से ये सवाल है, और ये पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र 45 साल है, मैंने 17 साल की उम्र से ही स्मोक करना शुरू कर दिया था, अब मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया है, रात होते ही बलगम आने लगता है और रुकता नहीं है, मैं क्या करूं, कृपया जवाब दें। तो इसका ट्रिगर जो मैक्सिमम केसेस में होता है, स्मोकिंग ही वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस है। तो ये ट्रिगर फैक्टर है, स्मोकिंग तो आपको कम करनी ही पड़ेगी या बंद करनी पड़ेगी। अब क्योंकि अगर आप ब्रोंकाइटिस आपके 17 साल की उम्र से आप कह रहे हैं कि आप यू आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकाइटिस, आपको हो रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये ब्रोंकाइटिस की स्टेज पे ही आके रुक गया, हो सकता है आगे आपका लंग में भी इन्फेक्शन ओकेजनली चला जाता हो।
तो इसके लिए आप ट्रीटमेंट आप कहीं पे भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी भी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन से जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपके सारे सिम्टम्स, डॉक्टर आपके सारे सिम्टम्स लेंगे, कुछ जांच करने के लिए भी आपको बोलेंगे, तो ये उसके बेसिस पे आपकी मेडिकेशन होगी। और डेफिनेटली आपको ये मेडिसिन लेते ही, क्योंकि आपकी बीमारी 17 साल की उम्र से आप कह रहे हैं कि आपको लगी हुई है, तो धीरे धीरे करके आपको डेफिनेटली आपको मेडिसिन लेने से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। पर इसकी मेडिकेशन आप से रिक्वेस्ट है कि आप खुद आप अपनी सेल्फ मेडिकेशन ना करिए। आप किसी भी प्रैक्टिशनर या रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाइए और वहाँ से अपनी मेडिकेशन स्टार्ट करिए। आपको बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगला सवाल भी इलाज से जुड़ा हुआ है, तो मैं ये भी पूछूंगी डॉक्टर मित्तल आपसे कि एलोपैथी में ब्रोंकाइटिस का इलाज कैसे कैसे किया जाता है, क्या एंटीबायोटिक ज़रूरी होती हैं? और सवाल भी इसमें शामिल कर लेते हैं। ये उमर फारूक का सवाल है कश्मीर से, और उमर कह रहे हैं कि मैंने आज तक कभी भी धूम्रपान, सिगरेट वगैरह कुछ भी नहीं पिया है, फिर भी मुझे इसी साल दूसरी बार क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हुआ है। ओके, तो जो जनरली एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, जनरली इसमें जो इलाज होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, जो एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसमें हमको 5 से 7 दिन का एंटीबायोटिक देना पड़ता है और वो रिजॉल्व कर जाता है। नाउ जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की, लंबे समय से खांसी चल रही है या बार बार खांसी और सांस के अटैक आ रहे हैं साल में 2 बार 3 बार। उसके लिए जो मेन दवाई होती है वो जनरली एलोपैथी में होती है इन्हेलर, क्योंकि क्या होता है जो दवाइयाँ हम मुंह से गोलियाँ देते हैं वो पूरी बॉडी में पहुँचती है। जो इन्हेलर्स होते हैं वो सांस के रास्ते सिर्फ ब्रोंकस में पहुँचते हैं और वहीं काम करते हैं। तो जो ब्रोंकस में सूजन होती है, ब्रोंकस में सिकुड़न होती है, उसको कम करने के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट हमारी तरफ से होता है वो होता है इन्हेलर। इन्हेलर बहुत सारी तरीके के होते हैं, तो क्या इन्हेलर किसके लिए, मरीज़ के लिए क्या दवाई वाला इन्हेलर देना है, वो आपके डॉक्टर आपका जांच करने के बाद तय कर पाते हैं। दूसरी चीज़ एक बहुत जो मैं कहूँगा, मैं एलोपैथी फिजिशियन होने के नाते, कि हमारे पास ऐसे बहुत से मरीज़ होते हैं जो बहुत लेट स्टेज में पहुँचते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला आपको इन्हेलर लेना पड़ेगा, वो सोचते हैं इन्हेलर की तो आदत पड़ जाएगी, नुकसान देगा, मैं कैसे जीऊँगा, मैं नहीं लूँगा। कई सालों साल निकल जाते हैं इन्हेलर बिना लिए, और वो फिर 45-50 की उम्र पे, जबकि उनका ब्रोंकाइटिस बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, तब वो आते हैं, जबकि उन पर शायद इन्हेलर भी काम नहीं करते। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप जिस भी पद्धति को फॉलो करें, जो भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट लें, वो रेगुलर लें और बार बार फॉलोअप के लिए अपने डॉक्टर को दिखाते रहें, तभी आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी पद्धति अच्छी है या बुरी है, पर आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, तभी फ़ायदा हो पाएगा। और एक बड़ी बात है जो डॉक्टर मकान यादव बताइए कि कई लोग ये सोचते हैं किसी को खांसी आ रही है और लगातार आ रही है तो इससे तो कोई गंभीर बीमारी है, हमें भी संक्रमण हो सकता है। क्या ब्रोंकाइटिस संक्रमण से होता है? ब्रोंकाइटिस जो है एक एक्चुअली जैसे बताया कि जो है एक शरीर का एक प्रतिक्रिया है, एक सूजन शरीर के जो हमारे जो सांस की नलियां हैं उसमें स्वेलिंग बनी रहती है, उसके लक्षण के स्वरूप में उसको खांसी जैसा बना रहता है। तो सामान्य रूप से ये जैसे ट्यूबरकुलोसिस होती है कि उसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, आप जैसे एक खांसी करने से दूसरे व्यक्ति को वो जो नज़दीक में रह रहा है उसको लग सकता है। सामान्य रूप से इस तरीके के लक्षण ब्रोंकाइटिस में नहीं मिलते हैं। और हाँ, लेकिन अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया ब्रोंकाइटिस के साथ साथ, तब वो परिस्थिति उसके आसपास रहने वाले कोई भी व्यक्ति है तो उसके क्लोज प्रेमिसेस में जो भी रह रहा होगा तो वो इन्फेक्शन उसको प्रभावित कर सकता है। लेकिन यह है कि आप अगर कहें कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जैसे मान लीजिए कोई फैल रहा हो, जैसे ट्यूबरकुलोसिस फैलती, तो उस तरीके के लक्षण नहीं होते इसमें। ठीक है, तो ये भी जो मैं कहूँ जो मिथ है वो दूर हो सकता है इस जवाब के जरिए। डॉक्टर कौर, होम्योपैथी की जब हम बात करते हैं तो अभी भी लोगों के मन में ये बात आती है कि असर देर में करती है, तो ब्रोंकाइटिस के मामलों में किस तरह से असर दिखाई देता है, कितनी जल्दी या कितना वक्त लग सकता है, और जो इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात है उसकी ज़रूरत कब पड़ेगी होम्योपैथी के साथ, या होम्योपैथी अकेले भी कारगर है कई मामलों में? हाँ, बहुत ये बड़ा मिथ है कि होम्योपैथी बहुत टाइम लेती है, ट्रीटमेंट बहुत समय लग जाता है। ऐसा नहीं है। अगर एक्यूट केस, अगर किसी डिजीज़ का ऑनसेट एक्यूट है, एकदम से अगर फीवर हो या ब्रोंकाइटिस आपको हुआ है, तो हम इतनी देर हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि लंबे अरसे तक आपकी ट्रीटमेंट चलेगी। डेफिनेटली एक्यूट केसेस में आपका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। आपका फीवर कंट्रोल हो जाता है, कफ आपकी कम हो जाता
जाती है। हाँ, क्रॉनिक केसेस में अगर कोई किसी को ब्रोंकाइटिस सालों से चला आ रहा है, जैसे अभी अब बात कर रही थी कि एक 17 साल की उम्र से अगर किसी को ब्रोंकाइटिस की शुरुआत हो गई है, तो डेफिनेटली ऐसे केसेस में आपको टाइम होम्योपैथी लेने से, होम्योपैथी क्या, आई थिंक सब ट्रीटमेंट्स में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, आपको रिलीफ ज़रूर साथ साथ मिलना शुरू हो जाता है, और कंप्लीट जो आपको सारे सिम्टम्स पूरी तरह से कंट्रोल आने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, वो सिर्फ क्रॉनिक केसेस में है। जब इलाज की बात हो रही है और समय को लेकर मैंने बात की है, तो डॉक्टर मित्तल ये बताइए कि क्योंकि आप लोग कह रहे हैं ट्रिगर करता है, बहुत सारी चीज़ों से ट्रिगर होगा, तो क्या इसका जैसे ही पता लगता है उसके बाद जीवन भर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं क्या? अगर आप जैसे बात करें कि मैंने बताया ब्रोंकाइटिस के कई प्रकार हैं, एस्थमा है या सीओपीडी है जो कॉमन प्रकार हैं, तो सीओपीडी एक ऐसी बीमारी होती है जो जनरली 35-40 उम्र के बाद होती है, इसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, और उसमें मरीज़ को जनरली ज़िंदगी भर इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि वो बीमारी का जो इफेक्ट है वो कई सालों से एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे किसी ने 20 साल पे स्मोकिंग चालू करी, या किसी ने अपना जो भी ऑक्यूपेशन है वो 20 साल पे चालू किया, 40 साल तक वो 20 साल उस पर एक्सपोज रहा है, तो लंग्स को ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। तो जब हमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस सीओपीडी पता चलता है, उस मरीज़ के लिए जनरली ज़िंदगी भर इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे दूसरा स्पेक्ट्रम देखें, एस्थमा या दमा जिसको बोलते हैं जनरल भाषा में, या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, वो किसी भी एज पे चालू हो सकता है, बच्चों में भी होता है, अडल्ट्स में भी होता है, बूढ़ों में भी होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आपने टाइमली ट्रीटमेंट चालू किया तो बहुत बार, जैसे बच्चों में चालू किया तो बच्चे से 15-16 साल 17 साल की उम्र तक हुए तो इन्हेलर्स बंद हो जाते हैं। बट अगर आपकी बीमारी 35-36 साल के बाद स्टार्ट हुई है, लेट ऑनसेट हुई है, तो उसमें जनरली आपको जीवन भर इलाज की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत मिनिमम डोज लेनी पड़ती है, या हम कहते हैं कि भाई आप जनरली ठीक है, जब आपको दिक्कत हो तब दवाई लो, बाकी समय ना लो। पर वो आपके लक्षण कितने हैं, आपकी बीमारी कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसके आधार पर तय करना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर रमाकांत यादव, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आदत बनाते हैं लोग, जैसे ठंडी चीज़ें नहीं खानी, आप सब कहते हैं ऐसी चीज़ों से बचिए क्योंकि नुकसान हो सकता है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, हमेशा गर्म पानी पिएंगे, तेज़ गर्म पानी पिएंगे। तो और ऐसी क्या चीज़ें जिन्हें ध्यान में रखना है कि इसका भी नुकसान हो सकता है कि आप बार बार गर्म पी रहे हैं और एक सीमा से ज़्यादा गर्म पानी पी रहे हैं, क्या इसका भी कोई नुकसान होता है क्या? निश्चित रूप से अगर आप एक जो जैसे सामान्य, जैसे एक कहा जाता है कि भाई जब मौसम थोड़ा सा ठंडा आ जाता है, या इस तरीके की जो सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं कि सर्दी खांसी जब जैसी अवस्थाएं हैं, तो थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए, मतलब गुनगुना या थोड़ा सा गुनगुना से तेज़ जो वार्म जो वाटर होता है उसको, हॉट वाटर नहीं पीना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए जैसे लोग कहते हैं कि भाई खौलता हुआ गर्म पानी कोई ले रहा है, तो अगर आप उसकी मात्रा ज़्यादा करेंगे तो निश्चित रूप से वो जो लोकल वहाँ की जो म्यूकोसा है उसको कुछ ना कुछ जो है हार्म वो करेगा। लेकिन अगर पानी वार्म है या ल्यूक वार्म है तो वो उतना नुकसान नहीं करता है। और अगर आप अपनी एक हैबिट बना लेते हैं कि हम गुनगुना पानी या थोड़ा सा गर्म पानी पीते रहेंगे, तो ये लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन भी कई बार होता है ये, क्योंकि आप सिर्फ गर्म पानी लेने से ही आपकी बहुत सी चीज़ें, जैसे ये मौसम इस समय है, टेम्परेचर मान लिए 40 से अबव चल रहा है, तो इस समय इस ऋतु में गर्म पानी ना लें, सामान्य पानी का इस्तेमाल करें। लेकिन जब मौसम थोड़ा सा अच्छा होने लगता है तब आपसे गर्म पानी पीना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से जो एक तो डाइजेशन आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक ठाक जल्दी से खाना पचता है उससे। दूसरे जो कफ से होने वाली बीमारियां हैं उनमें भी बचाव करने में बहुत सी राहत मिलती है। तो हमेशा ये आजकल एडवोकेट करते हैं, न केवल आयुर्वेद या बाकी और भी हमारे जो सभी चिकित्सक हैं वो एडवोकेट करते हैं कि आप थोड़ा सा पानी गुनगुना लें या गर्म पानी लें। ठीक है, यानी ठंडा नहीं लेना है, या तो सामान्य लें या गुनगुना पानी लें, तो ये काफ़ी मदद भी कर सकता है। ठीक है, जो मास्क पहनना है या हाथ धोना है या प्रदूषण से बचना है, डॉक्टर कौर, ये सारी सावधानियां भी कितना बचाव कर सकती हैं? मास्क जब भी आपको खांसी हो रही है और ये सारी आपकी रूटीन में आपकी हाइजीन हैबिट्स में इंक्लूड आपको करना है कि आप बाहर से आ रहे हैं तो आप आके अपना हाथ बार बार अपने धोइए।
प्लस अगर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर इन्फेक्टेड अगर ब्रोंकाइटिस अगर वायरल है या बैक्टीरियल है जिससे कि आपके ड्रॉपलेट से, या फिर कई बार क्या होता है कि अगर अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो रखा है उससे भी कई बार ब्रोंकाइटिस के लक्षण भी उसमें आ जाते हैं। तो कई बार इन सब वजहों की वजह से अगर आपको ब्रोंकाइटिस है तो इसके लिए मास्क पहनना भी ज़रूरी है ताकि आपके साथ जो कोई बैठा है तो ये इन्फेक्शन आप पास ऑन ना करें। तो ये सारे जो खांसी, चाहे किसी भी तरह की, मुझे लगता है किसी भी तरह की खांसी हो, अगर आप बाहर निकलते हैं अगर मास्क पहन लेते हैं तो बाकियों को तो आप बचाते ही हैं और ख़ुद के लिए भी ये बेटर है। और बार बार हाथ धोना तो ये हमारे हाइजीन में हमें इंक्लूड कर लेना चाहिए। क्या कोई वैक्सीन है जिससे ब्रोंकाइटिस को रोका जा सके डॉक्टर मित्तल? फ्लू और निमोनिया के टीके क्या कोई मदद करते हैं? तो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अटैक पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ट्रिगर हो गया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है पर अचानक उसके अटैक पड़ते हैं, वो जनरली वो अटैक या तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। तो उन अटैक को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन्स होती हैं। तो जो दो इम्पॉर्टेंट वैक्सीन होती है वो होती है एक तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या फ्लू शॉट जिसको बोलते हैं। तो ये साल में एक बार लगाना पड़ता है। तो जनरली जो फ्लू वाली बीमारी होती है उसकी वजह से अटैक पड़ते हैं, तो ये बीमारी को प्रिवेंट करता है या अटैक को बढ़ने से रोकता है। तो जिनको सांस की बीमारी या ब्रोंकाइटिस है उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो साल में एक बार इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का शॉट लें ताकि उनको अटैक ना पड़े, या अटैक पड़े भी तो बहुत सीवियर अटैक ना पड़े, कम सीवियरिटी या कम खतरनाक अटैक पड़े। दूसरी वैक्सीन होती है न्यूमोकोकल वैक्सीन, जिसको बोलते हैं कि निमोनिया की वैक्सीन है। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन भी हमको ज़िंदगी में एक बार लगवानी होती है। कई तरीके के शेड्यूल होते हैं, 2 वैक्सीन मार्केट में आती हैं, तो वो डॉक्टर आपको बता सकते हैं आपको कौन सी वैक्सीन और कब लगवानी चाहिए। पर निमोनिया की वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन रिकमेंडेड है जिन भी लोगों को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या सांस की बीमारियां हैं, क्योंकि उनको इससे अटैक पड़ते नहीं हैं या अटैक पड़ते हैं तो सीवियर नहीं होते। तो अगर आपको सांस की बीमारी है तो वैक्सीन के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। ठीक है। और हमने देखा है जो हल्दी वाला दूध कोविड के टाइम में कितना ज़्यादा डॉक्टर रमाकांत यादव सबने इस्तेमाल किया, काढ़े का इस्तेमाल हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर कहें फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए कितना मददगार है। और सीधे सीधे ब्रोंकाइटिस से अगर इसको जोड़ें तो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इन सब का? बिल्कुल, जैसा ये कोविड के समय जैसे अभी आप बता रहे हैं कि कोविड के समय ये जो चाहे हल्दी वाला दूध रहा हो या एक हम लोगों ने आयुष क्वाथ एक जो डिस्ट्रीब्यूट किया था सभी को वो रहा हो, या सिंपल गर्म पानी पीना रहा हो, या सिंपल जो है नाक में थोड़ा 2 बूंद ऑयल जो है अणु तेल की डालनी रही हो, ये सभी क्या करते हैं कि एक प्रकार से शरीर में एक प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाते हैं। जैसे आपने हल्दी वाले दूध की बात करी तो हल्दी इटसेल्फ एक बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी औषधि है, और जब वो बॉडी में जाती है तो इन्फ्लेमेशन शरीर का कम होता है, और दूसरे क्या है कि आपको एक एंटीसेप्टिक जैसा भी काम करती है। इसी तरह से जो है जो हम लोगों ने नाक में तेल कभी डालने के लिए जो अणु तेल दिया गया, वो भी एक प्रकार से जब आप ऑयल जब आप डालते हैं तो एक वो फिल्म बना लेता है पूरी, वो अंदर एक लेयर बना देता है, अंदर की जो सांस की नलियाँ हैं और जो गले तक के जो हिस्से हैं वहाँ पे एक लेयर बना देता है। उस लेयर को पार करके कई बार वो इन्फेक्शन उससे नहीं जा पाते हैं कई बार, और वो एक बचाव में हेल्प करता है एक तरह से। तो ये जो चीज़ें हैं ये निश्चित रूप से जो है वो कोविड के समय में तो बहुत कारगर रही ही, और मैंने देखा ये भी सभी चाहे वो चिकित्सक जो समुदाय था हम लोगों का, चाहे किसी भी पैथी के रहे हों, लेकिन यह है कि सबने जो है उसका, चाहे वो हल्दी वाला दूध हो, अणु तेल हो, क्वाथ हो, सभी ने उसका इस्तेमाल किया और उसके बेनिफिट मिले हैं। तो आजकल हम लोग श्वास के लिए भी, कास के लिए, मतलब जिसको खांसी या ब्रोंकाइटिस कह रहे हैं आप, इसके लिए भी हम इन सब चीज़ों का प्रयोग आजकल भी कर रहे हैं उसका। ठीक है। और जो मैंने प्रश्न पूछा था डॉक्टर कौर पहले, वो ये था इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर, वो कितना सही हो सकता है, किन मामलों में सही हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जब अभी तो बाहर निकलना, प्रदूषण इनकी बात हो रही है, लेकिन घर में बैठे रहना, एसी में बैठे रहना, ये सारी चीज़ें भी कितना नुकसान कर सकती हैं? बेसिकली अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो आपको बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएंगे आप। और आप अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर क्रॉनिक लंग डिजीज़ अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में रही है तो आपके भी चांसेस होते हैं कि आपको भी कोई भी ब्रोंकाइटिस या और कोई बीमारी होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। तो घर बैठे भी, जैसे कि आपने कहा कि अगर इन्फेक्शन हो जाता है, बेसिकली ये हमारी इम्यूनिटी है कि अगर घर में अचार
4 लोग हैं तो उनमें से एक ज़्यादा बीमार पड़ता है और दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होता है या फिर दूसरे को ये बीमारी नहीं होती, तो इसका मतलब बेसिकली जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम है। तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम एक्यूट और क्रॉनिक में तो हम देते ही हैं। हम ऐसी इम्यूनिटी, लो इम्यूनिटी वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम एज अ प्रिवेंटिव भी मेडिसिन देते हैं। जैसे कि अगर मौसम चेंज होने वाला है तो उससे पहले ही हम मेडिकेशन कर देते हैं, या हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम पहले ही दे देते हैं ताकि वो अटैक से, ब्रोंकाइटिस जो कि मौसम चेंज होने से या फिर और कोई ट्रिगर से अगर हो रहा है तो काफ़ी हद तक उससे भी उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे अभी कोविड के टाइम में भी होम्योपैथी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही है कि काफ़ी प्रिवेंटिव मेडिसिन भी दी गई। इसी तरह से ब्रोंकाइटिस, बाकी लंग डिजीज़ में भी जो कि क्रॉनिक में अगर है स्पेशली, और या फिर बहुत टेंडेंसी है कफ की किसी को बार बार बीमार पड़ने की, तो हम उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेते हैं, प्रिवेंटिव मेडिकेशंस भी करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी देते हैं। ठीक है डॉक्टर मित्तल, फिजिकल एक्टिविटी का कितना बड़ा रोल है, कैसे करना है, क्या सावधानी है इन मामलों में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, क्योंकि क्या होता है कि जनरली जो सांस के मरीज होते हैं वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। दूसरा एक कारण भी होता है, जो मोटापा या ओबेसिटी है या बच्चों का नाक खेलना, वो अपने आप में लंग्स की बीमारियों का एक कारण होता है, क्योंकि उनकी बॉडी की पावर ही कम हो जाती है, कहना चाहिए हमको। तो जनरली हम ये कहते हैं कि आप संतुलित आहार लें, हाई प्रोटीन डाइट लें और फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करें। अब कितनी फिजिकल एक्टिविटी करनी है वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि आप उस लेवल तक एक्सरसाइज करें कि आपका सांस फूलने लगे। बहुत हल्का नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, विद इन योर कैपेसिटी, ताकि आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी को उस लेवल तक ले जाएं ताकि आपकी बॉडी जब टायर्ड होने लगे तब आप रुकें। तो ताकि आपको धीरे धीरे इस लेवल को बढ़ाना है। पहले मान लिया 100 मीटर चले, अगले दिन 150 चले, फिर 200 चले, सो ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करना है फिजिकल एक्टिविटी को। सिमिलरली आपको, अगर आप मोटे हैं, आपका वजन ज़्यादा है, तो आपको अपने खाने पानी पे ध्यान रखना है या एक्सरसाइज पर ध्यान देना है ताकि वज़न कंट्रोल हो सके। वज़न कंट्रोल होने से अस्थमा या COPD की बीमारियों में बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है। इसी के साथ साथ आपको मेल नरिश्ड भी नहीं रहना है, यानी कि अगर आप बहुत पतले हैं, आपका BMI बहुत कम है, जैसे बच्चे बहुत मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, उनके लिए हाई प्रोटीन डाइट है, अंडे हैं, उसकी वजह से अगर उनका बॉडी बिल्डअप होगा तो जनरली उनकी लंग्स की प्रॉब्लम भी इम्प्रूव होती हैं। ठीक है। और जाते जाते डॉक्टर रमाकांत यादव, आपका क्या मैसेज है? नाड़ी शोधन, कपालभाति, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें और योग ओवरऑल अगर देखा जाए, ये सारी चीज़ें कितना मदद कर सकती हैं? बिल्कुल, ये इसके लिए अगर आप कहेंगे तो ये बहुत सभी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। और हमारे भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने विशेष रूप से एक 20 मिनट का एक योग का एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। तो लोगों को बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है, लोगों को उसको पालन करना चाहिए। तो न केवल सांस से संबंधित बल्कि और भी जो शरीर की समस्याएं हैं उनसे भी काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। दूसरे जो है, और मेरा तो यही एक संदेश भी है और आपके माध्यम से मैं देना चाहूँगा कि आप हमेशा जो है खान पान का ध्यान रखें और जितनी भी चीज़ें हैं जैसे पॉल्यूटेंट्स हैं उनसे कोशिश करें कि जो है अपने शरीर को प्रभावित कम करने दें। और पैकेज्ड फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीज़ें आप शरीर को जो हार्म पहुंचाते हैं उनको थोड़ा सा अपने शरीर के लिए कम करें। ठीक है, ये मेरा आपका क्या मैसेज है लास्ट में? तो आपने कहा था कि इंटीग्रेटेड अप्रोच हम रख सकते हैं कि नहीं। हाँ, हम होम्योपैथी अकेले से, सिर्फ होम्योपैथी से भी हम ब्रोंकाइटिस का इलाज कर सकते हैं, पर इसके साथ अगर आप और कोई दवाइयाँ अगर ले रहे हैं, अगर आप डायबिटिक हैं या फिर अगर और कोई आपकी क्रॉनिक डिजीज़ की दवाई चल रही, उन दवाइयों के साथ साथ भी होम्योपैथी एज ए सपोर्टिव मेडिसिन भी बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी दवाइयाँ बंद करनी है, आप अपनी दवाइयाँ जो ले रहे हैं आप वो लेते रहिए, पर साथ में अगर आप होम्योपैथी लेना शुरू कर देते हैं तो आपका वो टाइम पीरियड है, जो बीमारी आपकी 10 दिन चलनी है, 2 हफ्ते चलनी है, तो उसका वो टाइम पीरियड भी कम हो जाए। बिल्कुल। आपका क्या मैसेज है डॉक्टर मित्तल? तो मेरी सलाह यही है कि अगर आपको लक्षण है तो उनको पहचानें, उसके लिए जांच कराएं, अपने डॉक्टर की सलाह मानें, अच्छा भोजन लें, अच्छा एक्सरसाइज करें, अपने वजन को कंट्रोल में रखें, और जो भी सलाह आपके डॉक्टर ने यहाँ पर टीवी पर दी है या जनरली इन पर्सन जो भी आपके डॉक्टर आपको आपकी सांस के लिए सलाह देते हैं उसको माने, तो आप इस बीमारी से बच भी सकते हैं, और अगर आपको बीमारी हो गई है तो आप उसको ठीक से ट्रीट भी कर सकते हैं। बिल्कुल।
तो इसी के साथ चर्चा का समय पूरा हो गया है। डॉक्टर सौरभ मित्तल आपका, डॉक्टर रमाकांत यादव आपका और डॉक्टर कौर, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस चर्चा से साफ हो गया कि ब्रोंकाइटिस को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खुद के फेफड़ों से खिलवाड़ हो जाएगा। समय रहते सिम्टम्स को, लक्षणों को पहचाने, सही इलाज और जीवन शैली में बदलाव ही असली बचाव है। चाहे वो एलोपैथी की राहत हो, आयुर्वेद की जड़ों से जुड़ा उपचार हो या होम्योपैथी की गहराई से काम करने वाली दवाएं, हर पद्धति का एक खास स्थान है। लेकिन सबसे जरूरी है जागरूकता, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की आज इस कार्यक्रम के जरिए हमने कोशिश की है। जानकारी और समय पर एक्शन। हम यही कहेंगे कि खांसी को हल्के में मत लीजिएगा, सांसों की कीमत को जानिएगा। आयुष्मान भाव में आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। भारत की आजादी की लड़ाई के अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन के कई पहलू आज भी ओझल हैं। स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना है जब फांसी के लिए निश्चित की गई तारीख से 10 दिन पहले किसी क्रांतिकारी को फांसी देनी पड़ी। इतना ही नहीं, जल्लादों ने भी देशभक्ति का नमूना पेश कर मंगल पांडे को फांसी देने से इनकार कर दिया। मारो फिरंगी को भारत की स्वाधीनता के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले मंगल पांडे ने यही नारा दिया था। मंगल पांडे की आवाज को कुचलने के लिए जनरल के आदेश पर 2 अधिकारी आए। मंगल पांडे ने दोनों फिरंगी अधिकारियों सार्जेंट मेजर ह्वीसन और एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बेमपदे बाग पर गोलियां चलाई और तलवार से कई अचूक वार किए। जनरल ने मंगल पांडे को 7 अप्रैल को ही फांसी देने की तैयारी कर ली, लेकिन बैरकपुर छावनी के सभी जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी देने से इनकार कर दिया। फांसी देने के लिए बाहर से जल्लाद बुलाए गए। उनके आने में समय लगने के कारण 7 नहीं बल्कि अगले दिन 8 अप्रैल की सुबह बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे को फांसी दी गई। इस घटना की गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। 10 मई को कोतवाल धन सिंह ने मेरठ जेल के द्वार खोल दिए, जिस पर 2000 सिपाहियों और नागरिकों ने धावा बोल दिया। सिपाहियों ने अपने साथियों को मुक्त करा दिया और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन में बदल गई, और इस तरह मंगल पांडे की शहादत जाया नहीं गई। माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सत्र के प्रारंभ में ही
मैं जब मीडिया के साथियों से बात कर रहा था तब मैंने सभी माननीय सांसदों को अपील करते हुए एक बात का उल्लेख किया था। मैंने कहा था कि ये सत्र भारत के विजयोत्सव का सत्र है। संसद का ये सत्र भारत के गौरवगान का सत्र है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मैं विजयोत्सव की बात कर रहा हूं तब मैं कहना चाहूंगा कि ये विजयोत्सव आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिलाने का है। जब मैं विजयोत्सव कहता हूं तो ये विजयोत्सव सिंदूर की सौगंध पूरा करने का है। मैं जब ये विजयोत्सव कहता हूं तो ये भारत की सेना के शौर्य और सामर्थ्य का विजय गाथा कह रहा है। जब मैं विजयोत्सव कह रहा हूं तो 140 करोड़ भारतीयों की एकता, इच्छा शक्ति, उसके एक अप्रतिम जीत का विजयोत्सव की बात करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इसी विजय भाव से इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ। और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं में अपना स्वर मिलाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ये 140 करोड़ देशवासियों की भावना के जो गुंज है, जिस सदन में सुनाई दी है, मैं उसे अपना एक स्वर मिलाने खड़ा हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जिस प्रकार से देश के लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे आशीर्वाद दिए, देश की जनता मुझ पर कर्ज है। मैं देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं देशवासियों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस प्रकार की क्रूर घटना घटी, जिस प्रकार आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ करके गोलियां मारी, ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी। भारत को हिंसा की आग में झोंकने का ये सुविचारित प्रयास था। भारत में दंगे फैलाने की ये साजिश थी। मैं आज देशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि देश ने एकता के साथ
उस साजिश को नाकाम कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 22 अप्रैल के बाद मैंने एक सार्वजनिक रूप से और विश्व को समझ में आए इसलिए कुछ अंग्रेजी में भी वाक्यों का प्रयोग किया था और मैंने कहा था कि हमारा संकल्प है, हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। और मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था, सजा उनके आकाओं को भी होगी और कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 22 अप्रैल को मैं विदेश था, मैं तुरंत लौट के आया और आने के तुरंत बाद मैंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में हमने साफ साफ निर्देश दिए कि आतंकवाद को करारा जवाब देना होगा और ये हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें हमारे सैन्य बलों की क्षमता पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है उनकी क्षमता पर, उनके सामर्थ्य पर, उनके साहस पर। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई और कुछ बातें उसमें से मीडिया में शायद रिपोर्ट भी हुई है। हमें गर्व है आतंकियों को वो सजा दी और सजा ऐसी है कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं हमारी सेना की सफलता के उससे जुड़े भारत के उस पक्ष को सदन के माध्यम से देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। पहला पक्ष, पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तानी सेना को अंदाजा लग चुका था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। उनके तरफ से न्यूक्लियर की धमकियों के भी बयान आना शुरू हो चुके थे। भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। दूसरा पक्ष, आदरणीय अध्यक्ष जी, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई तो कई बार हुई है,
लेकिन ये पहली ऐसी भारत की रणनीति बनी कि जिसमें पहले जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। आतंक के गढ़ कोई सोच नहीं सकता कि वहां तक कोई जा सकता है। बहावलपुर और मुर्गे उसको भी जमीन दोस्त कर दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे सेनाओं ने आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। तीसरा पक्ष, पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, चौथा पक्ष, भारत ने दिखाई अपनी तकनीकी क्षमता। पाकिस्तान के सीने पर सटीक प्रहार किया। पाकिस्तान के एयरबेस एसेट्स को भारी नुकसान हुआ और आज तक उनके कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। आज टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध का युग है। ऑपरेशन सिंदूर इस महारत में भी सफल सिद्ध हुआ है। अगर पिछले 10 साल में जो हमने तैयारियां की हैं वो न की होती तो इस तकनीक के युग में हमारा कितना नुकसान हो सकता था, इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। पांचवा पक्ष, ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पहली बार हुआ जब आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना। मेड इन इंडिया ड्रोन, मेड इन इंडिया मिसाइल ने पाकिस्तान के हथियारों की पोल खोल करके रख दी। आदरणीय अध्यक्ष जी, और भी एक महत्वपूर्ण काम जो हुआ है, वैसे जब राजीव गांधी जी थे उस समय उनके जो एक डिफेंस का काम देखने वाले एमओएस थे, उन्होंने जब मैंने सीडीएस की घोषणा की तो वो बहुत प्रसन्न होकर के मुझे मिलने आए थे और बहुत बहुत प्रसन्न थे वो। इस समय ऑपरेशन में नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों सेनाओं का जॉइंट एक्शन, इसके बीच की सिनर्जी, इसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंक की घटनाएं पहले भी देश में होती थी, लेकिन पहले आतंकवादियों के मास्टरमाइंड निश्चिंत होते थे।
और वो आगे की तैयारी में लगे रहते थे। उनको पता था कुछ नहीं होगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। उनको पता है कि भारत आएगा और मार के जाएगा। ये न्यू नॉर्मल भारत ने सेट कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया ने देख लिया कि हमारी कार्यवाही का दायरा कितना बड़ा, स्केल कितना बड़ा। सिंदूर से लेकर के सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर ने तय कर दिया कि भारत में आतंकी हमले की उसके आकाओं को और पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ऐसे ही नहीं जा सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट होता है कि भारत ने 3 सूत्र तय किए हैं। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब दे करके रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं उनको अलग अलग नहीं देखेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां पर विदेश नीति को लेकर के भी काफी बातें कही गई हैं। दुनिया के समर्थन को लेकर के भी काफी बातें कही गई हैं। मैं आज सदन में कुछ बातें पूरी स्पष्टता से कह रहा हूं। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। क्वाड हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं।
अपील के आतंक के हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी, मोदी तो फेल हो गया। क्या मजा ले रहे थे, उनको लगता है वाह बाजी मार ली। उनको पहलगाम के निर्दोष लोगों की हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे। अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट, प्रतिपक्ष के नेता आपकी बात सबने ध्यान से सुनी। आप बेटे कांग्रेस कर रहे हैं और कुछ नेताओं को पीछे से, ये उचित नहीं है आपके लिए। न भारत के सामर्थ्य पर भरोसा है और न ही भारत की सेनाओं पर। इसलिए वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा करके आप लोग मीडिया में हेडलाइंस तो ले सकते हैं, लेकिन देशवासियों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो रहे एक्शन को रोकने की घोषणा की। इसको लेकर यहां भांति भांति की बातें कही गई। ये वही प्रोपेगेंडा है जो सीमा पार से फैलाया गया है। कुछ लोग सेना द्वारा दिए गए तथ्यों की जगह पाकिस्तान के झूठ प्रचार को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं, जबकि भारत का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ चीजें मैं जरा स्मरण भी कराना चाहता हूं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उस समय हमने लक्ष्य तय किया था, हमारे जवानों को तैयार करके, कि हम उनके इलाके में जाकर के आतंकियों के जो लॉन्चिंग पैड है उनको नष्ट करेंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक, एक रात के उस ऑपरेशन में हमारे लोग सूर्योदय होते होते काम पूरा करके वापस आए। लक्ष्य निर्धारित था कि ये करना है। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक किया तो हमारा लक्ष्य तय था कि आतंकियों के जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, इस बार हम उसको तबाह करेंगे, और हमने वो भी करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारा लक्ष्य तय था, और हमारा लक्ष्य था कि आतंक के जो एपी सेंटर है और पहलगाम के
आतंकियों को जहां से पुरजोश योजना बनी, ट्रेनिंग मिली, व्यवस्था मिली, उस पर हमला करेंगे। हमने उनके नाभि पर हमला कर दिया। जहां पहलगाम के आतंकियों का रिक्रूटमेंट हुआ, ट्रेनिंग होती थी, फंडिंग होता था, उन्हें टेक्निकल सपोर्ट मिलता था, शस्त्र सरंजाम मिलता था, उस जगह को आइडेंटिफाई किया और हमने सटीक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों की नाभि पे प्रहार कर दिया। और आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बार भी हमारी सेना ने 100% लक्ष्यों को हासिल करके देश के सामर्थ्य का परिचय दिया। कुछ लोग जानबूझ करके कुछ चीजें भूलने में इंटरेस्टेड होते हैं। देश भूलता नहीं है, देश को याद है। 6 रात और 7 मई सुबह ऑपरेशन हुआ था और 7 मई को सुबह भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी सेना ने की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने स्पष्ट कर दिया था और पहले दिन से क्लियर था कि हमारा लक्ष्य है आतंकियों के आका, आतंकियों की जो व्यवस्थाएं जहां से होती है वो और उनके अड्डे, उनको हम ध्वस्त करना चाहते थे और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था, हमने हमारा काम कर दिया है, हमने जो तय किया था पूरा कर दिया है। और इसलिए 6-7 मई को ऑपरेशन हमारे हाथ संतोषजनक होने के तुरंत बाद कल जो राजनाथ जी ने कहा था, मैं डंके की चोट पर दोबारा दोहराता हूं, भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को चंद मिनटों में बता दिया कि हमारा ये लक्ष्य था, हमने ये लक्ष्य पूरा कर दिया है, ताकि उनको पता चले और हमें भी पता चले कि उनके दिल दिमाग में क्या चलता है। हमने अपना लक्ष्य 100% हासिल कर लिया था और पाकिस्तान में समझदारी होती तो आतंकियों के साथ खुलेआम खड़े रहने की गलती न करता। उसने निर्लज्ज होकर के आतंकवादियों के साथ खड़े रहने का फैसला किया। हम पूरी तरह तैयार थे, हम भी मौके की तलाश में थे, लेकिन हमने दुनिया को बताया था कि हमारा लक्ष्य आतंकवाद है, आतंकवादी आका है, आतंकवादी ठिकाने हैं, वो हमने पूरा कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने आतंकियों की मदद में आने का फैसला किया और मैदान में उतरने की हरकत की, तो भारत की सेना ने सालों तक याद रह जाए ऐसा करारा जवाब दे करके नौ मई की मध्य रात्रि और 10 मई की एक प्रकार से सुबह हमारी मिसाइलें उन्होंने पाकिस्तान के हर कोने में प्रचंड प्रहार किया, जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की थी और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया।
और आपने टीवी में भी देखा है वहां से क्या बयान आते थे। पाकिस्तान के लोग, अरे मैं तो स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई कह रहा था मैं तो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। हम कुछ सोचे पहले तो भारत ने तो हमला कर दिया। ये पाकिस्तान के लोगों के बयान है और देश ने देखे हैं। स्विमिंग पूल में नहा रहा था। और जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप धीरे ऐसे कैसे चलता है? प्लीज मैं आज दोबारा कह रहा हूं, ये भारत की स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी, और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है। और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलेटरी है, ये हमने कह करके किया है। और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे।
ये 9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। और आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज का भारत आत्मनिर्भरता के मंत्र को लेकर के पूरी शक्ति के साथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश देख रहा है भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, लेकिन देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। मैं आज पूरा दिन देख रहा था, जो 16 घंटे से जो चर्चा चल रही है, दुर्भाग्य से प्लीज बैठिए, सब जवाब दे दिया आपका, आप सुनते नहीं, सबका जवाब दे दिया, प्लीज। दुर्भाग्य से सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की सेना ने, आदरणीय अध्यक्ष जी, ये तरीका है देश की सेना ने, बैठिए, देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, बैठिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की सेना ने सफलता
पूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक की तो तुरंत कांग्रेस वालों ने सेना से सबूत मांगे थे, लेकिन जब उन्होंने देश का मूड देखा, देश का मिजाज देखा, तो सुर उनके बदलने लगे और बदल करके क्या कहने लगे? कांग्रेस के लोगों ने कहा ये सर्जिकल स्ट्राइक क्या बड़ी बात है, ये तो हमने भी की थी। एक ने कहा 3 सर्जिकल स्ट्राइक की थी, दूसरे ने कहा 6 सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तीसरे ने कहा 15 सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जितना बड़ा नेता उतना बड़ा आंकड़ा चल रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके बाद बालाकोट में सेना ने एयर स्ट्राइक की। अब एयर स्ट्राइक तो ऐसी थी कि वो कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए ये तो नहीं कहा कि भाई हमने भी की थी। उसमें तो उन्होंने समझदारी दिखाई, लेकिन फोटो मांगने लगे। एयर स्ट्राइक हुई तो फोटो दिखाओ, क्या कहां गिरा, क्या तोड़ा, कितना तोड़ा, कितने मरे, बस यही पूछते रहे। पाकिस्तान भी यही पूछता था, ये भी यही पूछते थे। इतना ही नहीं, आदरणीय अध्यक्ष जी, जब पायलट अभिनंदन पकड़े गए तो पाकिस्तान में तो खुशी का माहौल होना स्वाभाविक था कि उनके हाथ में भारत की सेना का एक पायलट उनके हाथ लगा था। लेकिन यहां पर भी कुछ लोग थे जो कानों कानों में कह रहे थे अब मोदी फंसा, अब अभिनंदन वहां आए, मोदी ला करके दिखा दे, अब देखते हैं मोदी क्या करता है। आज डंके की चोट पर अभिनंदन वापिस आए। अभिनंदन को ले आए तो इनकी बोलती बंद हो गई। इनको लगा यार ये नसीब वाला आदमी है, हमारा हथियार हाथ से निकल गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहलगाम हमले के बाद हमारा बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में गया तो फिर इनको लगा वाह बड़ा मुद्दा हाथ में आ गया है, अब मोदी फंस जाएगा। अब तो मोदी की फजीयत जरूर होगी। और उनकी इकोसिस्टम ने सोशल मीडिया में बहुत सारी कथाएं वायरल की कि ये बीएसएफ के जवान का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, ये वापस आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, न जाने क्या क्या चला दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीएसएफ का वो जवान भी आन बान शान के साथ वापस आया। आतंकवादी रो रहे हैं, आतंकवादियों के आका रो रहे हैं और उनको रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी, उसके बाद उन्होंने एक खेल खेलने की कोशिश की, बात जमी नहीं। एयर स्ट्राइक हुई
तो दूसरा खेल खेलने की कोशिश की, वो भी जमी नहीं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया? बाहरे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए। और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सेना का विरोध, सेना के प्रति एक पता नहीं नेगेटिविटी, ये कांग्रेस का पुराना रवैया रहा। देश ने अभी अभी करगिल विजय दिवस मनाया, लेकिन देश पूरी तरह जानता है कि उनके कार्यकाल में और आज तक करगिल के विजय को कांग्रेस ने अपनाया नहीं। न करगिल विजय दिवस मनाया है, न करगिल विजय का गौरव किया। इतिहास साक्षी है अध्यक्ष जी। जब डोकलाम में सैन्य हमारा शौर्य दिखा रहा था, तब कांग्रेस के नेता चुपके चुपके किससे ब्रीफिंग लेते थे वो सारी दुनिया अब जान गई। आप निकाल दीजिए पाकिस्तान के सारे बयान और यहां हमारा विरोध करने वाले लोगों के बयान, फुल स्टॉप कॉमा के साथ एक है। क्या कहेंगे इसको? और बुरा लगता है सच बोलते हैं तो। पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला दिया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। क्या कह रहे हो तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब सबूतों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने दिखता है, तब ये हालत है। अगर ये सबूत ना होते तो क्या करते ये लोग, आप बताइए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर के एक पार्ट की तरफ तो चर्चा भी बहुत होती है, ध्यान भी जाता है, लेकिन देश के लिए कुछ गौरव की क्षणें होती हैं, ताकत की परिचय होता है, उसकी तरफ भी ध्यान जाना बहुत आकर्षित है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में इसकी चर्चा है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन्स उसको तिनके की तरफ बिखेर दिया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक आंकड़ा आज बताना चाहता हूं, पूरा देश गर्व से भर जाएगा।
कुछ लोगों का क्या होगा मैं नहीं जानता। पूरा देश गर्व से भर जाएगा। 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। 1000 ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती तो वहां भयंकर तबाही मचती। लेकिन 1000 मिसाइल्स और ड्रोन्स को भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। हर देशवासी को इससे गर्व हो रहा। लेकिन जैसे कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ होगी यार, मोदी मरेगा, कहीं तो फंसेगा। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर हमले का झूठ फैलाया। उस झूठ को बेचने की भरपूर कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी। मैं अगले ही दिन आदमपुर पहुंचा और खुद जाकर के उनके झूठ को मैंने बेनकाब कर दिया। तब जाकर के उनको अकल ठिकाने लगी कि अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो हमारे छोटे दलों के साथी हैं, जो राजनीति में नए हैं, उनको कभी शासन में रहने का अवसर नहीं मिला, उनसे कुछ बातें निकलती मैं समझ सकता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लंबे समय तक राज किया है, उसको शासन की व्यवस्थाओं का पूरा पता है, उन चीजों से वो निकले हुए लोग हैं, उनके लिए शासन व्यवस्था क्या होती इसकी समझ पूरी है, अनुभव है उनके पास। उसके बाद भी विदेश मंत्रालय तुरंत जवाब दे, उसको स्वीकारना नहीं। विदेश मंत्री जवाब दे, इंटरव्यू दे, बार बार बोले, उसको स्वीकारना नहीं। गृह मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, किसी पर भरोसा नहीं। जिसने इतने सालों तक राज किया, उनको देश की व्यवस्थाओं पर अगर भरोसा नहीं है, तब शक उठता है कि क्या हालत हो गई है इनकी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बिल्कुल कांग्रेस के नए सदस्य, यानी उनको तो क्षमा करनी चाहिए, नए सदस्य को क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था, ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो? आपकी असहमति हो सकती है, और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं
कि यहाँ ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर वगैरह तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ? और कल ही क्यों हुआ? क्या हाल है अध्यक्ष जी का। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, शास्त्रों में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अर्थात जब राष्ट्र शस्त्र से सुरक्षित होते हैं तभी वहां शास्त्र की, ज्ञान की चर्चाएं जन्म ले पाती है। जब सीमा पर सेनाएं मजबूत होती है तभी लोकतंत्र प्रखर होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर बीते दशक में भारत की सेना के सशक्तिकरण का एक साक्षात प्रमाण है। ऐसे ही नहीं हुआ है। कांग्रेस के शासन के दौरान सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में सोचा तक नहीं जाता था। आज भी आत्मनिर्भर शब्द की मजाक उड़ाई जाती है। वैसे वो महात्मा गांधी से आया हुआ है, लेकिन आज भी मजाक उड़ाई जाती है। हर रक्षा सौदे में कांग्रेस अपने मौके खोजती रहती थी। छोटे छोटे हथियारों को लिए विदेशों पर निर्भरता, ये इनका कार्यकाल रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन कैमरा तक नहीं होते थे। और लंबा लिस्ट है, जीप से शुरू होता है, बफो, हेलीकॉप्टर, हर चीज के साथ घोटाला जुड़ा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सेनाओं को आधुनिक हथियारों के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा। आजादी के पहले, और इतिहास गवाह, एक जमाना था जब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत का आवाज सुनाई देती थी। जिस समय तलवारों से लड़ा जाता था ना, तब भी तलवारें भारत की श्रेष्ठ मानी जाती थी। हम डिफेंस के इक्विपमेंट में